संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। तमाम जो मीडिया है वो भी यहाँ मौजूद है। एक अपील प्रधानमंत्री की तरफ से, गुजारिश, सत्र की शुरुआत से पहले हमेशा सुनते आए हैं और ये सत्र जो अपने आप में खास है, एक विशेष सत्र है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करें, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है।
ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 70 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना के रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के साथ अपना चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद भवन परिसर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका संबोधन, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन कई मायनों में बहुत बड़ा है, और इस सत्र को सार्थक चर्चा से हमें पूरी तरह से इसको सफल बनाना है। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है, सभी सांसदों से अपील की है कि इस सत्र में उत्साह, उमंग और उल्लास के वातावरण में चर्चा करें, क्योंकि ये पल जो है वो जीने का है और एक ऐतिहासिक पल है। और हमारे साथ डॉक्टर अमर पटनायक भी जुड़े हुए हैं, सांसद है राज्यसभा से। उनसे एक सवाल ले लेते हैं। अमर जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि भारत इस समय विश्व गुरु की भूमिका में है, जीटी में देखा जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करें। ऐसे अनेक, एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उमंग का माहौल
और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं, वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं एक छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा। और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद भवन परिसर से आप सुन रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका संबोधन, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन कई मायनों में बहुत बड़ा है, और इस सत्र को सार्थक चर्चा से हमें पूरी तरह से इसको सफल बनाना है। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है, सभी सांसदों से अपील की है कि इस सत्र में उत्साह, उमंग, उल्लास के वातावरण में चर्चा करें, क्योंकि ये पल जो है वो जीने का है और ऐतिहासिक पल है। और हमारे साथ डॉक्टर अमर पटनायक भी जुड़े हुए हैं, सांसद है राज्यसभा से। उनसे एक सवाल ले लेते हैं। अमर जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि
भारत इस समय विश्व गुरु की भूमिका में G20 में हमने देखा कि भारत की अध्यक्षता में किस तरीके से सभी देश एक मंच पर आए और कंसेंसस बना। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इशारा करना चाह रहे थे कि वो सहमति, वो एकजुटता जब संसद चले तो दिखनी चाहिए सभी पार्टियों की ओर से भी, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है और भारत तेजी से विकास कर रहा है और दुनिया के सामने एक रोल मॉडल की तरह समय विकसित हो रहा है। सर, आपसे गुजारिश है कि कृपया अपना वॉल्यूम जो है उसे अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक सके। नहीं, मैं कह रहा था कि ये सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि G20 भारत को एक यूनिक पोजीशन में रखा है, जिसमें भारत अभी लोग देखते हैं कि वो ग्लोबल कंसेंसस ला सकता है। तो ये लेकिन डोमेस्टिक क्षेत्र में भारत के अंदर ये बना के देश को और आगे बढ़ा ले जाएं, इकोनॉमिकली, सोशली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ कि उसको करना है। तो उसमें लेकिन दोनों का रोल है, जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन है, सबको लेके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन का भी जो डिसेंट है उसमें भी कई बार मुद्दा रहता है जो कि देश को दिशा दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल में सबको मिलके, प्रधानमंत्री जी वही कह रहे थे, सबको मिलके हमें देश को आगे ले जाना है कि बाय 2057 और उससे पहले भी हम डेवलप्ड कंट्री बन जाए, इकोनॉमी बना रहे। इकोनॉमिक का प्रोग्रेस जो है वो अभी 6% 6 से 4-5 से बढ़ता है। बिल्कुल, और आप भी अब कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, उसके लिए आप निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर पटनायक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो की राय अनुभव है उसे हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का आगे सभी दलों से 2047 तक हमारा लक्ष्य भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री हमें बनाना है, और इसे लेकर जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी संवाद, जो भी चर्चा होगी, जगदीप का विशेष सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। इस तरह की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब
नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भरते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं एक छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेके चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद भवन परिसर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नमस्कार साथियों, मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो सावधानता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर
हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता, G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है, उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं, वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सब है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उन्हें मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए।
जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं एक छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसलिए महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को साकार करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक प्लीज, प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, 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 माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज 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 प्लीज, माननीय सदस्य, मैं विषय मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं मैं। माननीय सदस्यगण, चलिए, जो एक मिनट प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूँ मैं, प्लीज प्लीज बैठिए, व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी टेक्निकल चूक हुई है मैं उसकी जांच कराऊंगा। इसमें पॉइंट ओके, प्लीज, प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है, इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी है, मैंने चूक नाउ जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना,
ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई, प्लीज। प्लीज, अब क्या क्या तरीका है? नो, माननीय सदस्य, मैंने सारी बात एक, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैंने पूर्व में भी कह दिया है, सारे विषय को मेरे संज्ञान में आपने ला दिया है। कभी टेक्निकल चूक हो जाती है, मैं सारे विषय जांच कराऊंगा। ओके, ओके, प्लीज 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 प्लीज, माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए। माननीय, प्लीज एक मिनट बैठिए, ये व्यवस्था नहीं, आप बैठिए, 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 क्या बैठिए, बैठिए प्लीज, विषय आपको मौका देंगे, प्लीज, ऐसे क्या? हाँ चलिए, प्लीज, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है। ओके, प्लीज, 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 आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत के सभी राज्यों शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई है, जो अभूतपूर्व है। दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट अपने आकार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। इससे विश्व को भारत की विविधता, लोकतांत्रिक शक्ति और प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्योन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशक में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया और संवेदनशील मुद्दों पर भी की सहमति बनी। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि भारत के नेतृत्व एवं सक्रिय प्रयासों के कारण वैश्विक उत्तर दक्षिण के बीच दूरी के पाटने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। ये विश्व में भारत के ऊंचे कद और बढ़ती प्रतिष्ठा तथा इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो वैश्विक सद्भावना प्राप्त हुए, उसका प्रमाण है। ये इस बात की भी स्वीकृति है कि कई प्रकार के विभाजनों से ग्रस्त विश्व में भारत शांति और संयम की आवाज है। भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को G20 की एक केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी अध्यक्षता की शुरुआत में भारत ने जनवरी 2023 में
वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों के नेतृत्व ने भाग लिया। ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को G20 एजेंडे में शामिल किया गया। शिखर सम्मेलन की घोषणा में निर्धनता उन्मूलन, जलवायु वित्त, ऋण संबंधी समस्याओं से निपटने, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे विकास सहित विकासशील देशों के हितों से संबंधित विषयों को प्रमुखता दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। विश्व के शीर्ष नेतृत्व को राजघाट पर राता महात्मा गांधी को सम्मान देते देखना एक अद्भुत दृश्य था। उन सभी ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक विचार और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करने, उसमें समय के अनुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्थन किया। इस विभाजित विश्व में स्थिरता, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक बहुपक्षवाद के लिए यह महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, G20 का दृष्टिकोण अर्थ केंद्रित न होकर अब व्यापक रूप से मानव केंद्रित हो गया है। सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करने, हरित विकास समझौतों को प्रोत्साहित करने, महिलाओं के नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल करने, प्रारंभिक चिकित्सा की भूमिका को मान्यता दिए जाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई, वह सराहनीय है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सक्रिय करना, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, विश्व स्तर पर कार्य के अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, कौशल की कमी और गतिशीलता की समस्या का समाधान करना, ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग, MSME की सहायता करना और जैव ईंधन के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। इनका लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलों से एक कनेक्टेड भविष्य की नींव रखी गई है, जिसमें आगे भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। पर्यावरण समर्थन के लिए लाइफ संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अंगीकृत किए जाने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता को विकसित देशों द्वारा स्वीकार किए जाने से इस क्षेत्र में भारत का नेतृत्व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। भारत की अध्यक्षता में महिलाओं और आपदा जोखिम को कम किए जाने के बारे में G20 कार्य समूह के गठन के साथ साथ स्टार्टअप पर एक नए G20 की स्थापना के रूप में नई उपलब्धि दर्ज की गई है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में डेक्कन उच्च स्तरीय पहल, भूमि संबंधी पहल पर गांधीनगर रोड मैप, पर्यटन के विषय पर गोवा रोड मैप, नीली और महासागरीय अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय पहल और काशी सांस्कृतिक पथ से आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन होगा और हमारे देश गौरवान्वित होंगे। अगले माह हमारी संसद को हमारे G20 अध्यक्षता के क्रम में
पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक मान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतंत्र की जननी भारत की भूमि पर पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हो। मुझे विश्वास है ये सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों को उत्साह बढ़ाने और सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान को सराहना करने में मेरा साथ देगी। श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का 6ठा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। मान्य सदस्यगण, हमारा ये संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से ले भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने 15 मई 1952 को अपना पदभार ग्रहण किया। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशिष्ट समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और सदन के अंदर उच्चतम परंपराओं की नींव रखी। इस सदन में अभी तक मेरे पूर्व 16 माननीय सदस्य अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की है। माननीय सदस्यगण, इस कक्ष माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन सभी ने अपने विचारों और कार्य से देश की दशा और दिशा तय की है। माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रत्यक्षता से उसका सामना किया। आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने विचार को व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं।
आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गुंज सो ले रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी,
ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। भारत सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में इसकी अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल सकता हूं जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मत है एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं। और आपकी अध्यक्षता में आपके ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट जैसे आपने घोषणा, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है। और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ करके नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नौक भी रहे हैं, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है
और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा। सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी भाषा है, और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आज भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटना इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़ नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान का, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना, पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानव की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकार को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये लिखा हुआ, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे वक्त बदलता गया, संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेश बनती है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां, अनेक पहरवेश है, अनेक खान पान है, सदन के अंदर सब कुछ है। और समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ
जन सामान्य इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और देखिए, आप जानते हैं इस सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शफीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 90। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है, हम सबने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारे यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में करके निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ा, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया।
आवश्यकता पड़ी, डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था। सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था। बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदन ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है। पहले कभी हम देखते थे 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है वैसे उनको सदन में आने की आदत है। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते में मन करता है जरा चलो एक चक्कर काटते हैं। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है। ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है, इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठक की और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति का विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहाँ जन भावनाओं की जो अभिव्यक्ति, और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, अडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने
हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम उनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है। इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा। कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन
आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन इनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती, जो अचरज करने वाली। यानी एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुकपन है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुकपन होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की टर्म से भी समय उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी उस 7-7.5 हजार जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है।
और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहाँ देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहाँ पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका कर। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को
इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे, और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए, और दुनिया के लोगों का आज भी अचरज होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई वीपी सिंह, एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य
सब सहमति का वातावरण बना करके, लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है। संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा लेकर के अब कैंटीन में खाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद जिन्होंने एमपी लेड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर देता है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन की ऐसी मधुर यादों को
यहाँ हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है, इसका भाव लोगों के तक पहुंचे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं। भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक ईंटे को प्रणाम करता हूं और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को, उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन की सीख, अनुभव, यहाँ की प्रेरणा, यहाँ की गूंज के बारे में व्यक्त किया है। मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आज का दिन इसी तरीके से सकारात्मक वातावरण में हम चर्चा करें, सकारात्मक विषय रखें और जो कुछ भी यहाँ से सीखा है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी इस देश को, लोकतंत्र को दिया है, उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था, प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए था, हमारी बात भी सुन ले। ये क्या मर्यादा रही? I'm just coming. सर, ये हमारे ये उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है, ये देखिए बैग, आपके बैग यहीं पे, आपके तो चले नहीं गए, आपके चले नहीं गए, आ रहे वापस। चिंता नहीं आ रही है, आपके कहाँ गए? बहुत लंबी भाषण के। आ रहे हैं भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, सर, प्लीज, sir, I must appreciate your endeavor for offering this opportunity to ventilate our views on the constitutional दिवस, संविधान दिवस। लेकिन बात यही सर, कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में, और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी, और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल के अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं सर। सही मायनों में जब ये सदन, ये खबर मिल रही है कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही मायनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज। माननीय सदस्य नाम लेके पुकारूंगा, प्लीज बैठिए।
माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, बैठिए। सर कैसे जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने चलते ही सांस भर लिए, पर जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया। वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। उसी तरह हमारी ये सदन की कारवां ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं। Sir, today I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we are all present here to bid the adieu of our old building. Our magnificent building today singing a swan song, because tomorrow onward we will be shifting to a new parliamentary edifice. Sir, मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए, कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अंबेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अंबेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हैड सेड, parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course, ability. It demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this house, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. In an interview with Mr. P.K. Karanjia, he specifically mentioned, "You are wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy." Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mock, deflect, pontificate when answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member. It is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly. He was not only led the nation in a difficult situation, but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगन में लाना चाहते हैं, even speaker bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond parliament's prerogative, and that was Nehru's contribution. Analyzing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the contemporary context, which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussion were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी, तो it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. At the stroke of midnight hour, the iconic speech has delivered
in the parliament still has been reverberating the entire precinct of this house. Sir, another one, most illustrious person, Baba Saheb Ambedkar. Sir, Baba Saheb Ambedkar, who is regarded as the father of our constitution, he suggested that political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity, which are not to be treated as a separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Equality cannot be divorced from liberty. Liberty cannot be divorced from equality. And or equality and liberty can be divorced from fraternity. Now we need the mantra of Baba Saheb Ambedkar, the mantra of Jawaharlal Nehru and other stalwarts who have made this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. Sir, ये पार्लियामेंट में कभी भगत सिंह जी एक बम फेंका था, लेकिन किसी को आहत करने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए 1929 में। सर, ये सदन में हमला हुई थी 2001 साल में, आतंकवादी ने हमला किया था, हमारे वॉच एंड वार्ड और सारे लोग ये आतंकवादी हमला को रोके थे। आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं। ये सदन के सारे मेंबरों के साथ साथ हमारे जितने स्टाफ है सर, ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है। सर, आप सुन के चौंक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, तब हिंदुस्तान की हालत क्या थी जानते हैं सर? हमारे आयु थी महज 32 साल, हमारा साक्षरता थी महज 12%। सर, पर कैपिटा हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर? सिर्फ 245 रुपया। आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालत में जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सरकार को संभालने पड़ी, और उस समय की हमारे आर्थिक हाल को भी अब देखिए कि रोजाना हमारी देश की हर व्यक्ति को रोजगार थी सिर्फ 245 रुपया। सर, आज 14-15 साल तक ये देश की हर व्यक्ति की रोजगार बढ़ाया गया था 72,000 रुपया, अभी उससे और बड़े होंगे। किसका मतलब किस जगह से उन्होंने शुरू किया था और किस जगह पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कहा था उसी दिन कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ट्रीस्ट विद डेस्टिनी एंड द टाइम कम्स व्हेन वी विल रिडीम आवर प्लेज। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे सारे ने ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं, 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम
से आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर? ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी के दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था। लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। सर मैं दोबारा ये सरकार को ये जरूर ये कहना चाहते हैं सर, नहीं ये तर्क नहीं, इसरो की बात कहते हैं। सर आपको संगठन में ये भी लेना चाहते हैं सर आपकी संगठन में ये भी लेना चाहते हैं कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली met at 11 PM with President Rajendra Prasad in the chair. Sucheta Kripalini, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Bande Mataram to mark the opening of special session. Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous Trees to Destiny speech. Sir, Speaker Mabalankar announced, sir, सुन लीजिए सर, Speaker Mabalankar announced the death of Mahatma Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948. उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? We are meeting today under the shadow of double calamity. The sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to independence and reappearance of the cult of political violence in our country. Mabalankar said, a glory that was said by Mabalankar ji. What Nehru ji uttered, a glory has departed, and the sun that warmed and brightened our life has set, and we shiver in the cold and dark. सर, सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम की जिक्र नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगता है सर हमें वाजपेयी जी को भी बहुत श्रद्धा करते थे, अभी भी करते हैं सर। उन्होंने दिखाया ताकत। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे सर। उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं सर। उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे, फर्क यही है सर। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए सर? इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहते हैं सर। देखिए सर, इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलती।
सर दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses. सर तीसरा क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967. 4, nationalization of bank. 14 banks were nationalized, which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers. बता दे सर 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी. ये भी आपको याद दिलाते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी. आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं. शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे. शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए. सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए. हिस्ट्री इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट. इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अगर हिस्ट्री को हम कैंसिल चेक नहीं बता सकते, history could not be treated as a cancelled check. Rather, it should be treated as a promissory note in future. And now, whatever cash in hand, we should spend it wisely. That should be the agenda of any government. Sir, Anti-Defection Law 1985 or a Krantikari. Child Labor Act 1986. The Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 to prevent atrocities against members of scheduled caste and scheduled tribe. सर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये और एक क्रांतिकारी एक्ट है. ये enacted in 1992. This act aimed to decentralize power and ensures local self-government, enhancing grassroots democracy. सर आज देश में 3 सरकार है. केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार. ये क्रांति, it was a social revolution, and that social revolution occurred without shedding even a drop of blood. That is the significant achievement of our former government of under Rajiv Gandhi ji. Sir, Member of Parliament Local Area Development Scheme 1993. Sir, Right to Information Act 2005. It is a landmark. Sir, Right to Information Act 2005 is a landmark legislation that revolutionized transparency and accountability in governance. It empowers citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption. Sir, I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. Yes. The Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, Recognition of Forest Rights Act 2006. National Rural Employment Guarantee Act NREGA. सर ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा. लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं. और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को अभी भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं. सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में. ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years. Sir, again, Food Security Act, National Food Security Act 2013. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grant to large section of the population, ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items. Sir, the issue is, sir, जानते हैं, गरीबी बढ़ रहे हैं. सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं. सर, पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 में आ गए. सर, कभी
हमारी देश को देखते हुए ड्रेज और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारन कंट्री। इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चूकता है। एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। सर, बाद में क्या देखा हमने? बाद में हमें विरोध करने पड़े, क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है और विरोध करने के अधिकार हमारे संविधान भी हमें देते हैं। सर, यूएस न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, लेकिन सर, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 हमने विरोध किया। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी उस समय भी लाए गए थे जिस समय दूसरा सरकार थे, लेकिन फिर भी लाने में जो कमियां थी वो बार बार हम लोग उसका उजागर कर चुके हैं। सर, हमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फ्लाइट ऑफ कश्मीर, ये मुद्दे को भी हमें आलोचना जरूर की थी। कश्मीर हमारा अंग है। सर, आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती। इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है। सर, आज मैं ये चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर हमारे जो रणकुबड़े जो फौजों ने वहां जान गंवा रहे हैं, उसके लिए कम से कम हम थोड़ा सा मौन व्रत करते थे, थोड़ा सा साइलेंस ऑब्जर्व करते थे, अच्छा होते सर। एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जल तो रहे हैं दोनों, और हम जल तो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सर, और एक देखिए, और एक डिविजिव लेजिस्लेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एनआरसी। तो इस तरीके की डिविजन लेजिस्लेशन के विरोध हम लोग किए हैं सदन के अंदर। जो हम किए हैं बताते हैं। सर, हम लोग विरोध किए हैं, ये फार्म लोग के चलते हम विरोध किए हैं, और हमारे विरोध के चलते, देश की किसानों की विरोध के चलते ये सरकार को फिर वापसी तो लेने पड़ी। सर, फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग तो विरोध किए थे। सर, जो किए हैं हम वजह क्या है बता दिए हैं सर, और ये सारे हमारी तरफ से बात रखे गए हैं। सर, हम तो ये चाहते हैं कि आज की हालत में हमारी तरफ से और एक मांग आपके पास रखना चाहते हैं। वो मांग ये है सर कि हमारी सदन में एक आप नियम चालू करें, इसमें विपक्ष के लिए सिर्फ एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो। सर, आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं, और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। सर, बस हो गए सर। मैं ये कहना चाहते हैं सब देश के हम ये कहना चाहते हैं सर, ये हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी है। तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के बीच मैं ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। दिस हैज लेड टू द साइडलाइनिंग ऑफ द ऑपोजिशंस रोल इन पार्लियामेंट, destabilization of opposition-led governments through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced
during the second term of this dispensation. No, that's true. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा, ये हमारे डिप्टी लीडर है, पूछिए ना सर, हो गया. The first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition. Sir, मान के चलिए, India's transition from one-party dominant system to multi-party system, and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. Sir, मैं जानता हूं सर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था. सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे देश, इसमें तरह तरह की बात तो किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पार्लियामेंट. आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए. मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज कटुता हम नहीं चाहते. सर, बात यह है कि सर, ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है सर, दो एपिक है. अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो that means what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? Plurality की बात करते हैं. India as a nation or as a civilization is an unending celebration of pluralism. Sir, pluralism accommodates differences, and differences in turn embody, enact dissent. सर, ये हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? यही तो मतलब है, सबको चिंता को, सबकी भावना को शामिल करना चाहिए. सर, हमारे सरकार कहिए, हमारे संस्कृति कहिए, ये संस्कृति में ये भी दोहरा गया है. अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम. सर, अहंकारम बलम दर्पम ये वर्जित किए हैं हमारे हिंदू धर्म. सर, इसलिए मैं कहना चाहते हैं, अहंकार को छोड़ना चाहिए हम सबको. हो सकता है आपका बहुत सारी क्षमता हो सकता है, आपको कभी हमको, लेकिन इसको वर्जन करना चाहिए. अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम समस्थिता मम आत्मा सर्वदेहेषु प्रदो विष्णु भस्वा का मतलब क्या है? मतलब ये होते हैं कि ऊपर वाले को गुस्सा की आप आमंत्रण ना करें तो बेहतर है. सर, इसलिए आज जब सदन के अंतिम दिन है, मैं उस बुजुर्गों को स्मरण करते हैं जो हमारे बीच अभी नहीं है. हाँ सर, मैं और एक बात रखना चाहते हैं सर, बस लास्ट बात सर. देखिए सर, हम सब ये हमें भुगतना पड़ता है सर इसके लिए, इसलिए मैं रखना चाहते हैं आपकी निगाहों में सर.
ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मान के अब सुन लीजिए सर, it is perhaps the most fundamental parliamentary right of a member of parliament. Every member is entitled to freely and fearlessly express himself on the floor of the house, inter alia on burning issues of the day and matters of urgent public importance. If a member fails to do so under one of the available procedural devices, he often takes recourse to what has come to be known as zero hour. While unparliamentary or objectionable expression may be expunged from the proceedings of the two houses of parliament by the respective presiding officer under the existing rules, shutting off or blinding the proceedings of any house under the presiding officer's direction, that nothing of what is said without his permission would go on record, maybe questionable desirability, in as much as in that case the reports of the proceedings cannot really be regarded anymore as a faithful record of all that happened. This applies equally well to the expurgated and edited version of the selected proceedings that may be telecast. In any case, when the question hour or any other part of the proceeding is telecast live, how can the presiding officer expansion order operate? सर, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार को ये दे जाना चाहिए सर। हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा, वो गरिमा बरकरार रही है सर। आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं। हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है या नहीं। सर, जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आजादी के दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट उसमें चर्चा नहीं होते। जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते। लेकिन इसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं। पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे। क्वेश्चन आवर में हमें शामिल होने का मौका नहीं है, जीरो आवर उठाने का मौका नहीं है, फिर आप कहते हैं कि गणतंत्र गरिमा को बजाय रखना चाहिए। सर, ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर, देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस्ट। हम नया सदन में जाएंगे, लेकिन पुराने को याद में रखेंगे। सर, फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे। इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और 7वीं लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1, द्वार संख्या 1, सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 9:15 पर उपस्थित स्थल पर पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है। श्रीमान TR बालू साहब। Sir, from 1962 onwards, the DMK, now presided by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.K. Stalin, has been part of all historical discussion in this house and also in the other house. Sir, though called it, this is the special session, there is nothing special about it. Just yet another session. The new Parliament building has been constructed at an enormous cost without a felt need. Money has been carved out by government when there is so much of financial crunch. Now Parliament House inaugurated with much fun and fair, but why the last session was not held? Was it due to any vastu consideration or any only today
you could find the auspicious movement. More than auspicious time, what is needed is an auspicious agenda of business, which augurs well for the well-being of peace, progress, and happiness of 1.3 crore people. This session in new premises seems not to be a social session, but an emergency session, or to carry out certain urgent mission of the ruling party to fulfill certain ulterior objects only in violation of democratic norms. This sitting will take stock of India's journey as an independent nation. We got independence in 1947. The 75th year of celebration fell last year in 2022. We have already stepped into 76th year. If at all any special event has to take place of the long journey, it has been done, it should have been done last year itself. Okay, even accepting the while that we are commending our 75th year parliament, such a special sitting should have been done in the historic parliament, house where the country's destiny was decided further nurtured and endured in 1947. India, our country, our dear nation, the largest and vibrant democracy in the world, is today because of the invaluable contributions of firstly of the people of the country. Then comes to the political parties and the leaders who steered government for the majority of the time. That is, for the past 6 years, government of India was run by parties other than the present party. The strong base of the modern India, the developed India, was laid by 6 decades of planned work done by sovereign leaders, starting from Jawaharlal Nehruji, the light of Asia. Contributions of Prime Ministers Lal Bahadur Shastriji, Indira Gandhi, Morarji Desai ji, Chaudhry Charan Singh ji, young Prime Minister leader Rajiv Gandhi ji, and Narasimha Rao are great indeed. Tower of strength of the backward class masses who constitute more than 60%. VP Singh ensured social justice to them, which was denied to those marginalized fourth level people, so-called Sutras. His contribution is immense and invaluable. It will stand out and shine in our modern history of progress. His government was pulled down with vengeance by forces inimical to the empowerment of weaker section. Leaders and their parties who led the country with a lot of sagacity and foresightedness. Whenever there was political instability, when single party majority evaded mainstream parties, it was like saving and protecting standard person. It happened in 1989, 96, 98, 99, 2004, and 2014. The leaders who came to the rescue of the nation at critical times were Deva Gowda, I.K. Gujaral, Atal Bihari Vajpayee, and Dr. Manmohan Singh. The political leaders who played a great role then were DMK leader Dr. Kalanga Karunanidhi, NTR, George Fernandez, Communist Party like Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Sujit Singh. When we look back at 75 years, the contribution of these tall leaders is great and needs special mention. The contribution of opposition parties, mostly of the regional parties like DMK, in national politics and governance, have a special place. This constructive opposition criticism and suggestions have helped the government from time to time take corrective measures because they have represented the regional interest and linguistically minority population groups. DMK in parliament since 1962. Our founder leader Anna, who was in high esteem by his contemporary leader Nehruji, Vajpayee, and others, spoke for the political rights of states, protection, development of various classical languages like Tamil, though he advocated a separate Dravida Nadu in 1962. When the Chinese force was on us, he felt that territorial integrity of India was paramount importance. Though Anna gave up the Dravida Nadu, he claimed loud the reasons for a separate nation still existed. That way, it was sagacious advice of central government. After all, India is a union of states. That is the constitutional position. 560 princely states and kingdoms, including large countries like Kashmir, Hyderabad, small kingdom like Pudukkottai and Tamil Nadu, joined later with independent India. Sikkim was the last to join in Indian part. In the last 75 years,
promises given to its members, state and just aspiration of the people of the state, with various cultures, traditions have been broken by Union of India. The latest example is repeal of Article 370 and snatching away the special status of Jammu and Kashmir, like rubbing salt on the serious wound that large states have now been broken into two union territories, whereby the emotions and rights of the people of Kashmir have been trampled upon. While looking back India 75 years, patting our backs and claiming credit to the impressive performance like Chandrayaan by individual leaders and parties is not appropriate. The success we have seen so far is success of 140 crores of people of this country. Without their support, strength, labor, and commitment, nothing is possible. What we have really introspect is failures we have faced in 75 years. These failures are the result of the broken promises as in Kashmir, Manipur, Tamil Nadu, and other states. Union of India should go extra mile to get full confidence of the people of states and fulfill the regional aspirations in terms of secularism, equal rights for development, linguistic, political, and democratic rights. While mentioning about the crucial role played by DMK party in ensuring stability and national government at the center, I have tell about the support extended to Indira Ji government in 1969 and Vajpayee government in 1999. After vertical split suffered by Congress in 1969, the Indira Ji government lost majority. It becomes a minority government. This happened after leader Anna has passed away in 1969. Congress was not our friend then, but when mattered to our great leader Kalinga, who succeeded Anna as Chief Minister and President of DMK, was stability of the Union of India. Still, the scares of 1962 war with China was still paining us. Therefore, Kalinga decided with a clear vision to support Indira Ji with our 26 members in Lok Sabha. With our continued support, she was able to bring the revolutionary policy measures like abolition of privy purse, nationalization of banks, and the other poverty alleviation program. Anna, a good friend of Atalji, after a very long political struggle, he is able to lead BJP to power in center 1998. It was a feeble, ragtag coalition with a particular party. Poor Vajpayee, a gentleman leader, was carrying on with his government. As is said in Tamil, Nitya Gandam Purna Aisu, daily death, threat by alive still. This was the condition of Vajpayee government. The government was in ICU for 13 months. She was gifting life to Vajpayee government on a daily basis. What a pity. Ultimately, she pulled out and government fell at 13th month in March 1989. On the confidence motion in Lok Sabha, DMK supported Prime Minister Vajpayee, but he lost by 1 vote. In the subsequent election, we supported Vajpayee's candidature for the Prime Minister because, as I said, he was a gentleman politician, a statesman, and above that, he did not have animosity towards all minorities. He willingly agreed to common minimum program with alliance partners. He stuck to Raj Dharma. Not only that, Vajpayee has asked his other leaders in his party to stick to Raj Dharma. He was able to complete his full term as Prime Minister with the prestige and hope. Pokhran test and Kargil victory was possible because of stability of Vajpayee's government with the DMK support and our leader Dr. Kalinga's support was the main reason. The present ruling party should revisit the pages of India's recent history and refresh itself with these important movements and appreciate how DMK has played a respectable role in providing stable government at the center. In the building of the modern India, the role of former young Prime Minister Rajiv Gandhi has an exceptional place. In fact, he is the father of the so-called digital India. His competence and involvement of the people of village level resulted in Panchayat Raj Act and empowerment of rural people's representative. His sacrifice of his life in pursuit of public services unparalleled in Indian history, sir. With this, I thank you for having given this. Thank you. Thank you. Shri Sudeep Bandyopadhyay ji. Sir, I'd like to speak
on the discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha, which has not yet been discussed in details at all in the House. Achievements, experience, memories, and learnings. Sir, this is the last day of the current Parliament House. And this is possibly the last agenda we are going to discuss. So on the day of the nostalgia, we feel a flood of memories. The past and pledge to preserve our best democratic traditions for the future. That the journey began just after independence with the covering of the Samvidhan Sabha, or Constituent Assembly. The list of members who registered and presented their credentials on the discussion held on December 9, 1946, from Bengal had been a vertebral roll of honor. Many speakers took part. I will just remember their role. It read as follows. 1. Dr. B.R. Ambedkar from Bengal. Mr. Sarat Chandra Bose. Mr. Kiran Shankar Roy. Mr. Frank Reginald Anthony. Mr. Satyaranjan Bakshi. Dr. Prafullo Chandra Ghosh. The list included another 25 members from Bengal who took part on this debate for the final publication of the Indian Constitution. Sir, the proceedings of the Constituent Assembly would have been very dull, Dr. Ambedkar said in his final speech in the Samvidhan Sabha, if all members had yielded to their party lines or party discipline in all its rigidity, then it could be a gathering of yes men only. But few persons raised their voice of their own, going out of the placed resolution, which there were rebels rising to the lend qualified support to Dr. Ambedkar's motion to pass the constitution. One of these rebels was Hari Vishnu Kamath, suggested that we the people of India. And that was inducted in the constitution with the proposal of Hari Vishnu Kamath, we the people of India, had come to the end of a long journey, which was, however, the beginning of a longer, a more arduous and a more hazardous one. True to the Indian genius, he noted, our struggle, our awakening began with a spiritual renaissance, which was pioneered by Ramakrishna Paramahansadev, Swami Vivekananda, and Swami Dayananda. In the wake of those spiritual leaders came the political renaissance and the cultural renaissance, of which the torchbearers, the leaders, the guides were Lokmanya Tilak, Aurobindo, and Mahatma Gandhi, and last but not the least, Netaji Subhash Chandra Bose. Today, we once again pay our tribute to those great leaders of our freedom struggle. Set the journey of a next 75 years. The covering of a 17th Lok Sabha in this historic house. Before moving from an old building to a new one, we need to understand the true meaning of the name of our country, India, that is Bharat. We are happy and comfortable with both the names. That we want to reiterate here also. Sir, while speaking inspiration from achievements and memories of the past,
That is the main learning we must take for the future. We who currently in the opposition rededicate ourselves to defending democracy against authoritarianism and commit ourselves to building our new India on the strong foundations of secularism and federalism. One of our colleagues, Sugata Basu, now he is the head of the Harvard University, was MP in the 16th Lok Sabha, delivered a beautiful speech on this subject, which I remember very much. Said India has a parliamentary system of government. We are watching it since last 75 years. The Union of Parliament is the supreme legislative body of India. Our parliamentary democratic system stands upon the principles of communal harmony, secularism, and unity of the country. Ethos of our constitution vibrated as, after the constitution was passed, unity in diversity. This spirit is to be kept maintained. India is a country which almost believes on principles of Nana Bhasha, Nana Mot, Nana Poridhan, Bibidher Maje Dekho, Milan Mohan. This is unity in diversity. This spirit was reflected from the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and that should be reflected so long we remain in the country. We speak ek jati, ek pran ekota, ei desh hamader vidhata. This country is godly to us. And this is one country, one feeling should percolate to the hearts of the every Indian. We believe the principles of unity amongst Hindu, Buddha, Sikh, Jaina, Parsi, Muslim, Christian. Somewhere we are finding this idea is not being implemented in all parts of the country. Indian Parliament, sir, is famous for its ornamental speeches, records of debate and discussions since last its inception. Spirit of brotherhood and feeling of respect always used to maintain between one party MPs to the other parties, from which we are now lacking. This system is vanished. Prime Minister was expressing no claps from the opposition. I was hearing. But the system has been collapsed, and this is not a good sign which are going to face. Sir, Indian Parliament at different occasions and different era have proven that how much powerful can Indian Parliament become at the time of crisis of nation. Whole Parliament stands by India or Bharat. Earlier Prime Ministers, sir, of all times responded to the questions raised by the members. But somehow we are not finding this since last 10 years. Why it is happening? I am here, sir, last 12th Lok Sabha. I have interacted with so many Prime Ministers in question hours. But this time I am not finding it. I hope this will be reflected at the new house. Continuous process of discussion in connection with international and very important national issues were part of regular parliamentary practices. Nowadays, it is totally invisible, sir. Indian Parliament have shown their unity amongst themselves when China or Pakistan invaded India. Atal Bihari Vajpayee ji praised Indira Gandhi by pronouncing her as Ma Durga. At the time of war in Bangladesh, we still remember it. There are exemplary precedents like this in the history of Indian Parliament. Opposition praising treasury benches opposition, these were reflected in the House on many occasions, on several times, but which is now being totally invisible. Keeping faith upon international solidarity and brotherhood, our Parliament has expressed solidarity with many other countries who have fought for their independence. Sir, I was first elected in 12th Lok Sabha.
as Trinamool Congress candidate. That time, our party leader, Mamata Banerjee, it was the first time a new political party entered into the parliament. And that time, she raised her voice in parliament for 1/3 reservation of in Lok Sabha and assembly. The incident we still remember. She caught one MP by neck when she was going to hear the bill which was going to be placed on the floor of the House. Now Sonia ji has also written a letter to Honorable Prime Minister to take it up. Sir, our demand would be that in the next current new Lok Sabha building, Parliament building, let this women reservation bill be tabled and let it be passed without further delay. Let it be initiated with a positive direction by which this parliament can initiate its journey with a very positive outlook. Sir, fall of government by one vote, we have witnessed it sitting on the floor of the House. And we have seen the power of the parliament. How peacefully the voting pattern went on. And just next to me, Chandrasekhar ji was sitting. He asked me, Sudeep, what is the result of the vote? I said, Bajpayee ji has been defeated by margin of one vote only. He said it to me, oh ho, if I had the idea, I could have voted for Bajpayee ji, by which the vote pattern could have been different. So these are the memories which haunt me always. Sir, let the present House run with a positive direction. Common principle of parliamentary democracy is that House belongs to the opposition. I tell it at the all-party meetings whenever Honorable Speaker convenes that in a parliamentary democratic system, House should belong to the opposition. But nowadays, bills are being passed without debate or discussions. It is not a good precedent. Both sides are to be more objective in their approach, in their outlook. And when a House can run properly, if the ruling party takes a positive decision, then only it becomes possible. Otherwise, it is not possible for the opposition to run the House in a proper manner. The GST declaration being celebrated by convening midnight parliament session. It was held to make it historical. But many important and extraordinary situations prevailing in the country are not being allowed to raise and discuss in the House. Sir, brute majority in Parliament by one political party at this present Parliament reflects its arrogance is not desirable. But my long experiences say that if brute majority persists, they are in a mood to gag the voice of the opposition. It is neither desirable nor it is supported by all the members. So we will approach to the ruling party to make themselves restrained in the coming sessions. Long since it is proven, Parliament session must reflect with more positivity and become as result-oriented. But in few last sessions or in few last years, this Parliament session is not becoming result-oriented. That is a part of sorrow. The attitude of the ruling party of Parliament can make it viable and functioning. They will come, sir, if this way runs. The people will start losing their faith in the parliamentary system of process. That what this Parliament is going to give to us. And once people start losing their faith upon this parliamentary system, it is a very dangerous system. So, sir, we must try to remain more committed and faithful at the 75th year of Indian independence to see that parliamentary democratic system remains alive with its massive strength. Sir, we hope
we are entering into a new parliament. Let all these systems be approached, be focused, be presented, be ventilated in a positive manner. Whole country should feel the change from one building to other building will also carry some feelings, good sense of ideas prevail, and we each one become to the respectful to each other sections in a broader mind. So lastly, I must say the slogan that whatever manner country proceeds, we must say, long live secularism and federalism. The federalism structure of the country is under big threat, where West Bengal is one of the major victims. I should take it up. We are trying our best to draw the attention of the government, and as a leader of a Trinamool parliamentary party in Lok Sabha, I should keep it on record as mentioned. Sir, I repeat, no attempt is to be taken to create division in between India and Bharat. We firmly stand by both. Jai Hind, sir. Jai India, Jai Bharat. Shri M. Srinivas Reddy ji, please. Sir, thank you very much, sir. Speaker, Please, sir. please. Madam ji, just 1 minute, ma'am. I wanted to tell about, my 12th Lok Sabha under your leadership. I was a Congress member also. 2 minutes, ma'am. Then I will talk. Sir, thank you very much, Chairperson, sir. She will listen you, definitely. Yeah. Because she was my leader. Yeah. Please. So, sir, I compliment our Honorable Prime Minister for, conducting G20 summit successfully and internationally. The country's name also in the worldwide totally. India is known everywhere also now, sir. So really, he has put a lot of, effort and hard work for this. My complimentaries again to him, sir. And one more thing, sir. My Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagannath Reddy, wishes to all the honorable members of this parliament on the occasion of 75 years Samvidhan Sabha, sir. He was also 2 terms, a member also of this house. So my experiences, I wanted to share. As my colleague, with the Sudeep ji, has mentioned about it. My 12th Lok Sabha I entered also, madam. That time, Madam Sonia ji was the president of the Congress party, and on Congress party ticket, I won, and I come to the parliament also. That is in 12th Lok Sabha, sir. So the experience, as earlier, my colleague mentioned, that time, after 13 months, Vajpayee's government, when ADMK withdrew the support for the Vajpayee's government, then strength has come down, sir. It has become a minority government. So that time, because confidence motion has been moved by Vajpayee also. So the voting pattern and everything was on slips generally. Everybody was in tense generally. How we know the result will be there? Because of the floor management. Everything, we all also thought that, okay, Vajpayee also will come out and everything. But lastly, when the result has come with 1 vote, he was defeated. The government was defeated. That too, the then Chief Minister Giridhar Gomango ji was also a member of parliament in this house. Yes, Sudeep ji? Yes. So he came and voted. Then otherwise it would have become it equal and decided by the speaker also. That time the speaker was Honorable GMC Balayogi. So how the parliament also depends on nature only, finally. God has to decide how it has happened. When we see all these experiences, we cannot forget in our lifetime, sir. So I have seen a lot of speakers also in this, because when I entered about 25 years back, before that itself, my family, my late brother and sister-in-law were also members of parliament. I used to come to the central hall regularly, enjoy
the central hall, sitting there yourself. Sorry. Sorry, ma'am. Sorry. The luxury of the central hall, sir. When you sit in the central hall and look at the dome, you will feel so comfortable also. Because that only now you are going to miss in the new parliament. And these experiences cannot be, generally, only memories will be there always for us also, sir. And regarding, again, in 14th Lok Sabha, sir, main, important, agreements, Indo-US agreement. This has happened on 23rd August 2006. So the bill that time, to be passed in this agreement was also a potential thing. Later, 14th Lok Sabha itself, 22nd July 2008, conference motion of Dr. Manmohan Singh ji. That also was a tensionable thing. It was also, floor management could able to do everything. So that was also a tensionable. All this, strength of strength and everything used to happen in the midnight only, sir. Generally. So the result of the thing was so joyful at the time. Then if you look at it also, sir, 15th Lok Sabha, that is, was thing for our Andhra Pradesh itself. The division of both the states. Andhra Pradesh has been divided into two states. That is Andhra Pradesh and Telangana. 18th February 2014, the bifurcation, the bill, AP reorganization bill has been passed. But problems are so far, after 9.5 years also, whatever the promises made on the floor of the house, both the houses have not been fulfilled, sir. The special category status, which has been, for 10 years awarded by both of the houses, so far, now we are not getting even, any inch of it also, it has been no move, sir. In spite of, our Honorable Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, used to come and visit also to meet in a Prime Minister and our respect to other related ministers also, sir. So I request you, sir, the special category status is a must for Andhra Pradesh for the development of the state, sir. In spite of, my Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu is working hard. If it is there, to add to that also, he can do, a lot of wonders there in this, sir. Sir, now if you see that, 17th Lok Sabha, we are here. So 17th Lok Sabha also, this Lok Sabha, I have seen also, sir, Article 370 passing also, great thing, and introduction of GST, other things also, sir. So all my experiences, sir, I want to put it to you here, sir, because it is only to tell always to my colleagues that this house got only 543 members only. So becoming a member of parliament is, God's nature's gift only. One should be lucky to become a member of parliament in this house because 140 crore people are there, sir. Now only 543 people are recognized in this. So this is the temple of democracy. From Sarpanch also should think of whatever is passed, Panchayat Sarpanch, in the parliament will go into that also. They have to implement that. So when the temple of democracy, when it is there, so here we have to make some suggestions also, sir. It is very much required also, sir. And to tell you frankly, sir, my dear colleague also mentioned some of the things. Number of days, working days has to be increased here. That is the main thing. And other thing is private members' bill, sir, should be implemented properly also. And the third one, so 30% of the agenda should be suggested by the opposition parties. Then only the house can function properly. And apart from that, sir, respect for MPs are a little bit coming down, what I could able to see, sir, now. So that earlier when I entered in, that is 1998, 25 years back, the ministers used to give appointments, right away, without, much time or anything. And the secretaries used to give appointments also right away. And now, that is lacking. And not only that, sir, what is required is because our country's thing is, only 10%. That means strength of the ministers have been decided by long ago. That is 10% of the Rajya Sabha and Lok Sabha members only can be made as the council of the ministers. See, this time, this thing has been decided when the population was only 50-60 crores. Now the population has increased to 140 crores. This percentage has to be increased automatically
to take care of the public so that, everybody can, get the benefits of the central government. Sir, the states also needs to know more powers to be given also, which has to be done by the central government. Sir, my conclusion is that, sir, we have done, beautiful here. We have actually 75 years now we are living in this atmosphere. We are going to miss it. Emotionally, personally also, I feel that I am missing, a great thing. But changing times, changing trends, we need to know everything, for the sake of youngsters. You have to create a beautiful, modern, all digitalized parliament. So that's why our Honorable Prime Minister also has taken the task. I must compliment him also for creating a new parliament, sir. Thank you very much for giving it a lot of time. Thank you. Honorable Member Shri Giridhar Yadav ji. Giridhar, yeah. सम्मान्य सभापति महोदय, आज इस जो हमारा जो हाउस जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं वर्तमान, जो बिल्डिंग है बहुत पुराना बना हुआ, जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के जनता के पैसे के द्वारा बना गया है, बड़ी अच्छी बात है। उसका आज हम लोग विदाई दे रहे हैं। वो नए भवन में हम लोग कल से जाएंगे। इस भवन को हम बहुत प्रणाम करते हैं। इसने बहुत सारे दिन देखे 75 साल के आजादी के इतिहास में, और बहुत अच्छे से भारत का लोकतंत्र चलते रहा। संविधान सभा के द्वारा जिसमें ये संविधान जो बनाया गया था, उस संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य भूमिका थी संविधान को बनाने में। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन जो संविधान में लिखा है वो संविधान की आत्मा के विपरीत आज काम हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोग हाउस में जय श्री राम कर रहे हैं, लोग हाउस में कुछ कुछ बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता जो हमारे अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग उन्होंने प्रस्तावना में ही किया है, उसके बारे में क्या भावना है इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जो इन नारों को लगाते हैं हम समझ में आता। वोट में तो देखते हैं जो नेता है, बड़े नेता है देश के, वो हनुमान जी का गदा लेके कहते हैं कि वोट दे दो, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगना उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। आपको हमको ताज्जुब लगता है कि पता नहीं इन लोगों को लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। यदि कोई लोकलाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकलाज बचा के रखिए तभी लोकतंत्र चलेगा। और जहां तक बात है, हम लोग हर अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। जो अच्छा काम है अच्छी बात है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस सदस्य का सदस्य एमपी बना। वो कभी इस सदस्य के एमपी नहीं बने, वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एमपी का शपथ उन्होंने बाद में लिया, प्रधानमंत्री का पद पहले लिया। सुने, विदाई पर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको एमपी का दर्द समझ में नहीं आता। बोले कि हम सब बंद कर दिए, एक दिन तनख्वाह एमपी का नहीं बढ़ा। क्या एमपी लोग जो गरीब है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते, हम तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं। पैसा ही नहीं है, गाड़ी का कहां से जाएंगे? इसलिए जो हमारे एमपी हैं, जो गरीब एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब निशिकांत दुबे जी के हम बड़े आदमी तो है नहीं, जो हम तो साधारण जानते हैं मेरे बारे में, जानते हैं चौबे जी मेरे बारे में कि कैसे हम गरीबी में चलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो संविधान सभा के द्वारा जो आत्मा किया गया, और बहुत सारे लोग, देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश के संविधान बनाने में कोई नहीं है। एक है कोई पेपर में पढ़े, कोई विवेक देवराय जी हैं, वो कह रहे संविधान बदल देंगे। ये बताइए संविधान कैसे बदल देंगे? इसलिए इसको हम चाहते हैं कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सब काम नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। और देश की जनता ने बड़े बड़े सत्तारूढ़ दल को चने चबा दिए हैं। ये देश की जो जनता है, ये जागरूक जो भारतवर्ष की जनता है, जितने को भी अहंकार जब सत्ता में हुआ है, उसको चना चिबवाने का काम इस देश की जागरूक जनता ने किया और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। ये हमारा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र कोई एक दिन का नहीं है, वैशाली के जमाने से इस देश में लोकतंत्र चला आ रहा, आज से लोकतंत्र है हमारा। ये तो ट्यूटर पार्लियामेंट जो कहते हैं, वो ट्यूटर पार्लियामेंट जो अंग्रेज लोग बोलते हैं, पहले मेरे यहाँ ट्यूटर पार्लियामेंट था, ब्रिटेन में पहले लोकतंत्र, उसके पहले मेरे यहाँ लोकतंत्र, लिच्छवी का गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र, जो गणतंत्र इस देश में है उसकी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। आप जानते हैं अमेरिका में अभी जो चुनाव हुआ था ट्रंप और जे बाइडेन में, ट्रंप हमला कर दिया कि लोकसभा उसके जो हाउस जो उसका सदन है, बोला कि हम ही प्रधान राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब सत्ता परिवर्तन की बात आई हो,
इस देश की जनता ने, इस देश के नेता ने, चाहे वो किसी दल के राजनीतिक नेता हो, किसी दल के प्रधानमंत्री हो, स्वेच्छा से जाके राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देने का काम किया। हम तो 3 बार लोकसभा में रहे, 11वीं लोकसभा में मुझे 3 प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है। वाजपेयी जी 11 दिन के 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, तुरंत जाके इस्तीफा दिया। देवगौड़ा जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजराल जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो बहुमत यहाँ होगा उसके बाद सीधे हम राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं और इस्तीफा देते हैं। ये किसी के द्वारा नहीं, हजारों साल की परिपाटी इस देश की जो है उसके द्वारा हमारा लोकतंत्र चल रहा है। और आप एक से एक दिन भी देखा है इस हाउस में, बड़े बड़े लड़ाइयां इस हाउस में भी देखा, लेकिन सब मिलके हम जानते हैं जब हम लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो जो हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो तुरंत हम लोगों को जाके उस बात को कहते हैं कि नहीं आप लोग शांति रहिए। हम लोगों ने इस हाउस में जब वाजपेयी जी को देखे हैं, जब 96 में हम लोग थे, जब वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष से लोग बोलते थे, सत्ता पक्ष से सारे लोग हम लोग सुनते रहते थे वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या परिपाटी है, जब हम लोग बोलते हैं विपक्ष का लोग, एक भी सत्ता पक्ष एमपी नहीं रहता। ये नहीं है ना, ये कोई उपस्थिति है, ये कोई उपस्थिति है, क्या कहते हैं निशिकांत जी, ये कोई उपस्थिति तो है नहीं। और हम लोग सब लोग रहते थे। ये स्वस्थ लोकतंत्र का इस देश में हनन हो रहा है। वो ये सत्तारूढ़ पार्टी के आपकी जिम्मेवारी है, अरे आपकी जिम्मेवारी है, लोकसभा चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, विपक्ष की सूची लागू नहीं है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ये सच बात को स्वीकार करिए, आप ऐसा नहीं करिए, आप हमको ऐसा बात नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं किसी का बात, आप बोलेंगे सब लोग चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इस पर भी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए। जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा हम लोगों का काम। और हम लोग जिन बातों को आप देख लीजिए, अब हमारे संविधान को बनाया कितने 2 साल कुछ महीना बताए सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और आज कोई विवेक देवोराय या ओबेराय क्या है पता नहीं, नाम नहीं जानते हैं उतना, पेपर में पढ़े वो कहते हैं संविधान बदल देंगे। ऐसे कैसे होगा, बाहर का आदमी बोल रहा है कि संविधान बदल देंगे। अब हम लोगों को कल अपियर होना है कहाँ पे, फोटो सेशन, हम लोग पेपर में पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में सूचना हम लोग को जाती है कि कल हम लोग का ग्रुप फोटो सेशन होना। हम नोटिस ऑफिस में जाके पूछे भाई क्या है, बोला सवेरे पेपर में देखे कि पहले ही छप गया। पहले हम लोग को सूचना मिले, लोकतंत्र में हम लोग जब से थे पहले एमपी को सूचना जाती थी तब मीडिया में जाती थी, अब हम ही लोगों पे सूचना बाद में जाती है, मीडिया में पहले चली जाती है। अब बहुत सारी बात है, आप सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र जो बना है, अंबेडकर से लेके, नेहरू से लेके, लोहिया से लेके, जितने लोगों ने हमारे लोगों ने किया है सब हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस हाउस ने आरक्षण का बिल भी पास किया है। बीपी सिंह के नेतृत्व में जब आरक्षण का बिल लाया गया था मंडल कमीशन को, कितना दुराव था, लेकिन सब लोगों ने मान लिया बाद में। फिर हमारे रामकृपाल जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा का बिल लाया आरक्षण का, लेकिन आरक्षण का जो था वो धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इस सब प्रस्तावना में वो तो खत्म हो रहा है। अब सारा चीज पूंजीपतियों को बेच दे रहे हैं, आप सारे होटल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तो प्रस्तावना ही खत्म हो जा रहा है। कुछ दिन संप्रभुता का जो वर्ड है ये बचेगा कि ना बचे, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सोशलिस्ट तो खत्म हो चुका, सेकुलर खत्म हो चुका, डेमोक्रेटिक अब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं। एक संप्रभु शब्द ही अभी तक बचा हुआ है, उसको भी बचाने के लिए मेहनत करना, बाकी तो खत्म हो ही चुका है। आप सब चीज को खत्म कर ही रहे हैं, उसमें कोई बहुमत आप करेंगे ही। बहुमत में लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष जो बना हुआ है सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता, एक एमपी का कोई सलाह नहीं लिया जाता। बात हम लोग की जो स्थिति है, एक पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज, माननीय सभापति महोदय हम कहना चाहते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन हमारे कहने से नहीं रुकती है। ये तो हमारी हाल है एमपीओ की। रिजर्वेशन हम डालते हैं कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है। जो चिट्ठियां मंत्रियों जी को लिखते हैं उसका जवाब तक नहीं आता, जो मंत्री चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता। इसलिए हम लोग एमपी का भी मान प्रतिष्ठा इस शासनकाल में गिरा है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता। तनख्वाह तो मिल ही नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान है, इसीलिए इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो हम नए भवन में जाएं, नए उत्साह के साथ जाएं, नई सोच और नई विचार के साथ जाएं, और लोकतंत्र को में जो संप्रभुता है इसको बचाने के लिए हम सारे लोग काम करें। सेकुलरिज्म को बचावें, सोशलिस्ट को बचावें, और डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए हम काम करें, सब मिलकर, सारे एमपी मिलकर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री फतरगिरी मेहताब जी। मेहताब जी।
He's not ready. Not ready. Mehtab ji, Thank you, ready? Chairman, sir. Unexpected call, I think. Unexpected call. You're not ready. I'm unable. Yes, yes, yes. I was expecting Sivasana to speak before, No, she was a member late. but Came late. because I don't have the habit of jumping the queue. And thank you for allowing me to speak. It is definitely a nostalgic moment. Nostalgic in the sense that when you leave one house and go to a new one, you have all the expectations of the new house. And you have all the expectations how it would be. And as we have seen the other day, when it was inaugurated, the technological advancement that has been put forth before all our seats is lacking here. Here it is very difficult, you also know yourself, that we have to squeeze our legs to sit in these benches. But the best part is we don't relax while sitting in the Lok Sabha, in this house. We always sit little bit Congestion. in action mode, yes, on the edge, and always the people also put us on the edge, so that we always strive to get elected again and again. I remember the day I first got elected to this house in 1998. Our party was, for the first time, got elected to Parliament. Yes. And that during that period, there were a lot of anxiety, how long the government will last, because it was a conglomeration of 26 political parties led by Atalji. Anxiety was there. And while sitting in the central hall, normally when you have nothing to do or when you are anxious, you look upwards. And all of us, we were sitting in the bench where I still sit, in that last bench of Central Hall. And some of my friends always allow me to sit in that bench. We looked up. And in the inverted dome, we saw number of hexadomes. That time, one of my friend, my colleague had said, my intention is to be a member of this house at least for 2 terms. Then I asked him, 2 terms means 10 years. अगर 10 साल हो गया तो काफी है यहाँ मेंबर होने में, फिर हम अपने प्रोफेशन में निकल जाएंगे. That time I had yes, and that time I suggested, very foolishly of course, that let us count the hexagrams which are up there. Let us count it. And the day we get the correct answer, I'm yet to count it. The day we get the correct answer, counting it, think that that is the last term of yours in this house. And Mr. Sivash Kumar Udasi has already counted it. And he has been repeatedly telling us the eventuality. So I'm a short-sighted person. I'm very poor in arithmetic. I'm yet to complete the counting, and I still venture to count. Yes. Sir, we are celebrating Amrit Kal of Bharat, independent India. We are in the 75th year of our independence. I bow my head in reverence to those freedom fighters who gave away their present for our future, for our tomorrow. Let us not forget that it is because of their sacrifice, their titikya, tapasya, tyag, we gained freedom. And in Swadhin Bharat,
our forefathers framed the Constitution not by diktat of a few, but democratically after full-fledged discussion, deliberation, and debate. It is the Constitution that has guaranteed us to remain one as a nation. They deliberated for 2 years, 11 months, the Honorable Prime Minister mentioned that time period. Many kingdoms ruled different parts of the present day India in different eras. At no point of history, the borders of the present were borders of the past. This political map came into existence 75 years ago. A question may arise, is it language that keeps us together? Andhra Pradesh, sharing the same classical language, Telugu, split into two states, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, being Hindi-speaking states, also split in not recent past. If language cannot unite even states and provinces, how can it be the basis of a nation? Are we united because of culture? Culturally, Bengalis and Bangladeshis share similar linguistic culture. Icons, food, dress, but they have different majority religions and have fought bitter battles a few decades ago. Is it Hinduism that defines the unity of India? Then why is Nepal a different country? Had religion been the defining force of a nation, then all Muslim countries be one nation. All Christians countries also be in one nation, but that is also not the case. As we see, none of the factors like language, religion, or culture guarantee to remain one as a nation. The political landmass that we call Bharat or India as is because of our constitution. Article 1 defines our nation today. And that was framed in this edifice 75 years ago. We all believe in the Constitution. It is our respect towards our national flag, national anthem, and national emblem that holds us to our nation. It is our trust in electoral democracy, despite its flaws. We all believe that all are equal before the law, irrespective of gender, race, religion, caste, language, or culture, and this keeps us together. This present model has so far proved better in keeping us together. If we forget this, it will splinter into many parts, like how it was for most part of our history. Our republic is commemorating the 150th birth year of Sri Aurobindo, 90th death anniversary of Bipin Chandra Pal, and the 103rd birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. Long before, in 1905, these three intellectual giants laid the foundation of our freedom struggle with clarity on the power of Swaraj, nationalism, and Sanatan Dharma. It is the great resilience and tolerance of the Indian people that has contributed to the unity amidst fascinating diversity. It is the spirit of togetherness and tolerance and acceptance of other point of view that has bound us together, the people of Bharat, of diverse region and culture, while extreme
individualism and separatism have marked the evolution of European nationalism. Admittedly, all was not well with the Indian civilization in its journey towards unity and integration of our nation. We should remember the painstaking effort that Sardar Patel had made in uniting this country. The princely states were declared as independent, and there were certain states, major states, princely states of that era, who wanted to ally with Pakistan. If Karachi port access was to be provided, Jodhpur was supposed to ally with Pakistan. If Vizag port was supposed to be provided, then Hyderabad would have emerged as a bigger country, including the eastern state provinces within it. Today, after 75 years, but that was dealt very strongly, and a great nation was formed. And today, number of fault lines are still there. The fault lines have been too many in modern India that we had inherited. Few from the past and new ones have been created after independence. I'll just give some instances. Caste exists. That is a major fault line in our country. Communal divide is there. No matter what we say, it is there. Terrorism is the biggest enemy. Ultra-communism or communist revolt is also affecting large part of our country. Paradox of personal law is glaring. Constitution guarantees freedom of expression, yet repressive personal laws take away basic fundamental rights of the individual. And this was demonstrated in the late 80s when Shah Banu got a verdict from the Supreme Court, and it was undone here in this house. Yet the concept of Bharat has existed for more than 5,000 years. Since the Harappan age till date, in spite of all the vicissitudes, the sense of oneness exists. Sir, the Parliament has been the platform of many events that have shaped this nation in last 75 years. The Constitution is the instrument in making this country vibrant, modern, and forward-looking. It ensures rule of law, for which independence of judiciary has been protected and guarded religiously. Our Constitution is dynamic. The first amendment moved by the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, in May 1951, just a year after Constitution being adopted in the Constituent Assembly, clearly demonstrates keeping in tune with the time. And here I would like to quote what Pandit Nehru had stated. Now we come to this house for amendments because we have noticed some lacuna. We have, of course, of various interpretations by the court. And he goes on explaining, this house knows very well that there are many kinds of constitution in the world. There is the constitution which is not written down, citing the United Kingdom's constitution. And also he has mentioned about the Constitution of United States. And there he says, we have a written constitution like the constitution of that great country, where the constitution to some extent limits the authority
of the Parliament or of the Congress. So bringing a semblance of both together, where rigidity will be little bit of flexible and one can move ahead. That's how the first amendment relating to Article 19, addition of 31A and 31B was incorporated so that the elected government can prepare specific programs for the development of the country. Sir, the basic structure is a moot point which I believe should be discussed when we are discussing about the 75 years of our independence. Supreme Court, I need, sir, a little bit of time. Rule of law means the parameters of decision making and discretion remains always circumscribed by the Constitution. We were witness to the revocation of Article 370 in this House. Uniform Civil Code is another relevant matter that needs to be fulfilled, as Constitution has stipulated. Lot of talk is being made about nation, one election. Various views are expressed. A committee has been formed. Let's wait for their recommendations. But I feel it's not something unachievable. I believe it is a necessity. We cannot have elections every year. And we should also remember what Gandhiji had said. He always said, India belongs to all who live in it. Feeling others' pain is the mark of a good individual. And the prarthana that is also sung in all Gandhian ashrams is Vaishnava Janato Tena Kahiye. पीड़ा जो दूसरे के पीड़ा जानते हैं वही वैष्णव ही होते हैं. And that is the essence of our republic, the mantra of our constitution. Sir, during my 25 years in this house, I've been completed silver jubilee, the important matter. I have seen stringent law being implemented like POTA in a joint session, and the division of this house relating to Indo-US nuclear treaty. I witnessed Atalji's government fall by one vote when Naitikata was given a goodbye. I had the fortune to represent our parliament in the making of the Right to Information Act. That was in 2005. I felt elated the other day when I received a small note from the then Prime Minister after criticizing him forcefully in this house relating to the nuclear agreement, and I was totally taken aback. And that demonstrated the true democratic temper of the then Prime Minister. We also GST being implemented in a midnight hour. India celebrated 25 years of independence, and the freedom fighters were presented with a copper plate by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. On 50th year of independence, when Mr. Sangma was sitting in the chair, Parliament held special session, which continued beyond midnight, as I don't know how long we'll be sitting here today, but that continued beyond midnight till 3 o'clock in the morning. On 75th year completion, not only a special session is being held, but a newly constructed magnificent Sansad Saudha has been built, and session will start from tomorrow. This Sansad Bhavan functioned since 1927.
The Central Hall was the library and became the venue of the Constituent Assembly. The Supreme Court, when it came into existence, was functioning in the Rajya Sabha house. So these are certain instances which we remember. Yes. And which we also remember. I don't know what will happen once we move out to the new Saudha. How this will be utilized. Become a museum. Before concluding, sir, I will just mention one aspect. And that aspect is in this house in Lok Sabha, when the ruling party had brute majority of more than 400 members during Rajiv Gandhi's time. Constitution amendment was made and 10th schedule was added. For the first time in the Constitution, party was mentioned. Earlier in the Constitution, party within quote was never mentioned. It was all individual members. The rights of the individual was recognized. But after 10th schedule addition, party came into existence. Yes. And by that, all of us have lost our voice. Individual opinion does not, we cannot express it here. Though no matter how much we oppose certain aspects of a bill, when there is a whip, the terrorism of whip is very much hanging over our head. That needs to be corrected. If not today, of course in future, I believe the people of India will correct it. Thank you. Because with rampant fractured mandate, that became a necessity. But I think it is necessary now that individual members should express themselves in this house. Unless you do that, the discussion, deliberations in the house becomes sterile. We know what Madam Supriya Sule is going to speak. We anticipate what Nishikant Dubey is going to speak. We all know. How? We also know Professor Saugat Rai view, what he's going to speak. Because every view today is because of the party. The party gives dictate that this is the view is to be expressed. I also follow that view. And I also follow another point. And that is, we have committed ourselves to the rules and regulations of the process of the parliament. We never jump to the well. BJD perhaps is the first party never jump to the well. And this has been recognized by the leader of the house, by the deputy leader of the house, and also by the chair. No. NCP also. And that's why I say there are certain customs and regulations which needs to be maintained for a proper functioning of the house. And the best part in our constitution that is enshrined is this, that yes, I should have that strength to act. I may not accept the other point of view, but should I quarrel with him? He has a different point of view. Let me accept it. And that is what Hinduism is all about. Yes. That is what Indianness is all about. We always have different path. That is what Bharatiyata is about. That is what Bharatiyata is about. That's the reason why I would say thank you. The other may have a different point of view. That is what Swami Vivekananda had said in Chicago's speech. It's not that I tolerate another religion. I accept that point of view. That is what Swamiji had said. Yes. So let us have that point of view here. Let us hear others, and by hearing others, we can frame our own opinion and still hold to our own opinion. With these words, thank you. Thank you, sir. Honorable Member Shri Rahul Shewari. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख के बहस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का धन्यवाद मानता हूं
और उनकी वजह से आज मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस सदन में भी बैठने का मौका मिला है और कल नए सदन में भी बैठने का मौका मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद मानता हूँ कि कल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि हम गृह प्रवेश करते तो गणेश जी की पूजा करते हैं, तो कल का एक पवित्र दिन है और कल के पवित्र दिन में हम नए संसद में वहां पे प्रवेश करेंगे। तो एक हमारे सभी सदस्यों के लिए एक भावुक क्षण है हमारे लिए। और अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 24 नवंबर 1950 को सभा के सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अध्यक्ष जी, 1579 में इस देश में आने वाला पहला अंग्रेज एक ईसाई धर्म प्रचारक था। उसके बाद ऐसे व्यापारी आए जो व्यापार करने आए लेकिन शासन करने के लिए रुक गए। 1765 में अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में इसे धीरे धीरे संसद के अधीन कर दिया गया और इसकी जगह संसद का अधिकार आ गया और अब तक ये जारी है। अध्यक्ष जी, इन दिनों देश भर में भारत और इंडिया नाम पर खासी बहस चल रही है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया, जो कि भारत के राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान सभा में भी इस विषय को लेकर काफी बहस हुई। संविधान सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारत नाम रखने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि भारत नाम रखने से गरिमा लौट आएगी। हजारों साल की गुलामी में हमारी पहचान ही मिट गई थी। इस विषय में इतिहास को किनारे नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में भारत और इंडिया को लेकर हुई बहस को भी याद रखना चाहिए। दरअसल संविधान सभा में लंबी बहस के बाद इंडिया दैट इज भारत लिखा गया था और इस बहस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भारत को देश की पहचान से जोड़ा था और उनका कहना था कि इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर भारत दैट इज इंडिया लिखना उचित रहेगा। महोदय, इस डिबेट में कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा था, यदि आप लोगों को लगता है कि संविधान में दैट इज लिखना जरूरी है तो भारत दैट इज इंडिया लिखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने को गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी प्रतीक से जोड़ा था। त्रिपाठी जी ने कहा था, जब कोई देश दूसरे के दिए नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत ने 1000 साल की गुलामी में सब कुछ खो दिया है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मानवता, आत्मसम्मान और यहाँ तक की आत्मा तक खो दिया है। भारत नाम रखने से पुराना गौरव वापस लौटेगा का तर्क देते हुए त्रिपाठी जी ने यह भी कहा था कि 1000 साल की गुलामी से निकलकर हम अपनी पहचान हासिल करेंगे। भारत नाम हमें हमारी संस्कृति से परिचय करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वैदिक काल से ही साहित्य में देश का नाम भारत ही रहा है। इसके अलावा वेदों, पुराणों और ग्रंथों में भी भारत का वर्णन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, 18 सितंबर 1949 को हुई इस बहस में स्वतंत्रता सेनानी हरगोविंद पंत ने भी भाग लिया और इंडिया शब्द का विरोध किया और कहा कि यह नाम हमें उन विदेशियों द्वारा दिया गया था जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर हमारे देश की संपत्ति को लूटने यहाँ आए और हमसे हमारी आजादी छीन ली। संविधान सभा में इंडिया शब्द का पुरजोर विरोध करने वालों में कई संविधान सभा के सदस्य थे। जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हो रही थी तो हरगोविंद पंत आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी। महोदय, तो फिर आज क्या हो गया है कांग्रेस को कि आज कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी जैसे अपने नेताओं की वाणी को भूल गए। श्री एच.वी. कामत ने सभा में सबसे पहले भारत नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह सर्वाधिक की संविधान के पहले ड्राफ्ट में भारत लिखने की मांग श्री कामत, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरगोविंद पंत और श्री कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने की थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को ग्रंथ पढ़ने से परहेज है तो फिर जानकारी कहां से आएगी। बिना इतिहास जाने ये लोग अपने दिग्गज नेताओं को झुठला रहे और उनको गलत साबित करने पर तुले हुए और यह सब एक व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में अपने ही दिवंगत नेताओं को बेइज्जत कर रहे। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की ऐसी पद्धति संविधान सभा ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जो सुव्यवस्थित, सुलभ और स्वीकार्य थी।
मौलिक मान्यताओं को सभी ने माना और उन पर सहमति व्यक्त की। हाल की आधी सदी में किसी भी प्रमुख सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। संविधान केवल अपने सदस्यों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह उस समय की व्यापक सहमति को दर्शाता है। संविधान सभा का चुनाव भारतीय जनता द्वारा किया गया था। उस समय कोई वैश्विक वैश्व मताधिकार नहीं था। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संस्थापकों ने नवजात गणतंत्र के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था। अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता का 76 वर्ष है और इस पूरे काल में देश में 15 प्रधानमंत्रियों की सरकार बनी। आज कुछ लोग कई बार पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया ये सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही बेखूबी से भूल जाते हैं कि पिछले 76 वर्षों में कुल मिलाकर 54 वर्ष सिर्फ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी और इसमें भी कुल मिलाकर 38 साल एक ही परिवार राज कर रहा था। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का सीधा हस्तांतरण, गरीबों और उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जो बैंकिंग के दायरे में नहीं आते थे। किसानों के लाभ के लिए प्रणाली, नीतियां और कार्यक्रम हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की। फिर भी ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र हैं जिन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बड़ी दृढ़ता से संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को सही रूप में लागू करने और देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को अनुरूप जीने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष जी, साल 2023 में हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे और हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करना है। नया भारत एक आधुनिक समाज होगा जिसमें करुणा का लोकाचार समाहित होगा। एक ऐसा समाज जहां सभी हितधारकों को सर्वांगीण विकास और भागीदारी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, पुरुष हो या महिला, गरीब हो या वंचित, जहां सुलभ, सस्ती और उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमता का एहसास करने और ऐसा करने में सक्षम है जिसमें हम में हर कोई संतुष्ट और खुश हो। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसके लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसी से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा शुरू की है। बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, बंदरगाहों के विकास, हवाई अड्डों के विकास, शहरों के विकास, चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विकास, खेल में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष में विकास के क्षेत्र में उपलब्धि है। प्रौद्योगिक परमाणु ऊर्जा में विकास, देश की रक्षा में विकास और भारत में विशाल आबादी के लिए खाद्य उत्पादन। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण है एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की सफलता। अध्यक्ष जी, देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि कोई धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाए। कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उसका गलत फायदा लेके धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का भी काम कर रहे। अध्यक्ष जी, अंत में यही कहूंगा कि भारत के संविधान सभी प्रावधानों का पूर्ण मिश्रण है और इस प्रकार प्रावधान और अनुच्छेद ही इसे राज्य का सर्वोच्च कानून बनाते हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लागू करने और व्याख्या करने में हमेशा संविधान सभा की आत्मा पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि किसी देश में शासन कैसे होगा इस बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे और इसलिए यह भारतीय संविधान की विशेषता है जो इसे अपने आप में एक संपूर्ण संविधान बनाती है और देश का एक व्यापक दस्तावेज है। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूँ और जब भी हम नए सदन में जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम जाएंगे। नए भारत निर्माण के लिए सभी का सहयोग रहेगा।
और जब भी मैं पहली बार इस सदन में आया था तभी मेरे साथ हमारे उस वक्त के एक्स मिनिस्टर अनिल विजय जी थे। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि पूरे देश की आबादी हमारी 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन केवल 545 लोगों को ही इस सदन में आने का मौका मिलता है। तो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी यहाँ पे आते हैं, तो जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Honorable Member Shri Rakesh Singh ji. गुड, मेरा भी माइक चालू हो गया। माइक, मेरा माइक चालू हो गया, पीछे का माइक यहाँ से चालू नहीं होता, माइक वहीं से चालू होता। अब हो गए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास में अंकित होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में अंकित होती हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास स्वयं में समेटकर गौरवान्वित होता है। और आज जो घट रहा है, इसको अवसर के रूप में बदलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण भारत के महान लोकतंत्र के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा के अवसर पर हम सभी को अपनी संसदीय प्रणाली पर गर्व करने का अवसर मिला है। मैं सदन की प्रेस गैलरी में बैठे हुए मीडिया के साथी गणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके बिना ये यात्रा अधूरी थी और संविधान सभा से लेकर अभी तक जो संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है महोदय, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश ने इसको सुना था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय का ध्यान नहीं हो रहा है। तब आकाशवाणी के माध्यम से देश ने संविधान सभा की पहली बैठक और उस पूरी कार्यवाही को सुना था, और आज संसद टीवी के माध्यम से देश प्रत्यक्ष रूप से इस चर्चा को सुन रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में संसद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत की धरती पर हुआ है। पूरे विश्व में जिसने भारत की साख बढ़ाई और प्रत्येक भारतवासी को जिस पर गर्व और गौरव की अनुभूति हुई, ऐसा वो सम्मेलन भारत मंडपम में जब आयोजित हुआ तो वहां हम में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि वहां लोकतंत्र की जननी भारत ये प्रदर्शनी लगी थी, और विश्व में लोकतंत्र का उद्गम किस तरह से भारत में हुआ, इसका सुंदर चित्रण उस प्रदर्शनी में है। लेकिन ये मान्यता देश और दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और इस ऋग्वेद में हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख है। 40 स्थानों पर ऋग्वेद में और 9 स्थानों पर अथर्ववेद में गणतंत्र शब्द का उल्लेख आता है। यानी हजारों सालों से
हमारे भारत में लोकतंत्र की सनातनी परंपरा रही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 174वें सूक्त के पहले श्लोक के अनुसार देश में राजा या राष्ट्राधिपति के चुनाव तब भी होते रहे हैं। और वो श्लोक है, आत्वा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वा वांछन्तु मातत्व राष्ट्रमदि भ्रशत। अर्थात हे राष्ट्र के अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूं, आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें, सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। और अथर्ववेद के 3 अध्याय के 4 भाग का जो दूसरा श्लोक है, त्वा विशेष व्रणता राज्य आय त्वामिमा प्रदिशा पंचदेवी वश्मन राष्ट्रस्य कुकदि श्रेष्व ततो वा उग्रो विमजा वसूनी। अर्थात देश में बसने वाली प्रजा, देश के नागरिक आपको राष्ट्राधिपति या प्रतिनिधि चुने, ये विद्वानों की बनी उत्तम मार्गदर्शन पंचायतें आपका अनुमोदन करें। और ऐसे अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमें वेदों में मिलेंगे जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोकतंत्र यह हमारे सनातन की परंपरा है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारतवासियों के खून में है और इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना, यह भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है। चाहे महाभारत हो या बौद्ध साहित्य, सभी में गणतांत्रिक प्रणाली का उल्लेख हमको मिलता है। इसके बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वैशाली साम्राज्य में जितने भी गणराज्य रहे हैं, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। यहां तक कि वैशाली के पहले राजा विशाल का भी चयन चुनाव के द्वारा ही हुआ था। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके 20 साल के पश्चात जब यूनान के राजदूत मैगास्थनीज भारत में आए, चंद्रगुप्त मौर्य का वो कार्यकाल था, उन्होंने भारतीय गणराज्यों के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि कितनी सुंदर व्यवस्था उस समय पर इसकी हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ये गणतंत्र प्रणाली, ये लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और हमने इसको दुनिया को दिया है। लेकिन आजाद भारत के बाद या आजादी के समय पर जो परिस्थितियां बनी, जब अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब लोकमान्य तिलक की मांग पर संविधान सभा के गठन को मंजूरी मिली। और संविधान सभा जब देश आजाद हुआ, उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कुल 165 बैठकें की। ये जो हमारा सेंट्रल हॉल है, वहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें बोलने वाले पहले वक्ता थे आचार्य कृपलानी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मान्यता दी और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी महोदय, वो 24 जनवरी 1950 को ही। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और जिसके कारण देश में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का निर्माण हुआ। और लोकसभा के इस पवित्र मंदिर में, यानी इस लोकसभा में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, वो था मंगलवार 13 मई 1952। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, मावलंकर जी, उन्होंने अनेकों आदर्श परंपराएं इस सदन में स्थापित की। उसके बाद जो हमारे माननीय अध्यक्ष हुए, उन्होंने भी अनेकों परंपराएं स्थापित की। और हमें कहते हुए खुशी है कि वो परंपरा जो तब प्रारंभ हुई थी हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी के समय तक अत्यंत प्रभावी रूप से चल रही है। और इसी के कारण से भारत में एक मजबूत और स्वस्थ संस्कृति, गणतंत्र संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव भारत में स्थापित हुई है। 1952 के बाद से अभी तक लगभग 71 सालों में अनेक विद्वान सांसदों के भाषण को सदन ने और देश ने सुना है। इसी सदन में जवाहरलाल नेहरू और पीलू मोदी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और फिरोज गांधी, इन सबके बीच की नोकझोंक को भी सदन में और देश में लोगों ने सुना है।
और जो ऐसे बड़े प्रमुख वक्ता थे जिन्होंने सदन में ऐतिहासिक वक्तव्य दिए हैं, उनमें मधुलिमे, डॉक्टर लोहिया, श्रीपद डांगे, आचार्य कृपलानी, इंद्रजीत गुप्त, ओम प्रकाश त्यागी, प्रकाश वीर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, कार्तिक उरांव, मधु दंडवते, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनके सारे नाम यहां पर ले पाना संभव नहीं होगा। चलिए दादा, जो नाम आप बोल रहे हैं उनका नाम भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम बोला उन्होंने? सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी हमारी नेता थी और सुषमा स्वराज जी के भाषण आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन भाषणों से। उनमें हम सभी लोग भी शामिल हैं। आएगा आगे उसका उनका नाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इन सभी नामों का उल्लेख किया है। माननीय चंद्रशेखर जी भी उसमें रहे हैं और तब से लेकर अभी तक इस विशाल देश में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से लोकतंत्र का अविरल प्रवाह जारी है। लेकिन इसमें महोदय एक अपवाद भी है। लोकतंत्र की जो धारा प्रवाहित हुई थी उसमें 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 का कालखंड, यानी आपातकाल के 21 काले महीने, वो लोकतंत्र के इस मंदिर पर एक दाग है। अभी अधीर रंजन जी यहां पर होते तो अच्छा लगता, काफी सारी बातें वो कह रहे थे। और उस समय उन 21 महीनों में देश के सभी मौलिक अधिकारों का हनन करके देश ही पूरा जैसे कारावास में बदल गया था। लेकिन महोदय, हमारा देश का लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं है, बल्कि देश की जनता भी परिपक्व और समझदार है। और इसलिए उसने एक रक्तहीन क्रांति करके लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ही व्यवस्था को बदल दिया। और भारत के लोकतंत्र की सुंदरता देखिए महोदय, जब हम संसदीय प्रणाली पर बात कर रहे हैं तो आपातकाल के उन अंतिम दिनों में लोकतंत्र के इस दाग को हटाने के लिए बाबू जगजीवन राम, आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी सामने आए, जो कांग्रेस की संस्कृति में ही पले बढ़े थे। लेकिन उन्होंने देश के माथे के इस काले दाग को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। और हमारी संसदीय प्रणाली पर समय समय पर अनेकों महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, इन सभी के विचार समय समय पर आए हैं और सभी ने, मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और सभी ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और उसके महत्व को स्थापित किया है। इस समय पर हम जरूर अंबेडकर जी को स्मरण करना चाहेंगे, जो ड्राफ्ट कमेटी बने थे उसके वो चेयरमैन थे। और अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमने जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत जब स्थापित किया है तो हमें यह प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो बुराइयां खड़ी हैं उनको मिटाने में हम किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे और देश की सेवा का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, ये अंबेडकर जी का मानना था। महोदय, ये विचार अंबेडकर जी के हैं। अब इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक मायने में उनका विचार एकदम स्पष्ट है, प्रतिज्ञा पूर्वक बुराइयों का समापन करना या मिटाना। अधीर जी अभी चले गए। हाँ, कोई नहीं है। चलिए, वो होते तो प्रतीक के रूप में हम उन्हीं को मान लेते, लेकिन वो नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि क्या महोदय भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक बुराई नहीं है? और अगर जब ये है और देश के गरीब से गरीब आदमी का भी जब इस बुराई से बचाने के लिए उसका जनधन खाता खोला जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर एक सबसे बड़ी नकेल नहीं है? वो उन परिस्थितियों में कि आजाद भारत के इतिहास में 57 सालों तक जिस पार्टी की सरकारें रही हैं देश में और प्रदेशों में, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसे गांव तक पहुंचता है। तो क्या उस परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है
कि जब ये जनधन योजना खाता खोला गया तो भ्रष्टाचार की बड़ी नकेल के रूप में कांग्रेस भी इसकी सराहना करती? और क्या ये देश के लोकतंत्र और संविधान निर्माता अंबेडकर जी के विचारों का सम्मान नहीं है? मैं फिर से अधीर जी को याद करना चाहूंगा, कई सारी बातें वो कहकर गए थे। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है। ये अपेक्षा होती है महोदय कि जब सदन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता जब अपनी बात रखेगा तो कुछ अध्ययन के साथ में रखेगा, लेकिन ये कहते हुए खेद है कि बगैर अध्ययन के इन्होंने सारी बातें रख दी, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए आज के दिन का चयन किया, अन्यथा मुझे भी उनकी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ता। उन परिस्थितियों में जब देश में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से हटके अलग हो गए, तब वो ये कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने मनरेगा के बारे में भी आरोप लगाया कि इसको मरेगा बोल दिया गया। मनरेगा को मरने के लिए हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। नाम तो दिया मनरेगा, लेकिन पैसा कितना दिया? अभी यहां पर होते तो वो सुनते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने 3 गुना ज्यादा पैसा इस मनरेगा योजना के लिए दिया है। हाँ, जियो टैगिंग के माध्यम से सीधे खाते में आज पैसा पहुंचता है, जो वो नहीं कर पाए थे। अभी ये इससे बड़ी भ्रष्टाचार पर नकेल और क्या होगी? उन्होंने आज के दिन जब संसदीय प्रणाली के पक्ष में बातें करना थी, तब उन्होंने भारत के हमारी इस संस्था के सदन के क्वेश्चन आवर के बारे में भी बातें रखी कि बोलने नहीं मिलता। लेकिन आज कोई बताए कि पिछले ये 3 सत्र होने को आ रहे हैं, कौन यहां की कार्रवाई को बाधित कर रहा है? कौन यहां पर क्वेश्चन आवर होने से रोक रहा है? जो रोक रहे हैं वही ये सवाल खड़े करें कि उन्हें क्वेश्चन आवर में बोलने नहीं मिलता। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। अभी महिला रिजर्वेशन पर भी वे अपनी बात रखकर बस्ता लेकर चले गए, लेकिन विचार करना चाहिए कि 57 साल तक शासन करने के बाद ये सारी बातें वो क्या इस बात के लिए छोड़कर गए थे कि देश में कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और उस समय देश की समस्याओं का निराकरण होगा? महिला रिजर्वेशन पर बोलने के पहले एक बार कम से कम उनको याद करना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस दिशा में क्या काम किया। वो तो आज भी अगर चंद्रयान चांद पर उतर रहा है तो वो 1964 में नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था। 74 बोला या 64 बोला उन्होंने? भाभा का गठन किया था। वो इसको इससे जोड़ते हैं कि तब भाभा का गठन हुआ था, यानी अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, तो चंद्रयान जो आज जा रहा है उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। और इतनी बचकाना बातें इस सदन के भीतर कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। चंद्रयान तो अटल जी की कल्पना थी। अटल जी की कल्पना थी भाई चंद्रयान। महोदय, 75 सालों की ये संसदीय यात्रा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण के बगैर अधूरी है। और सभी इस बात को कोट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए और देश रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र महान है महोदय। और इसकी संसदीय यात्रा भी इतनी प्रेरणादायक है, उसको समझने के लिए 2 उदाहरण ही काफी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सदन में आते हैं तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की सीढ़ियों पर वो माथा रखकर नमन करते हैं, जो ये साबित करता है कि लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री के मन में कितना सम्मान है। और जब उन्हें कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने देश के माथे पर आपातकाल जैसा काला दाग लगाया, तो फिर देश की जनता को उन पर हंसी आती है। और लोकतंत्र की मर्यादा और उसका सम्मान देखना हो तो हमें एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का आचरण देखना होगा कि इसी सदन के भीतर एक दिन जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं और एक माननीय सदस्य का वक्तव्य चल रहा होता है, तो वो वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि ये मर्यादा है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री तब तक वहां पीछे खड़े रहते हैं जब तक उस हमारे सदस्य का वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उनका भाषण पूरा नहीं हो जाता।
इससे ज्यादा देश की संसदीय प्रणाली पर देश के प्रधानमंत्री के विश्वास का और कौन सा दूसरा उदाहरण होगा। और यह घटना केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाली ये घटना होगी। महोदय, अटल जी ने कई बातों के माध्यम से देश और लोकतंत्र के बारे में अलग अलग तरह से अपनी बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि हम केवल अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए भी जिएं, हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। दूसरा, उन्होंने कहा था गरीबी, दरिद्रता और गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि ये विवशता है, ये मजबूरी है, और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता। ये दोनों बातों को उद्धत करने का केवल एक मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा से, इस दंश से न केवल देश को, गरीब को मुक्ति दिलाने का काम किया है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करने का जो प्रयास किया उसकी निरंतरता जारी है। यहां मैं नेहरू जी को भी उद्धत करना चाहूंगा। नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में एक संकल्प पर चर्चा के दौरान कहा था 22 जनवरी 1947 को, मैं वो साथ में कांग्रेस उस पर आपत्ति करे तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड भी लेकर आया हूं कि एक व्यक्ति जो भूखा है, गरीब है, जिसके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं है और उसके लिए वोट का भी महत्व नहीं है, हमें उस पर विचार करना है। महोदय, कितना विचार करना है? हम अपने इस महान लोकतंत्र में कब तक लोगों को भूखा और गरीब रखकर उनके वोट के महत्व की प्रतीक्षा करेंगे? 57 साल का समय कांग्रेस की सरकारों के लिए कम था क्या? जो ये पहले आपको वहीं से पूछना चाहिए, केवल उत्तर जा रहे हैं जिन्होंने प्रश्न किया था। ना, ये आप उस समय उधर बोलना चाहिए था, ये केवल मैं उत्तर दे रहा हूं। और यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसकी गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान उसको देते हैं, जिसके घर दीपावली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला, उसके घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं, उज्ज्वला की रोशनी देते हैं, शौचालय देते हैं, कोरोना से लेकर अभी तक मुफ्त का राशन देते हैं, और ऐसा करते समय बिना किसी भेदभाव के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो क्या ये उस गरीब को वोट का महत्व समझाने और देश में लोकतंत्र का सम्मान नहीं है? और अगर सम्मान है तो क्या कांग्रेस कभी इसके पक्ष में कुछ कहना चाहेगी? महोदय, अभी आप कह रहे थे कि ये विषय नहीं है आज का, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस समय पर कांग्रेस के नेता इस बात को यहां पर रख रहे थे, मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी ने भी उनको ये नहीं टोका कि आज का विषय ये नहीं है। आज जब उसका उत्तर मिलना शुरू हो रहा है तब आप ये कह रहे हैं कि आज का विषय नहीं। चलिए मैं उसी पर आता हूं जिस पर आज का विषय है। महोदय, इस सदन में अनेकों फैसले हुए, लेकिन इस सदन में इतिहास की गलतियों को सुधारने वाले भी कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हुए हैं। इसी सदन के भीतर जम्मू और कश्मीर को लेकर भी अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। इसी सदन के सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो गलती उस समय पर हो रही थी उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैंने क्या कहा? नहीं, आपको इतनी आपत्ति हो रही है। नहीं, आप ये बताइए, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? नहीं, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? मेघवाल जी, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि वो हाउस में बोल रहे थे? प्लीज सिट डाउन। मैंने नहीं कहा ये कि वो हाउस में बोल रहे थे, लेकिन सदन का सदस्य रहते हुए उन्होंने कहा था और आपको सुनना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं, सदन का सदस्य रहते हुए का आपको सुनना पड़ेगा। कश्मीर के मामले में आपको जो तकलीफ होती है, उस समय कश्मीर के लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य आपको ध्यान में नहीं आता। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, मासूम लोगों के साथ में उनकी इज्जत छीनी जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनका खून बहता है, तब आपको ध्यान में नहीं आता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था? Nothing going on record, except... और उस समय महोदय, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूंगा
Nothing कि going उन्होंने on. ये कहा Please, था Nayak Singh ji, please कि come. देश में स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले, आप सुन लीजिए इस बात को, शेख अब्दुल्ला क्या इस बात के लिए तैयार होंगे कि जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू और लद्दाख वहां के लोगों को भी अवसर देंगे कि वो स्वतंत्रता की मांग करें और उनको मिले? ये उन्होंने कहा था और तब भी ये बात बोली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। सभापति महोदय, मैं जो भी कह रहा हूं वो देश के संसदीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा हूं। यह पुरानी बात है जिसका उल्लेख मैंने किया है। दादा, इतनी फुर्ती से आप तब खड़े होते जब जम्मू कश्मीर पर यह बिल आया था और वहां से लोग विरोध कर रहे थे 370 समाप्त करने का, तब आपको ध्यान में नहीं आया कि आपको उसके बारे में, उसके विरोध में कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के साथ यह खिलवाड़ स्वीकार। दादा आप तो बैठ जाओ, कल्याण दादा आप तो बैठो। Before the court, that should not be discussed in the parliament. Yes. 370. हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। We will go on the record and expense. और हमने ये देखा, अगर कुछ गलत हो जो नियम के विरुद्ध हो तो आप जरूर हटाइएगा, अगर कुछ गलत हो तो जरूर हटाइए। और हम सभी इस बात के गवाह हैं कि इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी जब धारा 370 और 35A के खात्मे का बिल लेकर आए तो इतिहास में दर्ज होने वाली बहस भी इसी सदन में हुई थी, और जिसका जवाब देते हुए, दादा परेशान मत होइए, कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। आप अपने इस हथियार का उपयोग सारे वक्तव्यों में करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब बात यहां से रखी जाती है। जब वहां से बात होती है तब आपके हथियार बाहर नहीं निकलते। और इसका जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व तो क्या, जान भी निछावर करनी पड़ी तो वो कर देंगे। कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा है। और आज धारा 370 और 35A की समाप्ति के साथ जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। महोदय, अब जो बात मैं कहना जा रहा हूं इनको शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वस्थ विपक्ष का होना। स्वस्थ लोकतंत्र केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें जिम्मेदारी और भागीदारी बराबरी से कैसी है, यह मैं आपको अभी बता देता हूं। हम सभी को याद होगा, इतिहास में रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दादा तो जरूर ढूंढ निकालेंगे उसको। जब हम संसदीय परंपरा के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं तो संसद के माननीय सदस्य मधु लिमय जी के नाम का उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जी ने जब लोकसभा में बजट पेश किया वो आर्थिक लेखानुदान था, और भाषण जब समाप्त हुआ तो मधु लिमय जी ने तत्काल व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन स्पीकर ने उनको अनुमति नहीं दी, सदन उठ गया। मधु लिमय जी स्पीकर के चैम्बर में गए और जाकर वहां उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपने लेखानुदान तो प्रस्तुत किया लेकिन मनी बिल तो प्रस्तुत ही नहीं हुआ, और अगर ऐसा है आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, और अगर ऐसा है तो आज रात को 12 बजे के बाद देश के सारे कामकाज रुक जाएंगे, कोई भी महकमा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद जो स्पीकर महोदय थे वो भी हतप्रभ रह गए। रिकॉर्ड बुलाया गया, रिकॉर्ड बुलाने के बाद पाया गया कि मनी बिल प्रस्तुत नहीं हुआ है, और उसके बाद सुझाव भी, मैं मजबूत विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं, सुझाव भी मधु लिमय जी ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप तत्काल सभी विपक्षी नेताओं को बुलाइए और आज सदन की बैठक आप बुलाइए। और जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, आप में से कईयों को शायद जानकारी भी होगी कि उस समय रेडियो से बाकायदा घोषणा कराई गई कि जो जहां है वो तुरंत वापस लौटे, और सदन की बैठक हुई और रात में बैठक करने के बाद में मनी बिल पास किया, और इस तरह से देश का कामकाज चला। यह है मजबूत और सकारात्मक विपक्ष। यह कांग्रेस के साथ यह विपक्ष था
हम वैसी उम्मीद तो कांग्रेस से नहीं करते, विपक्षी साथियों से नहीं करते, लेकिन सकारात्मक भूमिका में वो दिखाई दें, इतनी अपेक्षा जरूर हमारी होती है। महोदय, इसी सदन में बहुत सारे ऐसे कानूनों को भी हमने समाप्त किया है, 14 से ज्यादा ऐसे कानून जिनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको खत्म करने में भी 75 साल 70 साल निकल गए, तब जाकर वो कानून समाप्त हुए। महोदय, जब संसदीय प्रणाली की बात आती है तो पूरा सदन एक है, इस पर चर्चा होती है। और आज इस सदन में उपस्थित विभिन्न विचारों और दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सभी साथी सदस्यों का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यह गौरवशाली यात्रा सामूहिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह साझा है और यह हमारे सामूहिक प्रयासों की कहानी है। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संकल्प से देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और हम विश्व में एक महाशक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं। और इस समय हम पूर्णतः भारतीय ज्ञान और भारत की अपनी आर्थिक ताकत के बूते बने संसद के नए भवन में प्रवेश करके गुलामी के प्रतीकों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस नए भवन को भावी पीढ़ियों और भविष्य के भारत की नींव रखने वाले लोकतंत्र के ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करें, जहां मंदिर के घंटे से नाद की तरह एक ही गूंज हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विश्वास मानिए, 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्न को हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे। इस मंत्र में इतनी ताकत है, आवश्यकता है राजनीति का चश्मा आंखों से उतारने की। महोदय, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं आज दूसरा मानस बनाकर यहां पर बैठे हैं और इसलिए अंत में मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर पहुंचने की कल्पना इसके पहले कोई कर नहीं सकता था। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है और इसलिए कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है, वो देख रहे हैं आंधियों की कितनी आहट है, पर मन में संकल्पों की राहत है। कांटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है, हाथों को वज्र बनाकर अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है, वह एक जान अकेली है। और इसी के साथ हम सभी कल जब उस नए सदन में प्रवेश करेंगे तो भविष्य के एक नए भारत के संकल्पों के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रवेश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you. Now, Honorable Member Srimati Supriya Sule ji. Sir, here I stand here on behalf of the NCP here for this very important discussion, which was actually started by the Honorable Prime Minister on a very emotional note. And he, after a long time today, spoke as a statesman. So I was presuming that this debate was not about the tutu meme, which we usually do. But unfortunately, when the Treasury bench started speaking, he made it really political, which was not what the Honorable Prime Minister's speech says. So I will follow the Prime Minister's speech first, but I will seek your help, guidance and time for 2 minutes to give a few clarifications to the Honorable. I won't speak as much as he does, but in a small few clarifications before I make it a little political, with your permission, sir. Sir, India is the largest democracy in the world. Democracy, freedom, secularism, fraternity, equality. This is what B.R. Ambedkar ji gave us in this constitution, which we are also proud of. And this is what this organization, the Temple of Democracy Parliament, where we all have absolutely blessed that we have had the opportunity to speak on behalf of millions of Indians, to debate, deliberate, have discussions, and make sure that the last person becomes first. And that's what really the common agenda, I think, whether you're sitting on this side or this side becomes. And I appreciate the Honorable Prime Minister's speech today, where he appreciated that governance is continuity. Various people have contributed over the last
7 decades to build this country, which we all love equally. It's not that whichever side you love it less or more. Whether you call it India or Bharat, it's your own country. We're all born here. We're all blessed to be here. And I think I would take the point forward what Mehtabji said, that unity in diversity, this is the beauty of India. And I think that's what clearly comes across in most of the speeches which came. And I'd like to quote Dr. Ambedkar. The B.R. Ambedkar in the Constitution Assembly said that the Constitution is a federal constitution. The Union is not a league of states, nor in the states is the agencies of the Union deriving powers from each other. Both Union and the states are created by the Constitution. Both derive their respective authority from the Constitution. And here, unfortunately, I felt a little sorry because I am the 2009 Member of Parliament here. Clearly, this is a huge legacy that we have been blessed to have. But I would like to put on record two people who have not been mentioned by the BJP today, who I'm been highly influenced by in my parliamentary work, who come from the BJP, but I still feel that they were one of the tallest leaders and excellent, extraordinary parliamentarians who we looked up to. One was Honorable late Sushma Swaraj ji, and second was Shri Arun Jaitley ji, who constantly talk about cooperative federalism. It's not on this side or that side. Good work has to be established. So this building that we are all sitting in today, it was the Herbert Baker who opened this in 18 January 1927. And this building was built by sandstone. You know, Dushyant Singh ji comes from Dholpur. And fortunately enough, SP Baghel ji is here from Agra. ये जो मिट्टी इससे बनाई है, ये आपके निर्वाचन क्षेत्र आगरा से आई है. So Agra and Dholpur have contributed substantially to build this building. So we should thank the contribution of Agra and Dholpur for this. And thousands of Indian artisans who we are so proud of, which teach us about our legacy, have contributed for this work. While we are here, everybody talked about Panditji, President Rajendra Prasad. These are walls which the Honorable Prime Minister, or every wall, every tile, every bench has a story to tell. They can't articulate it, but they have so many stories, decisions, controversies that these walls of this beautiful parliament have seen. And I would definitely like to put on record that besides, of course, all the prime ministers, which the Honorable Prime Minister said, but there were people like C. Ram Gopal Chari ji, Sarvapalli Radhakrishna ji, Sardar Patel, Y.B. Chavan, C.D. Deshmukh, Madhu Dandote, Pranab Mukherjee ji. In this debate will be completely incomplete if we don't talk about Pranab Mukherjee, who we all learned so much from here while we were sitting here. So, while we talk about various, lot of debate has gone about which bill. They did a lot of good work, we did a lot of good work. So nobody can take away from each other here. But I definitely like to make a few suggestions while we are here. See, sir, the average age, this is something for us to deliberate, which I'd like to highlight. These are just observations and suggestions for us to deliberate as a team. That the average age of today's parliament is much older than when we really started. And this is one of the youngest countries. So this is something we, whichever side you sit on, must think about this factor for sure. Plus the women MPs. I would like, most of these women here today have been asking about the women reservation bill. My friend Kanimoli, Dimple, everybody who's sitting here has been concerned about it. And all the parties are concerned and would support it. But there was a question Rakesh Singh ji raised, which I'd just like to put the record straight. That he said, "Itne salon se aapki sarkar thi, aapne kya kiya?" The first woman president of India, Pratibha Tai Patil, was from the Congress. The first prime minister of this country, a woman, Indira Gandhi ji, was from the Congress. The first speaker who was a woman was Meera Kumarji, was from the Congress. So this is what he's done. And I would like to put one more thing on record, which probably Rakesh Singh ji missed out, that the women's reservation bill was also brought out. Unfortunately, we didn't have the numbers, so we couldn't pass it. That was also brought by the Congress. And the late Rajiv Gandhi ji and the then Chief Minister of Maharashtra, Sharad Pawar, were the first people who brought 33% reservation in every panchayat in this country. I'm very proud to say that Maharashtra was the first state to bring it to 33%, and then we raised it to 50%. So this is what has been done for women. And I take this opportunity that since we are all thinking here, deliberating here, 50% of India's population is women. So why don't we all deliberate in the new building, and maybe the first decision that the Honorable Prime Minister can take is ask, and we all support him if he brings in the reservation for women in Parliament and in assemblies. We all wholeheartedly. They should bring it.
So there is another small observation which I would like to make. Please don't take it negatively. But this is the first session, as I mentioned, which has no deputy speaker. This must be the only session since independence where there has been no deputy speaker. So only term which has not had a deputy. So I wish Meghwalji was just here, but I would like to bring it to his and Prahladji's notice that he should take this issue up. That नए building में जा रहे हैं, तो please, even if it's for a few months, we don't know when you're announcing election, but this is a record that there has been no deputy speaker in this term. So this is not something I think any of us should support. And Lok Sabha seatings, sir. This is another suggestion I'd very humbly like to make, that the Lok Sabha seatings keep going up and down. In 1956 was the longest, which is 151 days. So why can't we have more days? We are all happy to, whatever we get elected for, to come here and deliberate and make sure we serve the nation. So isn't there something we can, Supreme Court also works, and sometimes these ordinances which this government constantly brings, this is a record the amount of ordinances this government has got. So why don't we have more parliament dates? Why does government need to bring so many ordinances? And if there are such hurry, call for parliament. You, instead of having 4 sessions, have 6 sessions. What is the problem? The other thing is the number of voters have gone up. So constituencies are becoming huge now. So is that something that the government would, this is a very positive suggestion I'd like to make the government. The constituencies are going from 23 lakhs to 25 lakhs. Impossible for an MP to manage even with the MP lakhs that we get. So is there something that we can all deliberate in and see? Because anyway, there are more seats coming there. Can there be another suggestion is stronger committees? The committees are wonderful. They do very good work. But can we have stronger committees, give them more authority? Could that be another suggestion? Another suggestion I'd like to make is question hour, sir. Question hour is something even Om Birla ji has always recommended in our all-party meetings. That can we find a consensus that that's 1 hour I would like to recommend as an MP I would write. That's one place we can really take the government to task. So can we unanimously suggest this, that no question hour, whoever sitting on which side should be disrupted. So this is something we should all consider, I think. Even when you're here. Even when you're here. We have seen him in the, many times, sir. So another suggestion I'd like to make is private members bill. Private members bill, don't be hubris. Private members bill, sir. It is a lot of MPs work very hard and do a lot of work to bring those bills, but they're almost toothless. So can we strengthen that part where there is more meaning, more visibility, more authority in those bills? Maybe we can debate it, deliberate them, and come. Otherwise, it's just a piece of document that we argue with it, but it goes nowhere. So I think that's one legislation we must look into and see what more we can do. Sir, even the opposition, I know it's a numbers game, but many times they are in a treasury bench. They get hours to discuss. Their ministers speak for 90 minutes sometimes. And we are the opposition. So if Rakesh Singh ji really wants, there is a saksham opposition chahiye, like Madhu Dandavate ji, hame aur thoda waqt de dijiye. We will make some very good suggestions which will be productive. I have only not criticized. I have only given you suggestions. तो मुझसे अकेले नहीं, सबको थोड़ा विश्वास रखिए हम पे, हम लोग और दे देंगे. Sir, I think another thing which we need to do is the media. The Honorable Prime Minister was very gracious to the media today. And he said that the media we need to encourage for the time they put in. The media is not allowed here. So why can't we see what more visibility or what better way we can work with the media? Sir, another point I'd like to make is the support team, the secretarial, library and research work. With new technology coming in, is there more ways we can find out where the research team can work better with every parliamentarian here, where the funds need to go up? India has a large budget. So why not we spend more money on the research and the library, more for research people in this thing? I think that would really make a lot of help and support to all the members of parliament, sir. Sir, another point I would like to bring to your notice is that Maharashtra has contributed substantially to the chair. I mean, the Honorable Prime Minister was very kind to take Malvankar ji's name, but I would like to put it on record that Shivraj Patil ji, Manoj Joshi sir, Sumitra Mahajan ji, he mentioned, but she was Miss Maharashtra, Mrs. Madhya Pradesh. So she was our daughter from Maharashtra who got married into Madhya Pradesh. So we have had a long legacy of very good parliamentary work. So I feel that Maharashtra has contributed substantially, and we're very proud to be integrated in this temple of democracy, for it to be fair and to be just. That's which our constitution wants. Now, Rakesh ji's 2 small points I'd like to clarify. He talked about
भ्रष्टाचार, राकेश जी, आई एम कंप्लीटली विथ यू। आप भ्रष्टाचार के लिए कौन सी भी इंक्वायरी लगा दीजिए, वी विल सपोर्ट यू 100%, बिकॉज आई रिमेंबर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू महाराष्ट्र आए थे और तब एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने, इट्स अ नेचुरली करप्ट पार्टी, और उन्होंने 2 इंक्वायरी के बारे में कहा था, एक इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा एक बैंक के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ फुल ह्यूमिलिटी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है आप पूरी कर दीजिए। आई विल सपोर्ट इट होल हार्टेडली। सो आपने जो भ्रष्टाचार का जो उठाया था, प्लीज आप कर लीजिए, वी विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। ये दोनों नहीं और 4 भी है, कोई एसीबी जी है और बहुत सारे हैं। अनदर थिंग दैट यू सेड अबाउट द कांग्रेस, व्हिच आई रिपीट that this is not about relationships. भाई तो मेरे 800 भाई है पार्लियामेंट में, एक थोड़ी है। So my suggestion to you is there are many such cases which the honorable prime minister was very deeply pained by. So I understand his pain. उनका जो दुख है भ्रष्टाचार के बारे में, उनको जो करना है वो पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे. So is any such things he wants to do in Maharashtra, we will wholeheartedly support him, and we will want to see where is these debates gone. And another thing that he said, that कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा बीजेपी का आप देखें तो इट्स वेरी कांग्रेस हेवी. आज अगर आप महाराष्ट्र में या इधर यहाँ भी जब देखें ना, तब बीजेपी कांग्रेस के वाले पुराने एनसीपी पुराने वो आपके यहाँ हमारे से ज्यादा है. हमारे यहाँ नए लोग आ रहे हैं लेकिन आपके यहाँ ज्यादा है. सो आई थिंक यू रियली नीड टू री इंस्पेक्ट. जैसे 60 साल में आपने किया 60 साल में जिन्होंने जो किया ना, वो आप सारी वॉशिंग मशीन उस साइड में है, इस साइड में अभी कोई नहीं रहा. सो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर कंप्लीटली विथ यू, बिकॉज वी आर मोस्टली वेरी ऑनेस्ट, committed to the cause why we joined politics. Why did we all come to this temple of democracy? We came to this temple of democracy not here to just do a tutu meme. We genuinely wanted to influence policy to serve this nation for the betterment. यहाँ बैठो या यहाँ बैठो, अच्छा ही सोचेंगे ना देश के लिए, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ सोचेंगे. So I think the larger picture, I would like to finish my speech by quoting Somnath Chatterjee ji, who was here for 10 terms. I said the greatness of Parliament lies not just in the majestic building, but is derived from sustained by quality of debates that take place inside the House. Thank you very much. So I think we take this opportunity that I'm eternally grateful, and people from Baramati who gave me this opportunity to stand here, because I have no identity here. My identity is my constituency and people. So I'm eternally grateful to be a part of this esteemed place, which is a temple of democracy, and I commit myself to working here and working within the rules of the constitution. Thank you, madam. Thank you very much. Shri Girish Chandar ji. महोदय, आज मुझे संविधान सभा से अब तक 75वें वर्षों की संसदीय यात्रा, अब तक उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा में भाग लेने के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर अवसर प्रदान किया. मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं. महोदय, आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने उस जमाने में अपने इस भारत देश में फैली कुरीतियां, भेदभाव, ऊंच नीच, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए जीवन के अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे. हमारे प्रदेश में तो एक कहावत भी है, जाके पैर में फटे बिबाई, सो का जाने पीर पराई. कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ने स्वयं छुआछूत, ऊंच नीच और उत्पीड़न को सहा, जिसलिए उनको जब संविधान सभा में मौका मिला तो पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के लिए संविधान में उन्हें हक दिलाने का काम किया. महोदय, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की अंतिम सभा की बैठक में यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके मानने वाले लोगों की नियत साफ नहीं है तो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता. बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर 1950 में जब बाबा साहब संविधान को सौंप कर निकल रहे थे, उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी हुआ करते थे. तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि अम्बेडकर तुम आज बहुत खुश हो. बोला हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने इस देश के अंदर पहले राजा
कि देव परिवार में ही राजा पैदा होता था, मैं इस देश के अंदर भिखारी के परिवार में भी राजा पैदा करने की व्यवस्था मैंने संविधान में लिखने का काम कर दिया है। देश में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, एक गरीब परिवार में भी राजा पैदा होने की व्यवस्था इस देश के अंदर मैं लागू करने का काम करता हूं। कृपाली जी ने कहा कि आपका समाज तो गरीब है, कमजोर है, अशिक्षित है, लाचार है, कमजोर है, हम उनका वोट पैसे के अभाव से लेने का काम करेंगे, हम आपके समाज का वोट उनको डरा कर लेने का काम करेंगे, उनका वोट हम खरीदने का भी काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने आकर कृपाल जी को एक बात कही, ये बात सही है आपकी कि मेरा समाज गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, शोषित है, अशिक्षित है, लाचार है, लेकिन एक बात याद है कृपाली जी, जिस दिन मेरा समाज अपने वोट की कीमत को समझ जाएगा तो तुम्हें भी लाचार बनाने का काम करेगा। और साथ ही जब आप उनका समाज ने वोट का महत्व समझा, अब वोट का महत्व समझने के बाद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, इस देश में जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो, देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म किया हो, इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना की हो, इस देश के अंदर भाईचारा कायम किया हो, इस देश में सभी को बराबरी का हक दिया हो, इस देश में राजा की वोट की कीमत एक तो भिखारी के वोट की कीमत भी एक करने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को जब चुनाव में गए तो उस वक्त में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी की हवा थी, उनका संदेश था पूरे देश में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे नेता को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका विरोध करके और उनके पीए कजरोलकर को चुनाव जिताकर बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। ये कितने दुख की बात है कि जो आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूं किसी और ने तो शोषण करने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब तो पहले चुनाव में हारे, कजरोलकर में हारे, तो मैं बधाई देना चाहता हूं उस मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को जो बंगाल से चुनाव जीत कर आए थे। खलीकुज्जुमा साहब चुनाव जीत कर आए थे, खलीकुज्जुमा साहब ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब को चुनाव जीताकर संविधान भेजने का लोकसभा में काम किया और बाबा साहब फिर उसके बाद कानून मंत्री बने। लेकिन सरकार में रिमोट किसके हाथ में था? आज इधर के लोग बड़े रिमोट की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी रिमोट किसके हाथ में था? कानून मंत्री थे। बाबा साहब चाहते थे देश के अंदर कि अगर पुरुष को प्रधान देश माना जाता है, देश पुरुषों को और अधिकार हो तो महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार इस देश के अंदर मिलना चाहिए। ये बाबा साहब इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल लेकर आए और हिंदू कोड बिल लाकर देश में उन्होंने व्यवस्था दी कि देश के अंदर महिला चपरासी बनेगी तो देश के अंदर महिला अधिकारी बनने का भी काम करेगी। ये देश में महिला प्रधान बनेगी तो देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला बनेगी। ऐसी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल में व्यवस्था देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है उस वक्त की सरकार ने बाबा साहब को इतना परेशान करने का काम किया, उन्होंने अंत में आकर कानून मंत्री से इस्तीफा कांग्रेस को देने का काम किया। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथियों, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया, 341 और 342 में SC ST को 15% 7.5% का आरक्षण देने की बात कही। 1952 में सरकार बनी, बाबा साहब ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तो आरक्षण दिलाने की व्यवस्था कर दी। जब उन्होंने पिछड़ों की बात कही तो कांग्रेस ने कमीशन काका कालेकर के नाम से कमीशन बनाने का काम कर, आरक्षण देने की बात नहीं करी। जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, काका कालेकर की कमीशन बनाने का काम कर दिया। उसके बाद मंडल कमीशन को बनाने का काम। लेकिन 1989 में देश में फिर लोकसभा का 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। उसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी, जिस जनपद से मैं चुनकर आया हूं, आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी उसी 89 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा 9वीं लोकसभा चुनकर आई। जब 9वीं लोकसभा में चुनकर आई, उस वक्त में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके पास 3 वोटों की कमी पड़ रही थी, 3 सांसदों की कमी थी। माननीय काशीराम साहब से बहन कुमारी मैत्री से आदरणीय बीपी सिंह जी मिले। उन्होंने कहा कि आप हमें 3 वोटों का समर्थन दे दो, पत्र हमें दे दो, इस देश के प्रधानमंत्री पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो परम पूज्य बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने कहा ठीक है,
बोले इसके बदले कोई मंत्री ले लो, मंत्री पद ले लो। बोले मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं इस देश में मेरी 3 मांगे, अगर इस बात अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको समर्थन पत्र दे दूंगा। कि बड़ी खेत की बात है कि कांग्रेस के इतने लंबे समय से इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नाचने वालों को, गाने वाले को, खेलने वालों को तो भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा उसे भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मैं चाहता हूं, मैं समर्थन आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा। बीपी सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त को मानता हूं। दूसरी हमारी मांग है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है। इस देश पे सबको बराबरी का अधिकार है, संविधान के तहत सबको बराबरी का हक है। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं कि दूसरे धर्म का शोषण देश के अंदर करने का काम कोई व्यक्ति करे। और तीसरी मांग, माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में अभी तक लागू नहीं हुई, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में 27% का आरक्षण इन पिछड़े समाज के लोगों को दिया है। मैं चाहता हूं देश के अंदर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और पिछड़े समाज को तो आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था दी थी कि 27% चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, उनको हक और अधिकार मिले। बीपी सिंह जी ने जब उस वक्त हाँ कर दी, प्रधानमंत्री बन गए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो बीपी सिंह जी भी हिबा वाली करने लगे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। माननीय काशीराम साहब ने कहा अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करोगे तो मैं वोट के अभाव में धरना दूंगा। उन्होंने वोट के अभाव में धरना दिया और कहा बीपी सिंह जी से कि देश हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा माननीय श्री काशीराम साहब ने देने का काम किया था और कहा था बीपी सिंह जी की सरकार में कि हम वोट से लेंगे पीएम और सीएम और आरक्षण लेंगे एसपीडीएम, ये नारा दिया। और साथियों बाद में माननीय काशीराम साहब ने जब वोट के अभाव में 6 महीने तक धरना चलता रहा, माननीय दोनों धरना चला तो बीपी सिंह जी जब कहने लगे अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। तो उस वक्त में फिर रात को 12 बजे देवीलाल जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री हुआ करते, उनसे मिले माननीय काशीराम साहब कि आप चिंता ना करें, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की मेरी वकालत करो, मैं आपको अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। वहां से माननीय काशीराम साहब की तरफ को देखकर बोले तुम्हारे पास 3 तो सांसद हैं, तुम मुझे देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? बोले मैं ऐसे बना दूंगा कि मैं 5.5% खुद बैठा हूं और 54% की वकालत कर रहा हूं पिछड़ों को वोट का अधिकार, पिछड़ों का आरक्षण को लागू करने के लिए। तो 85% के लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तब ये बात चली पता बीपी सिंह को। बीपी सिंह ने रात को 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट को बुलाया और देश के अंदर 27% का आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। कांग्रेस चाहती इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, तो आज पिछड़े समाज के लोग जो बात करते हैं कि अगर पिछड़े समाज के लोगों को 27% का आरक्षण, चाहे वो हिंदू हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, 27% के आरक्षण की बदौलत तो आज नौकरी और जो पा रहे हैं, तो आज नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत पे चुनाव जीत कर जा रहे हैं। ये किसी और की बदौलत नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के आर्टिकल 340 के 27% के आरक्षण की बदौलत ये लोग जीत कर जा रहे हैं। तो मैं जाते ना कहते मानवर आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 75 साल इस देश की आजादी को हो गए हम लोग। कृपया समाप्त कीजिए। लेकिन दलितों के साथ जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दलितों को दी थी, वो अभी भी वो अपने अधिकार से वंचित है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का एक दलित समाज का युवक मुंह से रखना तो रखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना घटित होती है। पूरे देश में दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये देश में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की बढ़े तो आप दलितों के शोषण को रोकने का काम करो, दलितों को उनके बराबरी का अधिकार में लाओ और दलितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई की लड़ो, वो भी आपके अपने परिवार के हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि 75 साल में आज हम लोग संकल्प लें कि जब नए संसद भवन में हम प्रवेश करें, इस लोकतंत्र के इस मंदिर से, पुराने मंदिर से जाकर नए मंदिर हम जाएं,
तो वहां पर सरकार की सोच बदले और पूरे देश में जो दलितों पर पूरा अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हर दलित को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम रखना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री ST हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस डिबेट में बोलने का मौका दिया। 70 साल का इतिहास सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। अच्छी बातें भी हैं, मीठी भी हैं, खट्टी भी हैं, सभी कुछ है। हमने प्रधानमंत्री जी का पहली बार सकारात्मक भाषण भी सुना, जिसमें पहली बार हमने देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक इंसान जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ इस दल से पहली बार सुनी। वो फ्रीडम फाइटर जो 9 साल तक जेल में रहे और उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था जब हमारे देश में गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चला करते थे। साइंस टेक्नोलॉजी में हम कहीं नहीं थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और हम इस दौर में आ गए कि जहाँ सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां और हर तरह की सुविधाएं हमें मैसर हैं। ये हमारी तरक्की होती चली गई। सर, मैं जब पहली बार सदन में आया, मैं तो पहली बार का सांसद हूं, मैंने सदन का शेप देखा, मुझे बापू का वो रंग बिरंगी गुलदस्ता याद आ गया। यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर रंग के लोग मौजूद थे और इस गुलदस्ते की खूबसूरती मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर देखी। सर, हमने वो दौर भी देखा था जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत मिसेस इंदिरा गांधी भी तशरीफ लाई और इंदिरा गांधी के जमाने में जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट करा था, हम एटॉमिक पावर भी बने थे, वो भी पल हमारे लिए स्मरणीय है और गौरवशाली है। इसी तरह से हमारे देश ने इंसानियत की हमेशा खिदमत करी और 1971 में जब बराबर के मुल्क में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानियत पे जुल्म हो रहे थे तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौजें उतार दी और उस मुल्क को इन आफतों से और इन जुल्मों से बचा लिया था। ये तमाम बातें हमारे देश में होती चली आई। सर, हम ये जानते हैं बहुत सी चीजें नकारात्मक भी हमने देखी। इस 17वीं लोकसभा में हम आए, हमारे एक साथी हमारे साथ थे जो देश के नेता हैं, जिनको ऐसे ऐसे चार्जेस में फंसाया गया जिनका नाम आजम खान साहब है, वो इसी हमारे कुलीग थे। कहीं मुर्गी चोर, कहीं बकरी चोर, कोई भैंस चोर, अब पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए और आज भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उस नेशनल लीडर के साथ ये सब कुछ हुआ और जब हमने अपने संरक्षक से शिकायत करी तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अध्यक्ष जी को भी बहुत असहाय पाया। हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करी, हमें टाइम नहीं मिला। सर, प्रजातंत्र में ये परंपराएं हमारी समझ में नहीं आती कि प्रजातंत्र इस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमने 7वीं लोकसभा में सर हमारे कुछ ऐसे बिल पास हुए, CAA आ गया, 3 तलाक का बिल आया, 370 को हटाया गया, जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की दिल आजारी हुई। और इसका संदेश क्या गया देश के अंदर? संदेश ये गया कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे, किसी को मदरसे पे परेशानी होने लगी। क्या ये वही बापू का देश था जहां पे हम सब ने प्यार मोहब्बत से मिलके मंदिरों के तहखाने में एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे? हमने इस तरह से देश को आजाद कराया है जब हम एक थाली में खाना खाते थे। आज हम किस जगह पे आ गए कि यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ मस्जिद ना हो, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। अरे क्या पैदा करने वाला मेरा और है और आपका कोई और है? पालनहार क्या अलग अलग हो गए? सर, ये राजनीति बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने ये नहीं समझा तो आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में है। हमें प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने सर कानून पास करे। हम चाहते हैं कि हम इस लोकसभा से दूसरी लोकसभा में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव और वासुदेव कुटुंबकम के फंडामेंटल पे हम आगे बढ़े, तभी हम दुनिया में महाशक्ति बन सकते हैं। हम
नई पार्लियामेंट के अंदर सर चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, समाजवादी पार्टी उसकी पक्षधर है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि SC ST और OBC और मुस्लिम्स का भी उसके अंदर अलग से रिजर्वेशन हो, और ये रिजर्वेशन पार्टियों के ऊपर लागू हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। पार्टियां अपने हिसाब से वुमेन्स को टिकट दें, कहीं ऐसा ना हो कि जहां जहां हमारे बड़े बड़े नेता खड़े होते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनसे नाराज है तो उसको महिला डिक्लेयर कर दे। सर हम चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि एक सांप्रदायिक सौहार्द बने। लोग मौका उठा रहे हैं देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप और स्ट्रेंथन करेंगे, प्लीज सुन लिए, स्ट्रेंथन करेंगे तो हम प्यार मोहब्बत से, एकता से और सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब से अपनी नस्लों को ये तहजीब दे के चले जाएंगे। वरना हमारी नस्लें यकीन जानिएगा हमें कभी याद नहीं करेंगी, वो हालात पैदा ना हो जाएं। आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा, कहाँ हमें इंसाफ मिलेगा और कहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई होगा या नहीं होगा। हालांकि मैंने देखा इस पार्लियामेंट के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्ट्रेटेजी बेंच वालों को कि जब भी हमने कोई समस्या, लोगों की समस्या की बात करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। जब भी हमने कोई क्वेरीज करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। हमारे मनभेद हरगिज नहीं है, हमारे मतभेद जरूर हैं, वो हम पार्लियामेंट के अंदर हैं और बाहर हम सब एक हैं। सर G20 हुआ, हमें खुशी है कि देश का नाम आगे बढ़ा। ऐसे आयोजन पहले भी बहुत हुए थे और होते रहने चाहिए। G20 से हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। नॉन अलाइन मूवमेंट भी हुआ था यहाँ पर, उसकी भी बहुत बड़ी एक इवेंट हुई थी। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के फंडामेंटल है सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो फिर हम देश को नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये जो हमारा संसदीय सफर रहा है पिछले 7 दशकों का, उसके ऊपर जो इस सदन में चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का मौका दिया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार भारत की जो संवैधानिक सभा है उसकी बैठक यहीं इसी सेंट्रल हॉल में हुई थी और उसका एक परिप्रेक्ष्य था। अगस्त 1945 में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति हुई। पहली बार जो परमाणु शक्ति है उसका उपयोग किया गया और लाखों लोग पूरी दुनिया में 1939 से लेकर 1945 तक मारे गए। और उस परिप्रेक्ष्य में जब भारत के आजादी का संग्राम चल रहा था, इस संविधान सभा की बैठक हुई। पर वो जो संघर्ष था जिसने उस संवैधानिक सभा को जन्म दिया, वो संघर्ष 90 वर्ष पहले शुरू हुआ। 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने यह तय किया कि जो भारत की बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने अपने हाथ में ले ली, तो एक संघर्ष का दौर शुरू हुआ। और वर्ष 1885 से जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वो लगभग कांग्रेस पार्टी के इतिहास के साथ समानांतर चला। निर्णायक मोड़ 1920 में आया, पहला महायुद्ध समाप्त होने के बाद, जब महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौट के वापस आए थे 1915 में, उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद जिसमें लाखों भारतीयों ने अपनी कुर्बानी दी
और जिस संग्राम का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पर उस आजादी के साथ साथ एक आपदा भी आई कि धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हो गया। और जब 14 अगस्त 1947 को यह संविधान सभा दोबारा से उसी सेंट्रल हॉल में मिली जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो भाषण दिया था, इंडिया स्ट्राइव्स विद डेस्टिनी, तो भारत के संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने ये बात तय की कि एक धर्म के आधार पर विभाजन के बावजूद जिस भारत का वो निर्माण करेंगे, उस भारत में चाहे किसी मजहब से, चाहे किसी जात से, चाहे किसी संप्रदाय से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और वो जो मूल भावना थी, उस मूल भावना को उन्होंने भारत के संविधान में पिरोया। शायद जो शब्द पंथ निरपेक्ष 42वें संसदीय संशोधन में से 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया, पर जो उसका मूलभूत ख्याल था, वो मूलभूत ख्याल जब उस संविधान को ढाला गया, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बनाया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में उस ख्याल को बहुत केंद्रीय तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। और जब हम संविधान की चर्चा करते हैं सभापति महोदय, तो बहुत सी धाराओं की चर्चा करते हैं, पर कई धाराएं ऐसी हैं जिन्होंने मूलभूत रूप से इस मुल्क का सुधार किया, वो बुनियाद रखी, और मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में धारा 17 को शामिल किया और उन्होंने क्या कहा कि जो सदियों से चली आ रही ये कुरीति है छुआछूत की, इसको संवैधानिक तौर से हम समाप्त करेंगे। उन्होंने धारा 18 को शामिल किया। धारा 18 ने क्या कहा कि ये जो राजाओं महाराजाओं की परंपरा है, इसको हम समाप्त करते हैं। धारा 23 को उसमें इनकॉर्पोरेट किया, जिसने कहा कि ये जो बेगार है, जो लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है, उस बेगार को हम समाप्त करते हैं। मैं इन धाराओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सामाजिक असमानता है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो आज भी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहले अगर किसी ने संवैधानिक तौर के उसको समाप्त करने की कोशिश की, तो वो भारत के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अनेकों ऐसे लोग जिन्होंने उस संवैधानिक सभा में बैठकर अपने विवेक से ऐसे संविधान की संरचना की जिसने सबको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। उसके बाद जो सफर शुरू हुआ 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इस सदन ने बनाया। उसके बाद आपके जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है कि सब लोगों को बैंकों का फायदा मिल सके, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। 1971 में जो राजाओं महाराजाओं की बची कुछ ही संपत्ति थी, जो प्रिवी पर्सेस थे, उसको समाप्त किया गया। उसके बाद जो शायद सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम इस सदन ने मरहूम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लिया कि भारत के युवाओं पर उन्होंने भरोसा किया और जो मतदान की आयु सीमा थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 1993 और 94 में ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, हमारा लोकतंत्र है, उसको और ब्रॉड बेस बनाने के लिए जो पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधान हैं वो भारत के संविधान में जोड़े गए। जहां पे पहले एक समय भारत का जो लोकतंत्र था वो 543 जो लोकसभा में सदस्य बैठते थे, 250 सदस्य राज्यसभा में बैठते थे और जो विधानसभाओं और विधान परिषदों में चुन के आते थे उन तक सीमित रह जाता था। संवैधानिक तौर पे यह सुनिश्चित किया गया कि लाखों लाख लोग जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें चुन के आए और उससे जो भारत का लोकतंत्र है उसको मजबूत किया गया। 2004 में आरटीआई का कानून,
2005 में आरटीआई का कानून, 2006 में मनरेगा का कानून, 2009 में निःशुल्क शिक्षा का कानून, 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे कई क्रांतिकारी कदम इस सदन में उठाए गए। और मुझे इसके कहने में गर्व है कि कई इन सब जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए, उन सब में अधिकतर तौर पर सर्वसम्मति से इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया। ये भारत की जो लोकतंत्र है उसकी सही जो क्षमता है, जो सही उसकी शक्ति है, उसको दर्शाती है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सभापति महोदय 2-3 बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सुप्रिया सूले जी ने भी उन बातों का जिक्र किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1952 से लेकर 1971 तक भारत की संसद लगभग 120 से लेकर 130 दिन साल में मिला करती थी। 1971 से लेकर वो जो समय है वो कम होता गया और ये लगभग घटकर 2014 तक लगभग 80 से 85 दिन तक रह गया और 2014 के बाद वो और घटकर 45 से 50 दिन तक रह गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे इस सदन ने कानून पारित किया था कि किसी भी मंत्रिमंडल में 10% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे, हमें एक कानून पारित करना चाहिए कि भारत की संसद लगभग 120 से 130 दिन हर वर्ष मिलेगी। और ये अधिक जरूरी है हमारी विधानसभाओं के लिए। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो साल में 1 हफ्ते के लिए मिलती हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और इसलिए ये प्रावधान करना जरूरी है कि जो बड़े राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 100 दिन तक मिले, जो छोटे राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 75 दिन तक मिले। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से सदन में कानून पारित हुआ जिसको हम 10th शेड्यूल कहते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शायद समय आ गया है कि उस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी दोबारा से हम अपने संज्ञान में ले, क्योंकि जो उसका मूलभूत उद्देश्य था, उसका मूलभूत उद्देश्य वो पूरा करने में असफल रहा है। जो पिछले कुछ वर्ष की घटनाएं हैं वो उसको बहुत साफ तौर पे प्रमाणित करती हैं। पर जो हमारी संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र है उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि सदन में जो सत्ता का दल है, सत्तारूढ़ दल है, उसका अपना एक स्थान है। ये सदन जरूर जो विधेयक सत्तारूढ़ दल लेके आता है उसको पारित करने में के लिए बना है, पर इसके साथ साथ इस सदन में विपक्ष का भी एक स्थान है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, जो शायद जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हो, हम भी वहां बैठते थे, आज ये बैठते हैं, कल घटनाक्रम क्या रहेगा, कभी कभी उनके अनुकूल नहीं होते। पर संसदीय प्रणाली हमारी तब मजबूत होगी अगर वो जो सत्तारूढ़ दल के लिए भी चीजें अनकंफर्टेबल हो, वो भी पूरी तरह से इस सदन में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सितंबर 2020 से इस सदन में चीन के ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे सामने सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है। आखिर में मैं बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये सब 70 साल में संभव इसलिए हो पाया क्योंकि जो संविधान के असूल थे, संविधान की बुनियाद थी, जो उसकी मूल भावना थी, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहे। और जो संविधान निर्माताओं का ख्याल था, हमने उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश की। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में ये बहस बंद होनी चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसकी जगह हम कोई और संविधान लेके आएंगे। इस चर्चा से भारत नकारात्मक रास्ते पर चलता है और भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लॉकेट चैटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। I am greatly honored that you have allowed me to put my views on the auspicious occasion
of 75 years of our great parliament journey. Bande Nitarang Bharat Vasidham Divya Himalaya Ganga Yamuna Saryu Krishna Shovito Sarsamaha देवभूमि हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा और कई नदियों के साथ चमकने वाली भारत की भूमि को मेरा नमन। अध्यक्ष जी, 75 वर्ष के समयकाल में संविधान सभा के गठन से आज तक भारत निरंतर विकास के नई आयामों को छू रहा है। Days after Bharat overwhelmed the world by landing Vikram on the unexplored south pole of the moon, an achievement Modi ji monitored every moment. A big shining diamond was added to the crown of Bharat Mata when Bharat hosted G20 summit. G20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश में 60 शहरों में 200 से ज्यादा सफल बैठक हुई, जो अपने आप में हिस्टोरिकल बन गया। अध्यक्ष जी, कभी इस देश की सत्ता पर बैठे लोग केवल एक परिवार की बात करते हैं, परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, उसका संदेश संपूर्ण विश्व को दे रहा है। मोदी जी said, and I quote, India's successful moon mission is not India's alone. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. We must know that Bharat is the first nation who has reached South Pole as no other country could have reached there. The able and effective leadership of our Prime Minister and his government could have made it possible. Atul Prasad Sen had written, Bharat abar jagot sabhay shreshto ashono lobe. Bharat will once again reclaim her seat in the world stage. ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। आज वही सूर्य पर आप भारत आदित्य L1 लॉन्च कर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। बहुत दुख की बात है, विपक्ष वाला जो लोग है इसको लेकर भी राजनीति करते हैं। मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि आपके पड़ोसी मुल्क इसलिए खुश है कि उनके झंडे पर चांद है। आप लोग इस बात पर गर्व कीजिए, हमारा तिरंगा आज चांद पर है। विश्व के जो अब देश भारत आएंगे वो सपेरे का खेल नहीं देखेंगे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के कद को बढ़ना देखेंगे। Following Bharat's independence from the British rule in 1947, its members served as the nation's first parliament as the provisional parliament of Bharat. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946, and its last session was held on 24th January 1950. The first task of the assembly is to free Bharat through a new constitution, to feed the starving people and to clothe the naked masses, and to give every Bharatiya the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. This is certainly a great task. आज हम यहाँ बैठे हैं, एक दिन हमारे पूर्वज भी यहाँ बैठकर देश का संविधान को निर्माण किया था। मैं इसको नमन करती हूँ। अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अच्छे बुरे हर प्रकार के कालखंड को इस देश को लोगों ने देखा है, परंतु हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास सदैव अटल रहा है। किसी ने कहा है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। 1952 में हुई लोकसभा बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी ने इसी सदन में ये कह दिया था कि आई विल क्रैश द जनसंघ, और उसका जवाब देते हुए हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आई विल क्रैश दिस क्रैशिंग मेंटालिटी। किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम एक लंबे कालखंड एक विपक्ष में रहे हैं। हमने तो वो समय भी देखा है जब हमारे मात्र 2 सदस्य होते हैं और पक्ष के लोग हम दो हमारे दो बोल के मजाक उड़ाते थे। वही अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज भी वो भविष्यवाणी सच होती जा रही है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने हमें लोकतंत्र के इस मंदिर में लगातार 2 बार बहुमत से भेजा है। अध्यक्ष जी, हमने इसी संसदीय यात्रा में एक समय वो अभी देखा है जहां 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू जी की शांति नीति के विरोध में
उनके द्वारा नामित सांसद और प्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने संसद में अपनी नाराजगी व्यक्त करने कहा था कि रे रोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, तो फिर एक बार सारे भारत में गुंजे उठे हर हर बम बम का फिर महोच्चार। जो विपक्ष आज लोकतंत्र पर बड़े बड़े भाषण करते हैं, वो विपक्ष इमरजेंसी पर क्यों मौन है? जिस विपक्ष के युवराज आज विदेश में जाके भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया बोल के भाषण देते हैं, आज मैं उसको याद दिलाना चाहती हूँ, उनका दादी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश में इमरजेंसी लेके आया था। अध्यक्ष जी, 1975 में एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया। अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे विपक्ष के नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों को जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि इस सदन में अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु उन लोगों के शायद इतिहास को समझ में कम आती थी कि ये तानाशाही यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। अत्यंत परिणाम आपके और हमारे सामने है। कबीर का एक दोहा है जो शायद वर्तमान में विपक्ष पर सटीक बैठता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अध्यक्ष जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के केवल राजनीति के कारण इस सदन के माध्यम से पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों को वंचित कर दिया था। परंतु वो भूल गए थे कि द पार्लियामेंट always made efforts to make upliftment of नारी शक्ति, poor and weaker sections of the society। इसी सदन में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिला को आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया है। कांग्रेस सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 लगाकर उसे विकास के मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया, परंतु हमने हमेशा कहा था, जहां हुई बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और आज धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। This house also witness of many historical debates, from midnight freedom to debate on citizenship amendment bill. The CAA was passed to provide India citizenship to the illegal migrants who entered India on or before 31st December 2014. इसी सदन में 73वां 74वां संविधान संशोधन पर महिला को पंचायत में 33% का आरक्षण दिया है। वही सदन में परमाणु प्रशिक्षण और वैश्विक नीतियों पर भी चर्चा करते हैं। The House passed the 124th Constitution Amendment Bill 2019, providing for people from economically weaker sections to avail of 10% reservation in government jobs and educational institutes. This Parliament approved the Unlawful Activities Amendment Bill 2019, which gives the power to the center and states to declare any individuals as terrorists and confiscate their property. This act definitely a correct procedure to make my country more secure. I also must acknowledge that since last 70 years, this auspicious house has passed many acts which have shaped our country. This include Right to Education Act, Right to Information Act, Information Technology Act, Panchayat Raj Act, and मैं वन नेशन वन राशन कार्ड, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देना, इंटरनेशनल मिलेट सीआर, ये सब यही 75 साल में घोषणा हुआ। जब अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें जेनेवा भेजा था पाकिस्तान को मंसूबे पर पानी फेंकने के लिए, अटल जी राजी हो गए क्योंकि उस समय राजनीति की नहीं देश जरूरी था। तब कांग्रेस ने बोल रहा था कि ये राव साहब का चाल है, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा था देश हमारी प्राथमिकता है, राजनीति नहीं। अटल जी जेनेवा गया और देश को जिता के लेके आया। सर, हमारे लिए सबसे पहले देश है, पर कुछ लोगों के लिए देश से बढ़कर एक परिवार है। इसी सदन में देखा है कैसे 1971 में
पाक से युद्ध के दौरान वैचारिक मतभेद होते हुए भी कैसे जब राष्ट्र की बात आए तो तब हमारे वरिष्ठ नेता, तत्कालीन नेता विपक्ष अटल जी ने सदन में माध्यम से इंदिरा जी का सरकार को समर्थन किया है। आज का ये विपक्ष समर्थन तो दूर की बात है, सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह रखते हैं। However, this house also witnessed the fall of Vajpayee government by only one vote. A BJP prime minister was ousted by the single vote of a Congress chief minister. It was one of the most unfortunate incident in Indian parliament. सुषमा स्वराज जी ने एक बार सदन में कहा था कि इस सदन में सत्ता को स्थानांतरण कभी भी गोली और बम से नहीं होगा, पर सर आज बंगाल में लोकतंत्र के पर्व से हिंसा हो रहा है, लोग मर रहा है। सर, आई रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल from where Kobiguru Rabindranath comes, where Netaji Subhash Chandra was, 2 minutes, sir, where Netaji Subhash Chandra was flourished, where Swami Vivekananda was born, where Ishwar Chandra Vidyasagar served. My state was the epic center of democratic norms and value. ये हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारा सीनियर जनप्रतिनिधि ये 75 सालों में यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चैटर्जी, हिरेन मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, सोमनाथ चैटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, प्रियरंजन दासमुंशी, गणिकांत चौधरी, तपन शिकदार। When I speak of crisis, one cannot ignore the threats Bharat and the world continues to face. The recent sacrifice of our brave soldiers at Anantnag is a reminder that our enemies are still not ready to backtrack despite the losses they have suffered when Modi ji gave an effective reply to the 2019 Pulwama attack. No Congress government had ever dared to send its soldiers across the LOC to destroy the terrorist camps on Pakistan soil. But मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, तब एविडेंस मांगने लगे। सर, ये तो वो लोग हैं, एक मिनट, और ना मैं पॉलिटिक्स कर रहा है, लोगों ने वैक्सीन तक भी पॉलिटिक्स किया था। सर, आज कल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, मैं उसको शुभकामना देती हूँ और उनके माध्यम से उनका नेतृत्व में भारत आज विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच गया है। स्पीकर सर, आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ऑलवेज बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सब लोग इसको लेके नाराज है क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, सब एलोमेलो करे दे माँ लूटे पुटे खाई, माने सब इधर उधर खा दो, हम लूट के खाते हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व में एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, भारत आमार भारतवर्ष, स्वदेश आमार स्वप्न गो, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরীটধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগণ গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দাইনি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধারে জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ। Thank जय you very हिंद, much. वंदे Thank you मातरम, very much. भारत माता की जय। श्री नमो नागेश्वर राव जी। Thank you, Chairman, for giving this opportunity to speak on 75 years journey of this country in this house. आज के दिन में आखिरी दिन है, ये हाउस को छोड़ के हम लोग नया बिल्डिंग में, नया पार्लियामेंट में जा रहा है। ये 75 साल में जो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कई बिल्स ये हाउस में पास हुआ है। वो बिल्स का वजह से कुछ डेवलपमेंट भी है, कुछ तकलीफ भी है। इधर का लोग उधर हो गया है, उधर का लोग इधर हो गया है, मगर देश जो है ना एक तरह से आगे बढ़ रहा है। इस टाइम में हम लोग मॉर्निंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी जो स्पीच हम काफी अच्छी तरह से सुना है। वो भी इस मामला में एक देश को एक वादा देना चाहता है, आने वाला टाइम में हम लोग सब मिलके नया बिल्डिंग में नई तरीके से ये कंट्री को आगे ले जाने के लिए। और हम लोग पिछले हिस्ट्री अगर देखें तो जब जो राज्यांग निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो राज्यांग लिखा था, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये सब महान भाव लोग वो राज्यांग का वजह से वो
डेमोक्रेसी आज तक चला है, वो चलने का जो मंदिर, जो प्लेस है, ये प्लेस बन गया है। उसमें अगर देखने से जो 75 साल में जो पहले जो स्पीकर था, जो बलवंकर साहब से लेकर अभी हम लोग ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी तक 17 लोगों को ये अवकाश मिला है। उसमें हमारा तेलुगु का फ्राइडे तेलुगु का भी 3 आदमी को 3 दफा हम लोगों को अवकाश मिला है। उसमें नीलम संजीव रेड्डी जी का, बाल योगी जी का और नीलम संजीव रेड्डी जी को 2 दफा अवकाश मिला है। उसी तरह से देखने से हम लोग का प्रधानमंत्री का भी जो पिछले 15 प्रधानमंत्री में ये हाउस में पीवी नरसिम्हा राव जी को हम लोग का तेलुगु का प्राइड है, तेलुगु का एक प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तेलुगु प्रधानमंत्री जब बनने का टाइम में कंट्री का इकोनॉमी सिचुएशन जो है ना बहुत बैड था। उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव जी ने रिफॉर्म्स ले आने का वजह से अभी कंट्री ने इस तरह से जो है ना काफी आगे बढ़ रहा है। उसी को बाकी लोग भी आगे लेके जा रहा है। और ये जो नया मंदिर अभी जो हम लोग जो है ना न्यू पार्लियामेंट जब में कल जाने का है, हम लोग का ये डिमांड था जो राज्यांग निर्माता अंबेडकर जी का उस टाइम में जो है ना उसी का वजह से ये जो कंट्री का डेमोक्रेसी में विभिन्न जाति का विभिन्न मत का इस तरह से 75 चलने का बाद अभी जो नया जो बिल्डिंग में जा रहा है उसको अंबेडकर जी का नाम लगाने के लिए हम लोग मांग किया था। अभी हम लोग हमारा तेलंगाना बनने के बाद उसी अंबेडकर जी का 125 फीट का स्टैचू भी जो है ना इंडिया में पहले स्टैचू हम लोग लगाया था 125 फीट का। हम लोग ये डिमांड को अभी भी कम से कम कल इसको अंबेडकर जी का नाम से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम ये अगर नया पार्लियामेंट में आने से उसमें अच्छा रहेगा बोल के हम लोगों का मांग है। उसका साथ अगर दलित का बारे में जो बात कर रहे हैं, पहले दफा हमारे जो तेलंगाना का में दलित बंधु बोल के एक फैमिली को 10 लाख रुपीस हम लोग दे रहा है। 10 लाख रुपए दलित लोगों को दे रहा है, वो भी एक थोड़ा ये करे। और आने वाले में अभी 75 साल में अगर हिस्ट्री अगर देखने से पिछले पार्लियामेंट में हम लोग को 150 डेज तक पार्लियामेंट चलता था। अभी ये बात को कहीं जो है ना हमारा साथ भी बताया था। आज के दिन में जो पार्लियामेंट का जो डेज गिरते 56 डेज तक आ रहा है, इसका बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए। और उसका जो है हम लोग का इसी हाउस में कुछ बिल्स ऐसा बिल्स आया था, फार्मर्स का बिल, सब 2 मिनट, फार्मर्स का बिल्स आया था, फार्मर का बिल्स को पास भी किया है इसी हाउस में जो है फार्मर का बिल्स को भी विथड्रॉ किया है। दिस इज द पीपल्स पावर, पीपल का पावर का वजह से ये सब हुआ है, ये भी जो है ना हम लोग जानना चाहिए। उसी तरह से हमारा डेमोक्रेसी का ब्यूटी, ये हाउस का ब्यूटी देखिए, 2 आदमी था बीजेपी का, 2 एमपी का बीजेपी, आज के दिन में जो है ना देश को पाल रहा है। 2 नंबर से लेकर अभी जो है ना 10 साल से जो है ना ये जो कंट्री को चला रहा है। काइंडली कंक्लूड। अच्छा, बहुत मेंबर से बोलने वाले बहुत। उसी तरह से सब हमारा तेलंगाना का हमारा नेता केसीआर साहब जब आया था उस टाइम में 2 ही तो एमपी था, 2 एमपी होने के बाद भी इसी हाउस में फाइट करके इसी हाउस में जो है ना देश का सब लोगों को हमारा जो डिमांड को तेलंगाना बनाने का डिमांड को तेलंगाना को लोगों का इच्छा को सबको बोलने के बाद 2 एमपी होने के बाद भी तेलंगाना को जो ना बना दिया था। यही हाउस में 2014 में एपी रीऑर्गनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ है, उसी का वजह से तेलंगाना बना है। वो तेलंगाना बनाने का वजह से आज के दिन में मॉर्निंग में तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बता दिया था, बट क्रिएटिंग ऑफ तेलंगाना लेफ्ट बिटर मेमोरीज, मगर ऐसा नहीं था। आज के दिन में तेलंगाना देश में नंबर 1 है, तेलंगाना सब में नंबर 1 है। 24 आवर्स फ्री करंट जो है ना दे रहा है, 24 आवर्स फ्री करंट तेलंगाना दे रहा है। तेलंगाना में पहले दफा पर एकड़ 10,000 का हिसाब से फार्मर को दिया है। उसी तरह से पर कैपिटा इनकम देखे तो वी आर नंबर 1 इन इंडिया, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन देखे तो वी आर नंबर 1 इंडिया। दलित बंधु ऑलरेडी बोला है। उसी तरह से
हमारा Kindly conclude. 33 Kindly conclude. 33 डिस्ट्रिक्ट में 33 मेडिकल कॉलेजेस भी हम लोग लगाए। उस तरह से तेलंगाना हर एक चीज में आगे बढ़ रहा है। उसी का वजह से आने वाला टाइम में जो तेलंगाना का मॉडल को भी जो अच्छा है उसको लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उसी बहुत का साथ धन्यवाद। देना। आखिरी में हम यही बोलना चाहता है, जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल बहुत दिन से पेंडिंग है, वो वुमेन रिजर्वेशन का बिल को जरूर जो है ना नया पार्लियामेंट बहुत बहुत में ऐसा होता है धन्यवाद। तो उसको करें। Thank you very एक ही much. पॉइंट है साहब, ओबीसी का रिजर्वेशन भी जरूर जो है ना ये दो बिल को ये नया पार्लियामेंट में पहले सेशन में लेने से अच्छा रहेगा। थैंक यू चेयरमैन। Thank you. Sri Hasnan Masoodi ji. Kindly for 5 minutes. You start with me, this honorable chairman. Yeah. अरे आप बैठ, अरे kindly be seated. Honorable chairman, Parliament occupies key position in a democracy. It is therefore more than appropriate to sit up after 75 years of its journey and trace the high and low points of this journey. Sir, where there have been a number of achievements during last 75 years and important, significant steps in strengthening democracy, there have been low points as well. Sir, as the House is aware, Jammu and Kashmir was not part of the country on 15th August 1947. Jammu and Kashmir in peculiar circumstances joined much after 2.5 months. That was on 27th October 1947. So there was it is this August House that gave special status to Jammu and Kashmir, and it was a decision reached with consensus, without any dissension, without any amendment to the proposal, and without any kind of reservations. Sir, under the Jammu Kashmir, with around 75% Muslim population and contiguity as regards Mountbatten Plan of 3rd June 1947 had to take a different direction. But for more than 70%, but it took a different journey, and as I said, in a particular background. And our party, though not party to our Jammu and Kashmir National Conference, though not a party to the accession, but all the same did favor it, under the belief that it is better, the people of Jammu and Kashmir will be better off if they join a democratic country, a country having belief in secularism and in rule of law. So this is the reason, and there was another reason, that Lord Mountbatten, while accepting the accession, had made it conditional and said that in peculiar circumstances they will go for a referendum. And the country, in its complaint to the UN Security Council in Para 6, has also had made it clear that it would like to go for referendum. So the Constituent Assembly thought it proper to put it in Para 21 of the Constitution. Be that as it may, this was followed by this House, August House, approved Delhi Agreement of 1952. It was introduced by the Prime Minister on July 24th, 1952, and it was approved by the Parliament after thorough discussion. And Jammu and Kashmir state was given a right to have its own flag, its own constitution, and an elected head of the state. Sir, however, while the Parliament did adhere to the pledges made to the people of Jammu and Kashmir, but unfortunately the low point was 5th August 2019, when the state was stripped of its special status, and that too without adhering to the constitution, without any respect for the constitution, and surprisingly, this House, without adhering to the spirit and letter and spirit of the constitution, divided it into two union territories. It was unprecedented, in a most undemocratic, and without any precedent, and without the sanction of Article 3 and Article 1 of the Constitution. So these are when we just map out, trace the course of this journey, we cannot lose sight of these events that I think, in my opinion, did not go
in tune with the mandate of the Constitution. Sir, way back on 15th January 1948, that is how this Article 370 was made part of the Constitution. The representative of the Indian representative in the United Security Council had made it very clear that they are committed to have a referendum, and the people of Jammu and Kashmir will have a right to join either of the two dominions. And if they feel it proper, they decide they would even remain independent and seek membership of the United Nations. So in that background, sir, the decisions taken on 5th August 2019 were not only undemocratic, unilateral, but were not in accordance with the Constitution. Now, when we just go ahead, I mean, see, now it has been fair on part of the Lieutenant Governor to admit that. No, I mean, where do we at my turn? Why don't you stop? We are just allow me to. You conclude kindly. So he has been fair enough to admit that it has yet to be integrated. Why? Because the time has shown what are the events that are taking place in Jammu and Kashmir. As we sit here in this house, a battle is going on in a suburb of my constituency. It is not in an interior. And there are back-to-back 15 encounters, 15 conflicts have been there since 1st January, and the conflicts, the encounters have claimed lives of more than 50. Please conclude. And the civilians. Sir, so we have not achieved anything by taking the decisions that were on 5th August. So this Parliament, this House, while taking those decisions, is under an obligation to go for an introspection. Thank you very much. Just wait for 2 minutes. Give me 2 minutes. Sir, then. We are having so many members. Just 2 minutes. Sir, I fully support the suggestions made by Madam Supriya ji and also. Thank you. Shri Chirag Paswan ji. Just 2 minutes. One second. Within 2 minutes. Paswan ji, conclude in 1 minute. Within 2 minutes. Conclude. Chirag ji, 1 second. Within 2 minutes. Conclude कीजिए. So there is, I mean, whatever is happening on ground demands a shift in approach, and the shift to second is that, see, we of late we have seen in this 17th Lok Sabha, we have seen that the conventional tools of the Parliament, that is like adjourn motion. Conclude कीजिए. I come to the see, like the tools that are known and recognized universally recognized tools of a parliamentarian that have not been. Thank you very much. Shri Chirag Paswan. Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity. कि भारतीय संसद की 75 सालों की इस यात्रा पर तमाम सम्मान्य साथी अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी उपलब्धियां, उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं. मुझे लगता है सर, एक दिन कुछ घंटे इन 75 सालों की यात्रा को समअप करके बताने के लिए बहुत कम है. पर मैं बधाई दूंगा जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतने खूबसूरत शब्दों के साथ जिस तरीके से इस 75 साल की यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा बखान किया, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान से लेकर इस संसद को चलाने में छोटे से छोटे कर्मचारी के योगदान तक की उन्होंने सराहना की, उनको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया. मीडिया के हमारे साथियों का भी उन्होंने जिक्र किया. यकीनन कई ऐसी यादें सर इन 75 सालों में रही हैं. सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूं, युवा सांसद हूं. कंपैरेटिवली संभवतः मेरा अनुभव बाकियों से कुछ कम होगा, पर 9 साल का मेरा भी अपना अनुभव है. पर इन 9 सालों से ज्यादा सर मेरा अनुभव मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से रहा. बचपन से जब से होश संभाला, उनके माध्यम से इस संसद की कार्य प्रणाली को समझा, इस संसद की कार्य शैली को समझा, और जब पहली बार इस लोकसभा में आया तो उन्हीं का ही हाथ पकड़ कर आया. आज जब हम लोग नई संसद में जा रहे हैं तो यकीनन कई ऐसी यादें कौंधती हैं और यकीनन एक भावुक क्षण है. महसूस होता है
कि जिस जगह पर मुझे मेरे पिता लेकर आए थे, आज एक नई यात्रा की ओर हम लोग जा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये हम जैसे जो आज की तारीख में इस लोकसभा में मौजूद है, संसद में मौजूद है, राज्यसभा के भी सदस्य, हम लोग ले ये गर्व का लम्हा है, जहां एक तरफ हम लोग इतिहास के भी हम लोग साक्षी रहे हैं, वहीं एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य की भी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो कड़ी बनने का सौभाग्य हम लोग को मिला इतिहास और भविष्य के बीच, जो यकीनन मौजूद यहाँ पे तमाम सांसदों के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है। सर, आज जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने एजेंडे हैं, और एजेंडे हैं इसीलिए वो राजनीतिक दल है। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा कि इस विशेष सत्र में ये चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे आने चाहिए। यकीनन सर, मेरी भी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि कई विषय हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए। मैं युवा हूं, हमेशा इस बार का मैं पक्षधर रहा हूं कि भारत में एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए, एक नेशनल युवा कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जहां पे युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाएं और अपना समाधान लेकर आए। भारत एक युवा देश है, अलग अलग आयोग यहाँ पर बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है, ये होना चाहिए। साथ ही में हम लोग चाहते हैं, सब विमेन रिजर्वेशन बिल पे भी चर्चा हो रही थी, वो भी हम लोग चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द आए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, ऐसे में इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट विमेन रिजर्वेशन बिल आने से जरूर और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही में लंबे समय से हम लोग की मांग रही है एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां से वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सके, ताकि उनके साथ जो अभी तक भी रह रहकर भेदभाव या अन्याय होता है उसको दूर किया जा सके। पर इन तमाम विषयों को अलग अलग मंचों पे हम लोगों ने रखा है सर, ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां पर भी, पर हम लोग सिर्फ इन एंटीसिपेशन की क्या होगा, कहीं ना कहीं इस लम्हे की खूबसूरती को हम लोग खो रहे हैं। आज मैं बस यही आग्रह करूंगा कि कौन सा बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी को लेकर बुलाया गया है। हम लोग का ध्यान यकीनन केंद्रित उस तरफ भी होना चाहिए, ताकि इस लम्हे की खूबसूरती को हम ना भूल जाए। पूरा देश नजर लगाए इस पर, देख रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ से दूसरी नई संसद में हम लोग जा रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और आज सर, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर जिस तरीके से भारतीय संसद के 75 सालों का इतिहास रहा है, मैं उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही हम लोग एक विकसित देश की हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। और जो लक्ष्य है 2047 में विकसित देश के निर्माण का, उस लक्ष्य को हम लोग नई संसद से हम लोग जरूर अचीव कर पाएंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करूं सर, मैं जरूर अपने क्षेत्र वासियों का धन्यवाद करूंगा, और मुझे लगता है हम सब यहाँ पर हैं भारत की जनता की वजह से, अपने अपने क्षेत्र वासियों की वजह से। मैं जमुई से आता हूं सर, मैं जमुई वासियों का धन्यवाद करूंगा। मेरे नेता, मेरे पिता अगर आज जीवित होते और यहाँ पर होते तो जरूर वो भी अपनी कर्म भूमि हाजीपुर का जिक्र करते। मैं पूरे अपने प्रदेश बिहार का और देशवासियों का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने भारतीय संसद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाया कि आज जब दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो G20 जैसे इतने भव्य आयोजन को देखकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, उसको देखकर देश ही नहीं पूरी दुनिया बढ़ते विकसित भारत के बढ़ते कदमों की सराहना करती है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का भारत को नई संसद देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, और यहाँ पर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री E.T. मोहम्मद बशीर। Sir, thank you very much. Sir, it gives me immense pleasure in participating in this discussion pertaining to the parliamentary journey of 75 years. Sir, firstly, my tribute to those who dedicated their life to get the freedom for us from the shackles of the British Empire. Similarly, sir, my salute to the memories of our forefathers who spent days and days for about 3 years in making our constitution and their work in the Constituent Assembly. Similarly, sir, this is a high time for an introspection, whether we have succeeded
in realizing the dreams of our founder leaders and whether we did justice to their thoughts and aspirations. So Pandit Jawaharlal Nehru in his historic speech, Tryst with Destiny, which was delivered in the midnight of 14th August 1947 to the Indian Constituent Assembly in the Parliament. I quote, "We are citizens of this great country on the verge of bold advance, and we have to live up to the high standard. All of us, whatever religion we may belong, and are equally the children of our India, equal rights, privilege, and obligation." Sir, he also added, "We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thoughts, in action." So this is a mantra which a government can, whatever may be the government, this can be a mantra of the house. Similarly, sir, I would like to say, now, if you ask a question to our core heart, whether we are moving ahead to the truthful destination, with all the politeness, I would like to say that the destination to which we are moving now is dangerous. I have got enough things to say, but I don't want to take all the details. Sir, contemporary Indian situation. Sir, what is happening in this country now? Constitution has become a silent spectator. We are doing anything according to our liking. Constitution is nothing. You have undermined the Constitution of India. Sir, atrocities against minorities with regard to their security, identity, and safety, all these things are repeating one after another. Discrimination and deprivation of SC, ST, and marginalized section, that is also, sir, widening like anything. Human rights violation. Make this country ashamed before the world, sir. This morning, when the Prime Minister was speaking, he was saying the worldwide appreciation is there for India. World leaders, they all say many good things about India. We have to realize international bodies, other countries have also saying that human rights violations are taking place in a big way in India. That also is to be considered properly. Sir, what is that we are doing? We are distorting the history, sir. That's an offense we are doing. Sir, what we are doing is, you are distorting the history according to your will and pleasure. You are distorting it and making it upside down, sir. Communal polarization, destruction of secularism, disrespect to the democratic principle happening with the blessing of the government. Sir, we have to realize we were always arguing for federalism. That also is suffering a lot. Selling out the wealth of the nation to big business tycoon, that also is taking place in this country, sir. Yes, Mr. We are, kindly give me 2-3 minutes, Please. because we are renaming the places and institutions, and we are forgetting, or we are wiping out the names of the forefathers. Now, India controversy, India and in Bharat. See, nobody is against Bharat, sir. What is wrong with India? This was there forever. But what I am asking is, if this India terminology give you any kind of sleepless nights, that's something different. There is no cure for that. That's another thing. Sir, we have agrarian crisis. In fact, government is not at all democratic way they are doing. Sir, new threat. A new threat. I will be taking only this point, sir. What is that new threat? Political parties and other system. You are threatening them, saying that enforcement agencies, investigation agencies, and things like that. I remember Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said to British people, what he said. No, please. Yes, sir, I am coming to it. What he said, you can chain me. Mahatma Gandhi said, you can chain me. You can torture me. You can even destroy this body. But you will never imprison my mind. Thank So you. that was this. I'm concluding. So what I'm asking is, another thing, the last point is that, sir. Now a new threat. What is that? Encroachment on this challenge against this
freedom of expression. So what is happening? Freedom of expression is the strongest pillar as far as the constitution is concerned. Sir, what is happening in that? If a man speak, a political leader speak something against the government, then the government says that you will be under prison. How many journalists are languishing in Indian jails? That also may kindly be considered. So that is the thing. Sir, I would like to say that. Conclude, please. This government, you are spoiling the democratic principle. You are far away from the democratic principle, but you are very close to the draconian kind of administration. I would like to conclude with saying that you had to correct your mistake. You are doing a lot of injustice for this great country. With this few words, sir, I conclude. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Srimati Harsimrat Kaur Badal ji. Thank you, sir. Sir, I stand here today on the 75th year of our democracy in this parliament, probably the last day in this August House, in the four walls of this August House. I stand here as a woman that represents 50% of your population. I come from a minority community, which is only probably 1.7% of the total 20% of the minority community. And I represent the backbone of this nation, the farming community, coming from the state of Punjab, which brought around the Green Revolution and fed the millions of hungry and needy people for the last 50 years of this country since its freedom. Sir, I would also like to say that this small community made the largest sacrifices for our freedom struggle. It may be a small community, but this brave community that fought the battle for the freedom struggle, where the highest number of people to reach Kala Pani was from Punjab, the highest number of hangings were of the Punjabis. It was on the borders of Punjab, really, that the division of the country took place. So the largest suffering and the largest bloodshed that took place to ensure this freedom was on the borders of Punjab. But sir, I would like to go back to even beyond this. 350 years ago, sir, our ninth Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib, known as the Hind Ki Chadar, the only example in the world where an individual of one community walked all the way to Delhi to get martyred, so sacrifice himself to save a minority community, the Kashmiri Pandits of Kashmir. Sir, this example in itself is one of its kind. And I would say the basis, the very foundations of human rights, equality, freedom of religion was laid by our ninth Guru, who came here and martyred himself and sacrificed himself a few yards from here to ensure the religious freedom of the Kashmiri Muslims. And that laid down the foundations of where the entire democracy and the voice of the people stand. And after that, his grandsons, aged 9 and 7, were bricked alive, fighting for saving and living by their own religion for religious freedom. So, sir, first of all, I would like that this House should altogether unanimously give homage to our ninth Guru, the Hind Ki Chadar, who laid the foundations of democracy 400, 350 years ago. And it would be befitting, sir, if this government would actually dedicate this old parliament as we shift to the new parliament to Hind Ki Chadar, so that the teachings of our ninth Guru may be followed in the times to come. Sir, in the same way, I would like to also say that I'm the proud granddaughter of a grandfather, Sir Surjit Singh Majithia, who was a member of parliament from the first, second and third parliament here as defense minister. And after that, sir, I had the honor of being the daughter-in-law of Sir Prakash Singh Badal, who was in the 6th parliament here, and someone who walked on the ideals of our great gurus and for parliamentary democracy in true letter and spirit. More powers to the state and inclusiveness, sarbat ka bhala, as what our religion preaches, is what Sir Prakash Singh Badal's life was about, who led the first battle against emergency, which was the biggest dictatorship since Indian freedom. And he led the fight against emergency to lead the first morcha to court arrest. And for 19 months he spent in jail and was the last one to leave the jail during emergency.
making this fight for democracy his personal fight, and his entire life was dedicated towards more powers to the state and strengthening the federal structure. Sir, today I also take this opportunity to salute both these men, and I would say that they have been a role model in inspiring what parliamentary democracy stands for. Sir, as a woman, I would definitely like to say that in my time of when, in the last years of what I have understood of Parliament, if there was one thing which I saw in my lifetime, which I never thought that I would even get a chance to voice in this house, was as a young 18-year-old who saw the murder of democracy, the murder of minorities, and the murder of religious freedom in 1984 when the genocide of the Sikhs took place. As an 18-year-old, I was a victim of this. My community was a victim. It is shocking that in a free and independent India, the state itself, the Congress government, would stoop down to killing an entire generation of Sikhs because of whatever reasons, what they may have thought. This is the Congress which attacked our holy shrines, which put in tanks and bullets into our Akal Takht Sahib, killed innocent people over there, and then murdered thousands of Sikhs. Sir, this state-sponsored genocide is unheard of in the history of our country. And if this government had ensured justice, which after 40 years we have still not got, if they had ensured justice, maybe bigger tragedies would not have happened. Sir, I also ask this government that before we finish and shut the doors of this parliament, this house needs to unanimously condemn the Sikh genocide. No, sir, very important to see. Unanimously condemn the 1984 Sikh genocide, which has not been done till date, and nor have they received justice till date. Sir, secondly, I would like to point out that women reservation bill must come in. Sir, in our first parliament, in the first Lok Sabha, sir, there were 46%. There were 24 women, sir, and today in the 17th Parliament there are only 78%. Yes, madam. Now, please. Sir, just 2 minutes. Very important 2-3 points, sir. Sir, in the first election of our country, 46% women turnout, and now 67, even more than the men. How can women issues be addressed if there is not proper representation? I demand women reservation, sir. Yes. If it is not enough women, that is why it takes a Nirbhaya to bring in strong laws. That's why our women wrestlers who bring laurels to the country have to fight for months to get justice. And that is why a horrific Manipur incident of atrocity on a women, a no confidence motion has to come in to make this government speak. I think, sir, more women are needed in this parliament. Thank you very much. Sir, lastly, I would like to say for the farmers which I represent, which feeds this entire nation, sir, it is time we stop making hollow promises about doubling farmer income. But it's time that we ensure that farmer, I come from the state which has fed this nation. Sir, today the farmer has lost his water. His ground is contaminated. So he cannot feed his children. He cannot educate his children. He cannot have health benefits. Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes, sir. No, please. Sir, No, please. Sir, just 1 second. No, already you have to wait more than 8 I'm minutes. concluding, sir. Sir, today, आज हमारे किसान के पास सर ना तो उसके लिए हेल्थ के लिए इलाज के लिए पैसे, ना बच्चों को पढ़ा सकता है. आज मौसम के करके उसका इतना बुरा हाल है, वो खुदकुशी कर रहा है. सब कुछ ना कुछ किसानों के बारे में सोचा जाए. उनको इस भद्दर हालत में 75 साल के बाद डबल फार्मर इनकम का स्लोगन नहीं, लेकिन उनके जेब में कुछ पैसे पहुंचे ताकि वो भी आत्मसम्मान से ये नए भारत में आत्मनिर्भर होके अपने खानदान का ख्याल रख सके. Thank you very much, Sri K. Subrayan. ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பின் 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களை பரிசீலிக்கின்ற நிகழ்வாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேசிய விடுதலை இயக்கத்திலும் தேசிய விடுதலைக்கு பின்னர் இந்திய வளர்ச்சியிலும் பெரும் பங்காற்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். 75 ஆண்டு கால அனுபவங்கள் என்பது துயரம் நிறைந்தது இருக்கிறது, மகிழ்ச்சி தரத்தக்க அம்சங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். 1949 நவம்பர் 25, 26 அரசியல் நிர்ணய சபையில் அரசியல் சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்டு நிறைவுரையாற்றிய போது குறிப்பிட்டார்கள். எதிர்காலத்தில் இந்தியர்கள் நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களா அல்லது மதத்தை காட்டிலும் நாட்டை பெரிதாக கருதுவார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களே ஆனால் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக மீள முடியாத சிக்கலில் சிக்கி சீரழியும் என்று எச்சரித்தார். அந்த எச்சரிக்கையை இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களில் கடந்த 9 ஆண்டு காலம் ஏற்பட்டிருக்கிற அனுபவம் என்பது துயரம் நிறைந்ததாகும். மதிப்புமிக்க உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து பெற்ற விடுதலை இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு விட்டது. நாடு என்பது வெறும் வகுப்பறைகளில் தொங்குகிற மேப்பில் இல்லை, நாட்டு மக்கள் தான். 120 கோடி மக்களின் ஒட்டுமொத்த நலனை பிரதிபலிக்க வேண்டும். 140 கோடி மக்களின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தின் நலனை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே தேச நலன் என்பது வெறும் எல்லை கோடுகளில் இல்லை, மரம் அட்டைகளில் இல்லை, தார் ரோடுகளில் இல்லை. தேசம் என்பது மக்கள் தான். மக்கள் பல மதங்களை சார்ந்து ஜாதிகளை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். அனைவரின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே அந்த அக்கறையோடு பிரதிபலிக்கிற போக்கு கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக இல்லை என்பது வரலாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய விபரீதமாகும். அந்த விபரீதம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்குரிய பல்வேறு காரணங்களை நான் விரித்து சொல்ல வேண்டும், ஆனால் நேரம் இல்லை. வழங்கப்படுகிற 2 நிமிடங்களில் இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களை விரிவாக சொல்ல இயலாது. எனவே 2 விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற விரும்புகிறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த 75 ஆண்டுகளில் திட்டமிட்டே ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பு தகர்க்கப்படுகிறது. ஜனநாயகத்தின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை தகர்க்கிற போக்கு நீடிக்கிறது. இந்த போக்கு ஆபத்தானதாகும். அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற முறையை படிக்கட்டுகளை மண்டியிட்டு வணங்குவதால் நாடாளுமன்றம் வளர்ந்து விடாது. நாடாளுமன்ற உள்ளடக்கத்தை காப்பாற்றுகிற ஆட்சியாக இந்த ஆட்சியாளர்கள் இல்லை. இவர்கள் நாட்டை நேசிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளை நேசிக்கவில்லை, வெறும் தோற்றங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே தேச நலனை பிரதிபலிக்கவில்லை, நாட்டு நலனையும் பிரதிபலிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளையும் காப்பாற்றவில்லை, ஜனநாயக மரபுகளையும் காப்பாற்றவில்லை, அரசியல் சாசனத்தையும் காப்பாற்றவில்லை. எனவே இந்த ஆட்சி நீடிப்பது 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து விடுதலை பெற்ற விடுதலையை இழக்க நேரிடும். G20 பற்றி பெரும் பாராட்டு சொன்னார்கள். அமெரிக்காவோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? இஸ்ரேலோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் உலக அரங்கில் மதிப்புமிக்க ஒரு பிம்பம் இந்தியாவுக்கு உருவாயிற்று. அந்த பிம்பம் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இஸ்ரேலோடு கூட்டணி, யுஎஸ்இன் பட்டிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள மாடுகள் மாதிரி இன்றைக்கு இந்தியா அவர்களுடைய கைக்கு சென்றிருக்கிறது. இவற்றிலிருந்து மீட்க வேண்டுமானால் இந்த ஆட்சி ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றாது, அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றாது, நாடாளுமன்ற முறையை காப்பாற்றாது. எனவே இதற்கு விடிவு கொடுப்பதன் மூலம்தான் இந்தியாவை காப்பாற்ற முடியும், இந்திய அரசியலை காப்பாற்ற முடியும், ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ ஜெயதேவ் கல்லாஜி. Sir. You are in your seat. Okay. Yes. Thank you, sir. Sir, it's a momentous day in the history of our parliament. It was a historic day that this house, which witnessed our freedom struggle,
witnessed India's tryst with destiny, witnessed the creation of the Indian Constitution, and is now witnessing as we are bidding adieu to this great house, sir. As members of Parliament, we have dedicated ourselves to serving our beloved nation. Over the past 7 decades, as the Honorable Prime Minister has noted, more than 8,500 members have tirelessly served our mother India within these hallowed halls. It's worth noting that many of these dedicated individuals hail from Andhra Pradesh as well. On this solemn occasion, I wish to pay my heartfelt respects and express my profound gratitude to each of them for their unwavering service. Sir, I'm here to serve my second term, extending my services to the people of my constituency, state, and country. It would be remiss of me not to mention a towering figure in Indian politics, the great Gandhian, the legendary freedom fighter, Professor Acharya N.G. Ranga. He served as a member of the Central Legislative Assembly from 1930 onwards, and as a member of the Indian Parliament since independence until 1991. Professor Ranga achieved the remarkable feat of 60 years of service in this House, starting with the Constituent Legislative Assembly in 1930, and 50 years as a parliamentarian, earning him a place in the Guinness Book of World Records. Many of you have seen his statue at building gate number 4 of this Parliament House. Sir, Professor Ranga was an inspiration to generations of politicians, including my own grandfather, Sri Paturi Rajgopal Naidu, a freedom fighter and 2-time member of Parliament during the 6th and 7th Lok Sabha. Another great leader from the state of Andhra Pradesh that I should mention here is Sri GMC Balayogi, who served as Speaker for the 11th and 12th Lok Sabha and who was elected unanimously and served with distinction. I take this opportunity to pay my humble tributes to them and to all the other leaders from erstwhile and current state of Andhra Pradesh. Sir, I feel 7 decades journey in the history of any nation is too short a period. But in this short period, we have shown the world what we are capable of. We have proved to the world, particularly the British, who wished India to become a failed state, that Bharat is second to none in every respect. We have proved and demonstrated to the world, the recent example being the G20 summit, that India's civilization, culture, philosophy, and more than anything else, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam cannot be destroyed. We could achieve these in spite of being home to almost every single religion in the world, and also to a vast array of diverse cultures, languages, syncretic heritage with rich history of democracy and nonviolence. Sir, today's occasion is not to score brownie points. Today's occasion, I feel, is to remember our achievements, successes, experiences, and where we have faltered, and address them through the current discussion. It is also our duty to express what lessons that we have learned from our past mistakes and give inputs for making this country great again. Sir, as Modi ji rightly says, that every government, every PM contributed towards the growth, progress, and development of the country. The degree of pace, commitment, and resolve might be different, but everyone contributed whatever they could for the sake of the country. So on this historic occasion, I remember all those great leaders, and I pay tributes on behalf of my Telugu Desam party and on my own behalf. But I would also like to highlight that it was during this period that the bifurcation of Andhra Pradesh was enacted. Sir, this parliament, as the Honorable Prime Minister said in the morning, is a sacred institution, and whatever promise it makes will be sacrosanct. But the commitments made in the AP Reorganization Act and on this floor are yet to be fulfilled, sir. Even the special category status, which was promised on the floor of this House, has not been implemented till date. I only pray that these sacred promises are implemented without any further delay. Sir, the new capital of Andhra Pradesh is in doldrums. Nobody knows what is the capital of Andhra Pradesh today. The farmers of Amaravati, who have been given more than 33,000 acres of land, are in a dharna for nearly 4 years. I wish and pray that Amaravati will remain as the sole capital of AP and that government of India should intervene and do the needful in this regard. Sir, from 2014, under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, there have been many initiatives that have been introduced aimed at making India Atmanirbhar and positioning it as a global power. Of the many achievements over the past 9 years, I would rate financial inclusion through Jan Dhan Yojana as the most successful achievement, which helped inclusive growth and reduced corruption, which otherwise, as per Sri Rajiv Gandhi, only 15 paisa used to reach the beneficiary. Yes, Jaydev Gallaji. Sir, just give me Please. few more minutes, sir. There are some very important points I want to make. The second is Ujjwala Yojana, which helped 10 crore women escape from the cooking with firewood, coal, dung, cakes, etc.
instead of using safe, clean environment LPG. So I'll skip to the answer. Sir, my party, the Telugu Desam Party, has played a pivotal role in this country's politics and growth. Both Sri NTR and Sri Chandrababu Naidu Garu played key roles in molding and shaping both the National Front and the United Front governments. So you may recall that when Sri Vajpayee returned to power in 1999, after having lost no confidence motion, the TDP with 29 MPs in the Lok Sabha was the strongest partner of the NDA. And during that government, many key reforms such as banking sector reforms, telecommunication reforms, aviation reforms, the Golden Quadrilateral Project, the National Highway Development Project, and the promotion of information technology, which saw the establishment of technology parks and IT zones. All these reforms and projects were envisioned by Sri Chandrababu Naidu Garu and implemented by the central government, playing a key role in shaping India's economic growth. Sir, Dr. Kalam was also made president with the support of TDP and Sri Chandrababu Naidu Garu. Yes. Even in the recent past, the suggestions provided by him during the COVID pandemic helped our country to effectively fight it and come out resilient and stronger. And today we see that an unblemished, seasoned leader being arrested with political incarceration. It is a black day to democracy and the history of AP, sir. I wish to bring to the notice of the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister how law is blatantly violated, cleverly twisted, and maliciously try to avoid all the controversial issues, please. Sir, 2 minutes, I'll finish, sir. No. The main allegation in the case that 10% share of the state government, which comes to about 371 crores, for the purpose of skill development, had been released to the project implementation companies and was swindled through shell companies. But the CID has been unable to establish that the money were entrusted to CBN or his family members. Sir, if 371 crores is siphoned, how 34 technical development? One second, Mithun Reddy, Sir, please. let me You just conclude, because this is last day of the. See, this is the last day in this parliament. Will you please conclude? This is the most important Without having any controversial issues. Sir, it's the most important issue. So the spirit of today's discussion is not such a manner. Just conclude with the sentence, please. 1 second. Sir, all I wish to submit is that this kind of political vendetta, misuse of enforcement agencies, and political incarceration should be stopped in every state. And I appeal to the Honorable Prime Minister and Home Minister to direct the officials you can respond to it. to You can immediately respond to it. release Sri Chandrababu Naidu Garu. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Sri PV Mithun Reddy. Sir, thank you, sir. Try to avoid the controversial issues, Sir, because it is not a controversy. I just want to put the facts straight. I just want to talk only on that, and I just want to put the facts straight. Sir, like what the Telugu Desam Party, Mr. Gallaji spoke, I just want to put the facts straight and what has happened in the Chandrababu Naidu case, sir. When Chandrababu Naidu was CM, a skill development program, which the government claimed that Siemens was part of it, and a tripartite agreement was made with a corporation for. No, why you have given them a chance to say? No, I should. The government had to spend 10%. Hey, 3,300 crores was the project cost, and 10% was the share of the government, sir. In the GO, whatever was set in the GO was not carried out in the MOU, and without a rupee being paid, sir. Siemens vehemently they said that we are not a part of this. We are not a part of this, and we don't have anything to do with the 371 crores. Wait. We have. Mithunji, you please. Mithunji, this is a matter. I will tell you. It is. No. I will tell you. Once you please be seated. Sir, I want to put it straight. You please be seated. I will 1 second. This is a matter which is pending before the court, and even the bail application is pending. In such a situation, we are having a deliberation on an issue which is being under the adjudication of the court, and that too the bail application is pending. Please try to avoid it. Sir, I want to put the facts. They have raised it. You said no. Only told me that only he has said about the political vendetta against. Yep. You please don't go to the merits of the case. I will control the house. Sir, the income tax department has given a notice to Chandrababu Naidu's PA, and he has absconded from the country. They said, I can put it on the floor of the house, sir. It's a notice the income tax department has given, and in that 371 crores is what is this case, what we are talking. And ED, sir, they have got the trail of the money to various ET shell companies. So even GST, sir, they have got all the fake invoices. The case has been booked by the ED. All the
mean agencies, which are central agencies, they have clearly found the trail of the money, sir. After a notice was given, Chandrababu Naidu's PF fled the country, sir. And one more person, now coming Manoj was there, has fled the no, country. please, now come to the subject. Absolute case of corruption. That cannot and be, nobody, no, that cannot be it's allowed. absolute case of No, corruption, sir. That cannot Sir, be all allowed. the fake GOs, all Please. the money has been thing, and justice has to be done, sir. I just want to tell you one thing. All these years, he got away taking 18 stays, but finally law has caught up with him, and justice will be done, sir. Let the court. Now let the court decide on the issues, please. Yes, You come to the subject. Decide, ask them to shut up and sit down. You come to the subject matter. Finished. Okay, Mithun Reddy ji, you finished. Sir, you're talking something. No. Please come to the issue. Sir, so finally I want to conclude, sir. Let them not waste the time of the House by bringing false facts. As you said, it is sub judice. They should not raise this. Let the court decide. No scamster in the country says he is not guilty. Same is what the Telangana party is saying. Chandrababu is a scamster and So is guilty. please. Law Again, should you are prevail, mentioning sir. the Thank name. you. Yes, Venkatesh ji. See, all those contentious issues which are pending, that will be expunged from the records. You allowed me to discuss the case, Please. but you've allowed him to discuss the case. I didn't discuss the case. அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த புகழ்மிக்க நாடாளுமன்றத்தின் 75வது ஆண்டு சிறப்பை நினைவு கூறுகிற இந்த தருணத்தில் இந்தியாவினுடைய வலிமைக்கும் செழுமைக்கும் காரணமாக இந்த அவையிலே பங்களிப்பு செலுத்திய அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். அரசியல் சாசனத்தை நிறைவேற்றிய நமது முன்னோர்களினுடைய குரல் எதிரொலித்த ஒரு அவை இது. ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து அதிகாரத்தை கைமாற்றிய பொழுது விதியோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறோம் என்ற அந்த புகழ்மிக்க உரை நிகழ்த்தப்பட்ட அவை இது. இந்த அவையினுடைய மேன்மை இந்த கட்டிடத்தையோ இந்த கட்டிடக்கலையோ இந்த கட்டிட பொறியியல் சார்ந்ததல்ல. இந்த அவையினுடைய மேன்மை இந்த அவை எடுத்த முடிவுகள் சார்ந்தது. அந்த முடிவுகளை பின்பற்றப்பட்ட கோட்பாடுகளும் தத்துவமும் சார்ந்தது. இந்த அவைதான் மொழிவழி மாநிலங்களை உருவாக்கிய அவை. இந்த அவைதான் மன்னர் மானியத்தை ஒழித்தது. இந்த அவைதான் பொதுத்துறை எனும் நவீன கோவில்களை உருவாக்கியது. வங்கிகள் தேசியமயம், இன்சூரன்ஸ் தேசியமயத்தை உருவாக்கியது. ஏகபோகத்திற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. உள்ளாட்சிக்கு கூடுதல் அதிகாரம், மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்டம், தகவல் உரிமை சட்டம் என கொண்டு வந்தது. இந்த அத்தனைக்கும் பின்னால் அவைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கம்யூனிஸ்டுகளினுடைய மகத்தான பங்களிப்பு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த நாடாளுமன்றத்தின் வாசலில் ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது. ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகி இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் இந்தியாவை தனது இல்லமாக கருதலாம் என்று இந்த நாடாளுமன்றத்தின் வாசலிலே வாக்கியத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். எவ்வளவு உயர்ந்த சிந்தனை! இந்த தேசம் உலகத்திற்கு சொல்ல நினைக்கிற ஒரு சிந்தனை. இந்த சிந்தனையை உருவாக்கிய நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய நினைவுகள் சூழ்ந்த ஒரு அவை இது. அரசியல் சாசனத்தினுடைய அமர்வுகள் 1083 நாட்கள் நடந்தது. அந்த விவாதங்களினுடைய நினைவுகள் சூழ்ந்திருக்கிற ஒரு அவை இது. அரசியல் சாசனத்தினுடைய குறிப்புகள் எழுதப்பட்ட ஏடுகளிலே கையெழுத்திட்டிருக்கிற நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லா மொழிகளிலும் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்கள். ஆங்கிலத்தில், உருதுவில், ஹிந்தியில், சமஸ்கிருதத்தில், தமிழிலும் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்கள். திரு மூசி வீரபாக அவர்கள் தமிழிலே கையெழுத்திட்டிருக்கிறார். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், பன்முகப்பட்ட இந்தியா, அனைத்து மொழிகளுக்குமான சமத்துவ இந்தியாதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்ட கனவினுடைய அடிப்படை. எனவே தான் இந்த அவை அரசியல் சாசனத்தின் நினைவுகள் மட்டுமல்ல, விடுதலை போராட்டத்தினுடைய தழும்புகள் நிறைந்த ஒரு அவை. பகத்சிங் கர்ஜித்த எதிரொலி. இந்த அவை முழுவதும், இந்த அரங்கம் முழுவதும் விடுதலை போராட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் அண்ணல் காந்தி, அம்பேத்கர், நேரு என்று அனைவருடைய சிலைகளும் உருவங்களும் நிறைந்திருக்கிற இந்த அவையை விட்டுவிட்டு நாம் ஒரு புதிய இடத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். அரசியல் சாசனத்தின் நினைவுகளை அகற்றிவிட்டு சாணக்கியனின் உருவம் படைத்த ஒரு இடத்தை நோக்கி இந்தியா கொண்டு செல்லப்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் கவனப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சாணக்கியனுக்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? தனது முதல் பொது தேர்தலிலேயே
அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கொடுத்த ஒரு அவை இந்த அவை. உலகத்தின் பல நாடுகள் நூற்றாண்டுகளாக கண்ட கனவை தனது முதல் தேர்தலிலேயே நிறைவேற்ற முடிவெடுத்த இந்த அவையிலிருந்து முடியாட்சியின் கொடூர தத்துவத்தை வார்த்தைகளால் வடித்த சாணக்கியனுக்கு முழு உருவ சிலை வைத்திருக்கிற ஒரு அவையை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நண்பர்களே, இங்கே எல்லாம் விடுதலை போராட்டத்தின் நினைவுகள் என்றால் அந்த கட்டிடத்தில் எல்லாமே புராணங்களின் நினைவுகளாக இருக்கிறது, புராண படங்களாக இருக்கிறது. இந்தியா எங்கே செல்லுகிறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி. இங்கே குறிப்பிட்டார்கள், படிக்கட்டை தொட்டு வணங்கிவிட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்தோம் என்று. இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே இருந்து வெளியே செல்லுகிற பொழுது நீங்கள் எதை விட்டு விட்டு செல்கிறீர்கள்? எத்தனையோ பிரதமர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள், விவாதங்களிலே பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள், காது கொடுத்து கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளினுடைய கேள்விக்கு ஒரு முறை கூட பதிலளிக்காத ஒருவர் என்ற நினைவைத்தான் இந்த அவையிலே விட்டுவிட்டு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த தேசம் பல பிரச்சனைகளை, இந்த தேசத்தின் பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அவை முடிவு கட்டி இருக்கிறது கடந்த காலங்களில். ஆனால் சமீப காலத்தில் இந்த தேசத்தின் பல பிரச்சனைகள் இந்த அவையிலே இருந்து துவங்குகிறது என்ற வருத்தமும் வலியும் இங்கே சூழ்ந்திருக்கிறது. இந்த வலியை நீக்கி ஜனநாயகம் என்பது நாடாளுமன்றம் என்பது புதிய கட்டடம் அல்ல, அது பின்பற்றுகிற கோட்பாடும் அந்த ஜனநாயகத்துக்கு அளிக்கப்படுகிற மதிப்பிலும் தான் அதன் உயிர் இருக்கிறது. அந்த உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை அல்ல, 140 கோடி மக்களும் காப்பாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு புதிய அரங்கை நோக்கி நாங்கள் அடியெடுத்து வைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मुझे सबसे पहली बार इस पवित्र और गौरवशाली सदन का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ और 17वीं लोकसभा में एक बार पुनः मैं यहाँ पहुंची। 9 वर्षों से ज्यादा का समय यहाँ पर व्यतीत किया है और यादों का एक लंबा सिलसिला जुड़ गया है और अतीत की चंद यादें ऐसी होती हैं जिनसे कभी हमारा नाता नहीं टूटता। अध्यक्ष जी, आज इस पुराने संसद भवन में हम सभी साथियों का अंतिम दिन है और हम सभी के लिए ये भावुक कर देने वाला क्षण है। ये पुरानी संसद जो देश की नीति के मार्गदर्शन की एक शानदार विरासत संजोए हुए है, आज के बाद से ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी और हम सभी कल एक नए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। अध्यक्ष जी, भले ही इमारत बदल रही हो, लेकिन हम में से किसी का भी दायित्व बदलने वाला नहीं है। आज जो इस पुरानी संसद भवन में बैठकर हमने किया है, कल वही लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व हमें नए संसद भवन में भी उसी उमंग और उत्साह के साथ निभाना है। इस अवसर पर संविधान सभा से लेकर अब तक 75 वर्षों की यात्रा में हमारी क्या उपलब्धियां रही, क्या स्मृतियां रही, क्या हमारे सबक लिए हमने, क्या अनुभव प्राप्त किए, इस विषय पर ये जो चर्चा आयोजित की गई है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र के परिपक्व होने में 150 से 200 साल का समय लगता है, लेकिन भारत आज अपने लोकतंत्र के आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र भी अपने शैशवावस्था में ही है, लेकिन इस शैशव काल में ही हमने ऐसी तमाम उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं, हतप्रभ करती हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव हैं, कई हमारे पास मूल्यवान स्मृतियां हैं और कई गहन सारयुक्त हमारे पास सबक भी हैं जो इतने वर्षों के लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष जी, अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो हमारा यह पुराना संसद भवन ये अपने भीतर संजोए हुए है उन स्मृतियों को जब संविधान के निर्माण के लिए एक जीवंत बहस हुई। इसी संसद भवन के माध्यम से 1955 में अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना और 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ। यहीं से जीएसटी का नया 1 नेशन 1 टैक्स का कानून आया। तो बहुत सारी ऐसी यादें
ये पुराना संसद भवन अपने अंदर संजोए हुए है। यदि उपलब्धियों की मैं बात करूं तो ये वो संसद भवन है जिसने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरते हुए भी देखा है, तो आज देश को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरते हुए भी देखा है। ये वो संसद भवन है जो भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखने का भी साक्षी बना है और G20 के अध्यक्ष के रूप में कोविड-19 पैंडेमिक के उपरांत एक विभाजित दुनिया के बीच में भारत को एक यूनिफायर की भूमिका में उभरते हुए भी देखने का सौभाग्य इसी संसद को प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यदि मैं अनुभवों की बात करूं तो हमने 1962 के चीन से मिली हार का भी अनुभव प्राप्त किया है। इस पुराने संसद भवन ने देश पर 70 के दशक में जो आपातकाल थोपा गया उसको भी देखा है और इससे हमने कई महत्वपूर्ण सबक भी प्राप्त किए कि भारत को अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है और ये सबक भी प्राप्त किया कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यदि उसे खत्म करने का कोई भी प्रयास किया गया तो वह भविष्य में घातक ही सिद्ध होगा। ऐसे महत्वपूर्ण सबक हमने प्राप्त किए। अध्यक्ष जी, हमारे अनुभवों में यह भी रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की लगातार अनदेखी के कई उदाहरण हमने देखे। दशकों तक ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने की अलग अलग रिपोर्ट्स जो आई समय समय पर, उनको जानबूझकर दबाकर रखा गया। 90 के दशक में मंडल कमीशन तो लागू हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों में जो अनेक खामियां रही उसको लंबे समय तक पूर्ववर्ती सरकारों के समय में दूर नहीं किया गया। आज वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के पिछड़े समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनकी समय समय पर हमने चर्चा की है। अध्यक्ष जी, हमने ये भी अनुभव प्राप्त किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दायरा हमें सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की ओर भी ले जाने तक प्रयास करने की दरकार है। और इस दिशा में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्वप्न था कि देश में सही मायनों में लोकतंत्र पूरा तब होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो और इस असमानता को दूर करने के प्रयास सरकारों द्वारा किए जाएं, और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं लाके समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया है और इस सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए। कल ही अध्यक्ष जी, देश को एक अभूतपूर्व सौगात मिली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, और इस योजना के माध्यम से देश का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो बढ़ई है, दर्जी है, नाई है, नाव बनाने वाला है, मछली का जाल बनाने वाला है, लोहार है, सुनार है, ऐसे तमाम जो निचले तबके पे हमारे हाथ और औजार से काम करने वाले शिल्पकार और कारीगर होते हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय की पहुंच, सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि न्याय की पहुंच अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक होनी चाहिए, और हमने ये अनुभव प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी संविधान दिवस के दिन देश को अपनी चिंता से अवगत कराया था कि आज भी न्याय की पहुंच की जो रफ्तार है वंचित तबकों तक, वो बहुत धीमी है और इस रफ्तार को हमें तेज करने की दरकार है। न्याय की सुलभता समाज के दबे कुचले तबकों तक हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। हमारी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता हो, यानी समाज का जो दबा कुचला वर्ग है वो भी न्यायपालिकाओं में स्थान पाए, इस दिशा में भी कार्य करने की दरकार है। और ये सब चिंताएं तब दूर होंगी, ये सब प्रयास तब हमारे और मजबूत होंगे जब हम सब मिलकर उस तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मजबूत से मजबूत माने जाने वाला संविधान फेल हो सकता है और कमजोर से कमजोर समझा जाने वाला संविधान सफल हो सकता है यदि
इसको लागू करने वाला तंत्र मजबूत हो। और कहीं ना कहीं उस तंत्र को अभी हम उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ओबीसी के लिए बैकलॉग वैकेंसीज को फिलअप करने की जो समस्या है वो लंबे समय तक बनी रही। न्यायपालिकाओं में हम सामाजिक विविधता को लाने के प्रयास जिस हद तक हमें करने चाहिए उस हद तक इतने वर्षों में हम नहीं कर पाए। तो आज के इस दिन पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तंत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि यही समय है, सही समय है कि हम सब मिलकर अपने संविधान निर्माताओं और देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों की मंशा के अनुरूप संविधान को जो मजबूती से इस देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा सके, उस मंशा के अनुरूप हमें इस तंत्र को मजबूत करना है। हम सब एक नई उमंग, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ इस पुराने संसद भवन की यादों को अपने दिल में रखते हुए कल नए संसद भवन में प्रवेश करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस यादगार लम्हे पर मैं इस पुराने संसद भवन को सादर प्रणाम करना चाहती हूं, जिसने मुझे इतना कुछ सीखने का अवसर दिया है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का एक मुझे सौभाग्य यहां से प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए राजा जी। सर, Please take care of the time. 5 thank you minutes. very much for the opportunity that has been offered to me. Sir, this day is a very important and glorious, remarkable day in history. Sir, putting centuries in the capsule is the method to weigh the events of history, which was adopted by the various history researchers, those who are having researchers in the various fields. Sir, I think that today, 75 years freedom that has been put into a capsule, and the capsule is being viewed in various prospects. It is not a qualitative analysis or quantitative analysis. It is an analysis which will help us how this country can be put in the bigger orbit in the future. Sir, I will take only few minutes. Sir, today I was astonished, surprised, shocked by hearing the speeches of Prime Minister Honorable Modi ji. Why I am shocked? Why I am surprised? The reason is, I will not say that today there is a drama of Jekyll and Hyde, but something contradictory between the attitude and speeches delivered in this house. What is it? Please. Why? Sir, just जी, उनकी बात तो होने दीजिए। Sir. जी। नहीं, प्लीज आप नहीं, प्लीज, कोई चीज रिकॉर्ड में भी नहीं जा रही है। प्लीज आप बोलिए। नो, आप बैठ जाइए। नो, कोई चीज ना रिकॉर्ड में जा रही है, अनुचित है। बोलने दीजिए माननीय सदस्य। interpretation, what can I do? आप प्लीज बोलिए। Sir, I salute Modi ji. I used to salute Modi ji when he assumed office in 2014. When he delivered his speech on the day of independence, 2014, what he said, I may permitted to read, I quote, "Brothers and sisters, today, if we have reached here after independence, it is because of the contribution of all the prime ministers, all the governments, and even the governments of all states. I want to express my feeling of respect and gratitude to all those previous governments and ex-prime ministers who have endeavored to take our present day India to such heights and who have added to the country's glory," unquote. Now, having elapsed 10 years, having occupied 10 years in the chair, in this year, everybody knows, not as a prime minister, I think that partly political statement was made on the Red Fort that we will fight against nepotism, corruption, and appeasement.
Sir, I deeply regret the words which were uttered by the Prime Minister are not matching the stature of the Prime Minister's post, with due respect. This is not a political meeting. Now, why we are going back 75 years of independence? Just I want to quote a few sentences. What happened in the Constitution Assembly? Sir, by quoting the two documents of the Prime Minister's speech, I think that I can draw an inference. Even I can draw conclusions that the Prime Minister's attitude and the government's attitude, Treasury bench's attitude in this House throughout 10 years is not little bit, completely diabolic in nature. Sir, past 10 years, what has been done in the country? Constitutional morality is distorted. Democratic governance is disrupted. Social harmony is under threat. Political heritage defined and determined by our forefathers has been mocked. I will come out one by one. Sir, I want to keep my eyesight towards the events of the Constitution Assembly. And I will come to the three categories of appeasement and nepotism and corruption if time permits. Otherwise, I will stop appeasement itself. Sir, this House has witnessed so many events to denigrate Nehru and other leaders that they did appeasement to minorities. Out of the appeasement, the country is suffering today. Nobody can accept, nobody can deny. Sir, DMK was having problem with Congress. We did so many agitation for language as against Hindi, for state autonomy and federalism. Even to save democracy, we were put into jail by the Congress government. That is altogether different. Our fight with the Congress is always genuine. We will not deny it. But today, in spite of the differences, we are with Congress. The reason is we want to save Constitution. We want to save the nation. Sir, when the sovereignty of the country was put into trouble in 1962, DMK supported national integrity and supported this government. When the sovereignty of this country was at stake in 1971, again, we supported this government. We gave 6 crore rupee from the government of Tamil Nadu. Again, during the Vajpayee, when Kargil war came into existence, we gave 100 crores. None of the states paid such a huge amount. All these things shows that we are having our own identity. We will not give up our identity in terms of cultural, in terms of linguistic, in terms of other issues. But as far as the whole nation is concerned, we are having full faith upon this nationalism. I will love my country. When we are loving the country, the way in which the treasury benches, the government, the way in which the parliament, they are behaving, we are having problem with them. That is why we wanted to say that we are having ideological war with this government. Sir, Chandrayaan. Please take care of time. Please take care of time. Sir. It is already 7 minutes now. Yes, sir. Sir, No. Sir, the nature. Sir, see. Sir, I can have a very basic. Sir, but you concentrate on your speech. You concentrate on your speech, please, and you please don't disturb. Ji. Sir, when Chandrayaan has been launched, when the Chandrayaan was launched and the satellite was placed in the orbit, really I salute this nation. I salute this performance of the government. That does not mean we should lose our scientific temper and scientific side. Today, our position in the international arena, no doubt, exalted position that has been arrived by this government, not by this government alone, as accepted by Prime Minister in the morning. Because leader of opposition, he said, what are all the efforts made by the Nehru for the space research? The space research base was done by Nehru. On the basis, the satellite was launched and it was put in the correct orbit. So the integral part of the all credit should go to the entire nation, entire government
irrespective of political entity. So the one thing is very important. What Nehru said in this house when the ISRO was started, when the America put the satellite on the moon, what was his vision of the Nehru? That is very important. He said, very slowly, it is dawning upon men and women that we are entering a new age, an age of interplanetary travel. The next line is very important. The satellites will be launched, but his vision is, I quote, in our narrow world, we are entangled in all kinds of rivalries and national conflicts which have no meaning in this new age of science. So when the Nehru idea is, when the scientific orbit is enlarging day by day, our conflicts, whether it is caste, whether it is greed, whether it is love, religion, it should be exploded. That is not happening here. Sir, what is your, sir, this is not, sir, how can I can't, sir. This is not good. This is not good. Sir, sir, 10 minutes now. Sir, what is your, now, you launched the satellite. You got the glory, no doubt. But have you heard, the Manipur issue was discussed in the European Union. And the European Union passed a resolution condemning the activities of the government. Then, what is it? Chali. No, I am not yielding, sir. I am not yielding. So, I am not yielding. Sir, I am not yielding. No, please conclude. Sir, I am not yielding. Please No. conclude. Sir, I will start. Ji. Sir. Please conclude now. Please conclude. Mr. Raja. Sir, please conclude now. Please start to conclude, rather. Sir, what can I do, sir? Please come to the conclusion. Sir, what can I do? They are not. But I will call the next name. Interpreting, sir, how can I? No. Sir. I will call the next name. Okay, Please. okay, sir. Sir, Please. sir, one. Sir, No, please. Sir, how can I? No, he is not yielded. Just a minute. आपको मैं बोलता हूँ आपके बाद. हाँ, बताइए. Sir, before enacting the constitution, sir, before enacting the constitution in the Constitutional Assembly, the issue of national flag came into existence in the assembly. Of course, Gandhi supported a flag which embodied for his spindle and the chakra. But after due discussion, it was only Nehru who put the Ashok chakra on the national flag. What is the reason? He said, why? No, he suggested, it is there, spindle. It is there. I saw the document. Read, please read. No. Please. Don't involve yourself. No. Please. No. Only to the chair. Only to the chair. Please, Mr. Raja. Only to the chair. Only to the chair, please. Sir, what I am saying? And conclude. Sir, Gandhi suggests with the spindle. No. Okay, Mr. Raja, you are a knowledgeable person. You can talk, you can speak for hours. Sir. But there is a limitation of time. Please conclude. You can talk so many things. Please. Sir, when the flag was. No. What can I do? No. श्री रविशंकर जी क्या संक्षेप में बिल्कुल I will just speak 3 lines, sir. जी Just to put the record straight. है माइक ऑन है जी we are going to the new house, sir. As the Honorable Prime Minister set the tone, it ought to have been one of amity and also nostalgia and recalling the events. In this discussion, to mention about the resolution of the European Parliament condemning India, is it fair? Is it just? That's the point. Sir, it should be put. Sir, it should be put. Let me speak, sir. Sir, the second point is, Chandrayaan was initiated by Atal Bihari Vajpayee government, sir.
and fructified under Narendra Modi government, sir. I am happy Mr. Raja talked about he believes in India. If he believes in India, is he going to say sorry for the language of Sanatan Dharma which he has used publicly? श्री अरुण साहब जी, नो आप नहीं, नो, श्री अरुण साहब जी, नहीं, बात खत्म, बैठिए आप, प्लीज बैठ जाइए. आई हैव टोल्ड यू आई विल कॉल द नेक्स्ट नेम. नो, यू टुक योर टाइम. श्री अरुण साहब जी बोलिए प्लीज. नो, आप बैठ जाइए. नो, अरुण साहब जी, श्री अरुण साहब जी, यू प्लीज स्टार्ट. अरुण साहब जी आप बोलिए. अरुण साहब जी बोलिए, आप बोलना शुरू कीजिए. नो, अरुण साहब जी बोलिए. माननीय सभापति जी, बैठिए. सनातनी विरोधी है. क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? सनातनी विरोधी है राजा. बैठिए आप भी बैठिए. हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है. बैठ जाइए. क्या जी? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 105 जी, 105 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में 1978-79 में यह कहा गया है कि किसी भी दूसरे पार्लियामेंट में या किसी भी दूसरे कानून में, दूसरे देश के कानून में कोई बात है तो यहाँ कोर्ट नहीं हो सकता है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है. इनको माफी मांगनी चाहिए. यूरोपियन यूनियन में जो बातें हुई है ये आर्टिकल 105 है सर, जिसके आधार पर हम बोलते हैं. ठीक है, देख लेंगे इसको. आप केवल 1 मिनट में अपनी बात, प्लीज मिस्टर राजा. यस, यू आर वेरी सीनियर मेंबर. आई हैव बीन रिपीटेडली. जी, प्लीज. Sir, interpretation. ओनली 1 मिनट. Sir, placing. Whatever you want to say, only 1 minute. Sir, 1 minute, sir. बैठिए. Placing the आप flag. बैठिए. नो, आप बैठ जाइए प्लीज. आप बोलिए. Placing the flag to the assembly, I quote, Nehru says, now because I have mentioned the name of Ashoka, I should like you to think that the Ashokan period in Indian history was essentially an international period of Indian history. It was not a narrowly national period. It was a period when India's ambassador went abroad to faraway countries and went abroad not in the way of an empire or imperialism, but an ambassador of peace and culture and goodwill. Therefore, this flag I have the honor to present to you is not, Thank you. I hope, Thank you. empire or imperialism, but it is a flag for freedom and amity and prosperity and coexistence Thank you. of all communities on all religions. Thank you. sir. श्री पीयूष जी क्या करें? माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष, प्लीज आप बैठिए ना, आप बैठ जाइए. बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब इतनी सार्थक चर्चा चल रही है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का विषय रखा और उस विषय को नई ऊंचाइयों तक लेके गए कि पूरा सदन एक स्वर में हमारे 75 वर्ष के कार्यकाल, देश के कार्यकाल का, आजादी के बाद के कार्यकाल, देश में जिस प्रकार से संविधान सभा से शुरू होकर आज तक जो उपलब्धियां रही हैं, जो देश में हमारी खुश खबरियां, यादें रही हैं, अच्छी यादें जुड़ी हुई है इस सदन के साथ, और आगे के लिए क्या हम पाना चाहते हैं, जब एक उसके ऊपर विस्तार से सार्थक चर्चा चल रही है और लगभग मैं मानता हूं कि सभी दलों ने इस बात का सम्मान रखा, सदन का सम्मान रखा, इस चर्चा की गरिमा को संभाला, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओछी राजनीति, बहुत छोटे स्तर की राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ मान्य सदस्य इस डिबेट के स्तर को भी गिरा रहे हैं और इस सदन की गरिमा को भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं. मैं समझता हूँ मेरे मित्र वरिष्ठ सांसद है, इन्होंने दूसरे विदेशी देश में वहाँ की परंपराएं अलग है, वहाँ का काम करने का ढंग अलग है, वहाँ पे कोई सरकारी स्तर पर ऐसे रेजोल्यूशंस नहीं हुए, कभी हुए भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते, और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में कोई विदेशी ताकत कुछ बोलने जाए ऐसा संभव ही नहीं है और भारत कभी ऐसा होने भी नहीं देगा.
ये दुर्भाग्य है कि एक मानसिकता, कमजोरी की मानसिकता कुछ लोगों में वर्षों वर्षों से रही है। ये गुलामी की मानसिकता को ही खत्म करने के लिए ये देश अब बड़े बड़े ऊंचे कदम उठा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी में भी हमने देखा भारत का मान सम्मान गौरव आज नए शिखर पर है। ऐसी परिस्थिति में हम सदन से तो एक स्वर में एक अच्छा संदेश भेजे। आखिरी दिन है यहाँ, कल सेंट्रल हॉल में फंक्शन के बाद नए सदन में प्रवेश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम, मुझे लगता है इस गरिमामयी वार्तालाप को और ऊंचा लेके जाए, बजाय के कुछ सांसद, कुछ विदेशी ताकतें अगर जो देश विरोधी है, हमारे देश विरोधी है, ऐसे कुछ वक्तव्यों को लेके हम आपस में एक बटे हुए संसद के रूप में पेश हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस प्रकार के वक्तव्य जो स्टेटमेंट्स दिए उनको एक्सपंज किया जाए। ये इस गरिमामयी आज की सभा की बैठक का हिस्सा ना बने तो मुझे लगता है इतिहास में एक अच्छा जी जी जी, धन्यवाद। श्री अरुण साहब जी। आप बैठ जाइए, आप क्यों बार बार खड़े हो जाते हैं? जरा हमको, आप क्यों माननीय सभापति जी, प्लीज। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस संसद भवन के अंतिम दिन के कार्यवाही में बोलने का अवसर मुझे आपने दिया है, आपका धन्यवाद। आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। वर्तमान संसद भवन में इस विशेष सत्र में आज ये अंतिम दिन है जब ऐतिहासिक कक्ष में हम सब अंतिम बार हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में यह क्षण हम सब के लिए काफी भावुक करने वाला है। इस भवन ने विश्व के सबसे पुरानी लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पिछले 8 दशक में अनेक रंगों को देखा और महसूस किया है। यह भवन गवाह रहा है तेजी से बढ़ते, विकसित होते और बदलते देश के लोकशाही का। यह प्रतीक रहा है राष्ट्र के 1 अरब से अधिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का। आज जब हम भारत के अमृत काल में एक नए भवन में जा रहे हैं, जब विशुद्ध भारतीय वास्तु के आधार पर निर्मित प्रसाद हमारा पहचान होने जा रहा है। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में याद किया कि सचमुच यह भवन हम जैसे लोगों में विशेष कृतज्ञता का भाव भरता है। यह भवन हम 2.5 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ वासियों के आकांक्षा की गवाह रही है। जब भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें हमारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य का उपहार दिया। वास्तव में हम जैसे ही अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग हुए, जैसे 2 भाई अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाते हैं बिना मतभेद के, वैसे ही बिना मतभेद के ये अलग राज्य बने। और आज जब यह हमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य मिला, ये लोकतंत्र का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पता था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विरोधी दल की वहां सरकार बनने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया। वो ये भवन उस अलग छत्तीसगढ़ राज्य का ये गवाह बनने जा रहा है। आज वही छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ वासी उस छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ वासियों के सपनों का साकार हो रहा है। तब ये भवन हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अविस्मरणीय होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, जब भारत में संविधान बना और जनता के द्वारा लोकतांत्रिक
प्रणाली से सरकार चुनने का निर्णय लिया गया था, तब 200 वर्षों भारत पर हुकूमत करने वाले देश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, ये देश बिखर जाएगा। लेकिन भारत के आजादी के 75 साल बाद देश ने न सिर्फ चर्चिल के पूर्वानुमानों को झुठलाया और आज स्वाधीन भारत में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनके आज दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। आज दुनिया ये कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, अमृत काल का यह आगाज जो हुआ है इस संसद भवन से हुआ है और आगाज तो बड़ा धमाकेदार हुआ है जब चंद्रयान 3 का दुनिया में पहली बार किसी देश ने दक्षिणी ध्रुव में स्थापित किया तो वो भारत देश ने किया। आज जब अमृत काल में यह देश प्रवेश कर रहा है, आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी परिवार की बेटी देश का मार्गदर्शन कर रही है, ये भारत की ताकत आज बनी है। और इसलिए आज इसी सदन में धारा 370 को समाप्त करके सरदार पटेल के उन सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज साकार होते हुए इस भवन के माध्यम से दिख रहा है। आज जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, संसद भवन का नया अपना स्वयं का भवन में हम कल प्रवेश कर रहे हैं, वो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज जिस प्रकार से भारत देश गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, देश आज भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। आज गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भवन गवाह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का। ये भवन गवाह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गरीब कल्याण के सपनों को साकार करने का ये आधार इसी भवन से बना है। तो आज 2047 तक एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव इस भवन में रखी गई है। देश का 140 करोड़ की जनसंख्या आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की और विकास में अपने आप को सहभागी बना के इस संकल्प के साथ कि मां तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद, जय भारत। श्री असदुद्दीन जी। एक ही फोटो हमारे इस हॉल में है, किसी ने जिक्र नहीं किया ये फोटो किसकी है। ये विठल भाई पटेल जी का है। जी। और आज जितने सारे वक्तव्य हम दिए, हम भी दिए हैं, हम ये इनको स्मरण करना चाहिए। ठीक। और उसके साथ भी ठीक है, उसके साथ भी और एक नाम हमारी तरफ से जिक्र होने की आवश्यकता है, वो है सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जो पहले अध्यक्ष थे हमारे संविधान प्रणयन सभा का। जी, ठीक। वो अस्वस्थ पड़े हो गए, फिर राजेंद्र बाबू उसका बने। चलिए श्री जी श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम जनाब, इस ऐवान के 75 साल के पार्लिमानी सफर की तकमील पर
हम बहस कर रहे हैं, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे कायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। जनाब मोहतरम, इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना जरूरी है। 75 साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया। ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में, ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है, जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी, एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, आ रहा हूं भागलपुर जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया, जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था, 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और नुकसानदेह इसलिए भी होगा कि क्या हमको अपने ख्वाब गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने 75 साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया। स्पीकर जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर हैं, मगर ये इस इमारत में दिल है, इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। स्पीकर सर, एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस ऐवान की नाकामी है। सर, अब तक लोकसभा के कितने 899 मेंबर कामयाब हुए। अब बताइए सर, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में, शराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 8,999 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? कितने सर? 520, जबकि 1070 को इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था। कितना डिप्रीविएशन है सर? कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 है, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीकर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सही कहा था, अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की कहीं जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा
कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नहीं, ये श्री अरविंद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय चेयरमैन सर, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं भावुक भी हूं, क्योंकि कभी सपनों में नहीं देखा था कि इस सदन में हम आएंगे। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी, उनकी कृपा और आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद प्रेरणा लेकर हम 2014 में यहाँ आए। जब आए तो मैंने वहां देखा पहले, क्योंकि मैंने वहां माननीय वाजपेयी जी को देखा था ऊपर से। मैं किसी यूनियन की लीडरशिप करता था और उनका वो त्याग पत्र शब्द आज भी मेरे मन में है। वो भाषण मैंने पूरे ध्यान से सुना था। उनके बहुत सारे वाक्य मेरे मन में है। सबसे बड़ा वाक्य मुझे उनका जो मेरे मन में ठसा हुआ है वो है, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। और दुर्भाग्यवश हम किस माहौल में जी रहे वो अगर देखोगे, तो इसलिए बोला मैंने कि 2014 में जब हम चुनकर आए तो उद्धव जी ठाकरे साहब थे, बाला साहब नहीं रहे थे। उनकी वजह से हम आए। 2014 हो 2019 हो, हमारी पार्टी के नेता तो वही थे। उन्होंने टिकट दी, तब बाकी बातें, गठबंधन की बातें मान लिया, गठबंधन में आया। हमने कहते कि नहीं आए, हमारे पास उतनी दिलदारी है। लेकिन एक बात आज याद करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने संविधान की बात की, तो मुझे याद है जब महाराष्ट्र में रहते सर, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो भाषावार प्रांत रचना बनाई। अब भाषावार प्रांत रचना बनने के बाद में मुंबई राज्य था हमारा, गुजरात और महाराष्ट्र बना 1960 में। उसके पहले बहुत कुछ संघर्ष हुआ। सीडी देशमुख एक हमारा कोहिनूर इला था महाराष्ट्र का, रायगढ़ जिला का, वो आईसीएस बने उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में। लंदन में जाकर आईसीएस बनकर आए तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में आना चाहते थे। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा भैया रुक, स्वराज्य मिलेगा तब हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने 1943 में, सत्ता के पहले। और जब सरकार आई, स्वराज्य बना, तो पंडित नेहरू जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब ये थोड़ी घटना क्यों पीछे जाकर कह रहा हूं कि पंडित नेहरू जी ने जब बनाने के बाद में 56 तक वो रहे, उस वक्त हमारी संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई शुरू हुई थी। मुंबई के साथ महाराष्ट्र बनना है। इस लड़ाई में जब सीडी देशमुख साहब को लगा कि पंडित नेहरू जी हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें न्याय नहीं दे रहे, चेयरमैन सर सीडी देशमुख साहब ने इस्तीफा फेंक दिया उनके पास कि मुझे नहीं रहना मंत्री बनकर। आपको क्या स्वाभिमान था देखो। और सबसे बड़ी बात पंडित नेहरू जी की भी सुनो, वो इस्तीफा देकर गए, मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बना, 106 लोग प्राणों ने अपनी आहुति दे दी। और जब जिस बात के लिए इस्तीफा दे दिया वो तो छोड़ा मंत्री पद, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उनको NCAR का चेयरमैन बनाया, फाउंडर मेंबर बना दिया, यूजीसी का चेयरमैन बनाया। आज अगर कोई इस तरह का अपना विचार प्रकट करे और कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया आएगी उतना ध्यान में रखना है। हमने स्वराज में दीदी कहता था सुषमा जी को, सुषमा जी के भाषण यहाँ बैठ के भी सुने, पहले भी सुने, अरुण जेटली साहब के सुने। हम भाग्यवान रहे कि एक छोटा टेक्सटाइल मिल के एरिया में रहने वाला छोटे परिवार का बेटा यहाँ आकर सांसद बना, आदरणीय मोदी साहब के सरकार में मंत्री भी बना।
5 महीना मंत्री भी रहा, तो दोनों सदन में जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला, वहां भी जाए यहाँ भी जाए। लेकिन आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह जो बात की ना, वो सही बात है। बाकी राजनीति में ज्यादा नहीं जाना चाहता आज मैं। आखिरी दिन है, इस इमारत का आखिरी दिन है। वो उन्होंने माथा टेका था, वो भी याद है मुझे। लेकिन जिस तरह के माथा टेका था 2014 और 19 का समय बड़ा अच्छा था। 19 के बाद में हम जो सामने देख रहे हैं वो इतना बुरा लग रहा है सर। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद में भी जैसे उसी वक्त श्री देशमुख साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाई, LIC बनाई, बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। ये सारे पब्लिक सेक्टर बने, आज उनकी हालत क्या है वो बुरा लग रहा है मुझे। हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे। मैं यहाँ 9 बरस से ज्यादा कार्यकाल हूं, हमने टेलीफोन MTNL की BSNL की हालत देखी है, अब तो वेंटिलेटर पे है। हम बचा नहीं पाए, उसका दुख है, दर्द है मेरे दिल में, वही सबसे बड़ी बात है सर। और बताता हूं कि बेरोजगार है, किसान है, महिलाओं के अत्याचार है, हम नहीं न्याय दे। एजुकेशन है, मैं बार बार कहता, प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री थे, मैं कहा भैया आप हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्राथमिक अवस्था पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डिस्पैरिटी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन है सर, सिलेबस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपका बच्चा SSC बोर्ड में पढ़ता है, मेरा SSC भी पढ़ता है, इनका CBSE भी पढ़ता है, चौथा और कई इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है, उनके सिलेबस अलग है। जब CT को एग्जाम देनी है तो कौन कच्चा रहा, आप ही जान लो। एटलीस्ट उस विषय के लिए भी 2 मिनट में खत्म करूंगा। इस विषय के लिए तो हमें न्याय देने की आवश्यकता है सर। मैं इतना ही कहूंगा, आज भी 2 चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है। भ्रष्टाचार की लड़ाई, सही में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अंतर्मुख होकर देखना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को सम्मान देकर हम लेते हैं, मंत्री बनाते हैं। ये अपने संविधान, ये अपने इस सदन के लिए अच्छा नहीं है सर। वहां जा रहे तो गलतियां वहां नहीं होनी, दोहरानी चाहिए। मैं इसलिए एक ही बात कहूंगा कि जैसे हमारे पास अभी आरक्षण की लड़ाई चालू है, OBC का आरक्षण है, मराठा समाज का आरक्षण है, न्याय नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सब मराठी भाषा का, अभी उनका दर्जा देने की बात आ रही है, अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, क्लासिफाइड लैंग्वेज का। और आखिर में इतना ही कहूंगा, अभी हम जब भी बात करते हैं तो इतिहास की बात ज्यादा करते रहते। इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, कभी तो छोड़ो, क्योंकि नहीं छोड़ो ना, आगे जाना है ना। हम चंद्रमा पे गए हैं, तो बस 2 पंक्तियां कहूंगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा। उस भारत देश की बात हम करते हैं, वो इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को क्यों नफरत पैदा करते हो? नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा सभापति महोदय कि जहाँ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पर उधर जा रहे, नए द्वार पर लिख देते हैं मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। श्रीमती नवनीत राणा जी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट जर्नी ऑफ 75 इयर्स, 75 साल का अनुभव तो नहीं बता सकते या उसके विषय पे नहीं बता सकते, पर इतना अनुभव जरूर बताएंगे। पर अनुभव बताने से पहले सर, हमारे देश के जो असली हीरो, महापुरुष और क्रांतिकारियों ने जो ये देश के लिए योगदान दिया, जिन्होंने अपना खून का एक कतरा कतरा इस देश के लिए दिया, उनका उल्लेख होना इस पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है। और ये पार्लियामेंट में, ये जूनी बिल्डिंग में, इनके साथ इस देशवासियों की बहुत सारी यादें, और हम जैसे न्यू कमर जो पहली बार इस पार्लियामेंट में आए, उनकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पर मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श हम सभी के लिए, इस देश के लिए वो बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फुले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जी, मुझे लगता है भगत सिंह जी, यस। और सर, इस पार्लियामेंट में आने का, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूर्व सैनिक रहे हुए मेरे पिताजी हैं, उस परिवार से मैं आती हूँ, जिस परिवार में मैंने सीखा है कि देश को देने की भाव, देश के प्रति समर्पण
देने की भाव और ईमानदारी से देश के प्रति काम करने की भाव बचपन से हमने अपने परिवार में सीखी है। और उस परिवार से मैं आती हूँ। सपने में भी सोचा नहीं कभी जाया जा सकता कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाली महिला ये पार्लियामेंट तक आ सकती है और आम लोगों की, आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, जिनको हाथ से मजदूरी नहीं, उन लोगों की आवाज बनकर इस पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका अगर कोई दिया है तो आज मेरी अमरावती की सभी जनताओं का ये आशीर्वाद मुझ पे था कि ऐसी लहर में, ऐसी हवा में उन्होंने मुझे निर्दलीय चुनकर आशीर्वाद देकर उनकी आवाज बनाने का एक मौका उन्होंने दिया। तो इसलिए इस जूनी पार्लियामेंट में, जो जिस पार्लियामेंट में पिछले कितने सालों से बोलते हैं डेमोक्रेसी की आवाज बनती हुई इस पार्लियामेंट में सबने सुनी है, तो इसके द्वारा मेरे अमरावती, आज मेरी पहचान है तो अमरावती की सांसद करके मेरी पहचान है। तो उस अमरावती करों को, उस गरीब लोगों को, वो मेरे किसान भाइयों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को इस पार्लियामेंट से मैं मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये पार्लियामेंट में आने के बाद हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी के अंतर रहकर ये पार्लियामेंट में हमको काम करने का मौका मिला, जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता वो काम ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनके नेतृत्व में यहाँ पे होते हुए देखा है। 370 हो या महिलाओं को घर देने के विषय में हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए ये पार्लियामेंट ने आगे कदम बढ़ाया है। सर, G20 का भी मौका इस देश को पहली बार, G20 तो होती होगी बहुत सारी चीजों में, मोदी जी ने सिखाया कि स्मार्ट इंडिया कैसे बनना है। स्मार्ट इंडिया के उदाहरण बहुत सारे मोदी जी के द्वारा हम लोग देशवासियों ने, हम जैसे युवकों ने सीखा है। पर G20 जिस तरीके से हमारे देश को पहली बार मौका मिला, उसका अगर क्रेडिट किसको जाता है या किसका योगदान सबसे जाता है तो वो पावरफुल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अगर वो हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, करके विश्व में हमारी पहचान, बाहर सर देश में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो जब बात करते हैं आम लोगों से, वहां के NRI से, तो बोलते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, डू यू नो एनीबडी पॉलिटिशियन हु बिलोंग्स टू इंडिया? तो वो बोलते हैं नहीं, वी डोंट नो मच नेम्स बट वी नो वन नेम, दैट इज मोदी। तो मुझे लगता है तब प्राउड फील होता है कि मैं उस देश की नागरिक हूं और उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूं जिन्होंने इसके पहले जितने राजनेता हुए हैं उनके नाम उन्हें पता नहीं है, पर आज पिछले 9 वर्षों से जिनका योगदान, जिनका विश्व भर में अपनी पहचान, हमारे देश की पहचान बनाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, उनका आवाज, उनका नाम हर एक कोने में है। तो मुझे लगता है उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। और इस पार्लियामेंट में जितने भी सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री रहे हुए सभी मेंबर्स हैं, सबका आशीर्वाद हम जैसे नए न्यू कमर, न्यू पार्लियामेंटेरियन को मिलता रहा है। ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर हमने पहला कदम रखना सीखा है इस पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है हमारे सीनियरों ने हम लोगों को आगे स्टेप बढ़ाकर सिखाया है। मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के मुताबिक इस देश को चलाते हैं, हम जैसी महिलाओं को अधिकार जिन्होंने दिया, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मंदिर हम जिसको बोलते हैं, आज वो पार्लियामेंट का 75 साल पूरा होने के बाद इस पार्लियामेंट से नई इमारत में जाएंगे। इस देश का संविधान नहीं बदलेगा, इस देश की न्याय प्रणाली नहीं बदलेगी, इस देश का कार्य करने वाला जो प्रमुख है हमारे पंतप्रधान जी, वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ इमारत बदलेगी। हमारी भावना इस देश के प्रति जो थी वो है और वो रहेगी। हम जिस सर लास्ट 1-2 मिनट, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो जो निर्णय इस पार्लियामेंट में लाए, जो बिल इस पार्लियामेंट में लाए, वो ऐतिहासिक हमारे दिल में, इस देशवासियों के दिल में रहेगी। इसके लिए अमित भाई का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर, लास्ट 4 पंक्तियां हमारे अटल जी ने कही है। सर, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। होना ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। इसके साथ इस इमारत को, इस पार्लियामेंट को
यहाँ से नमन करती हूँ इस पार्लियामेंट में बैठने वाला श्री हर NK पार्लियामेंटेरियन प्रेमचंद्रन हमारे जी। लिए प्रेरणादायक है और आप सभी को बहुत बहुत Very, धन्यवाद। very short, please. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, this is the time by which the members are getting an opportunity to refresh the valuable memories of the past experience which we had in the parliamentary system of India. Sir, today we are saying goodbye to this parliament building and moving to the newly constructed building. Sir, it is very sad to say that to leave this house is intolerable as far as. Sir, the political legacy, the legislative legacy, and the historic legacy of this building can never be equated with any modern structure which we have built, though we are having much better infrastructure facilities. So anyway, we are thankful to all the opportunities which we have received out of this chamber or out of this parliament building. And we would like to refresh that memories at this juncture. And I'm thankful to the Honorable Speaker as well as the government for affording such an opportunity to refresh the memories of our parliament experience. So we are indebted to the framers of our constitution, members of the Constituent Assembly. Why? Because the lengthiest drafted constitution, written constitution framed by the framers of the constitution, that is the members of the Constituent Assembly, we, the generations after generations, are indebted to the framers of the constitution. Why? Because all the legislations of the independent India is on the basis of the constitution. That is the first legislative document is the Constitution of India. In independent India, the first legislative document is the Constitution of India. So definitely we are committed and dedicated and indebted to the forefathers or the framers of the Constitution. I know if you go through the procedure and practice of the Constituent Assembly, each and every article of the Constitution was well discussed, and each article after discussion at the time of adoption was replied by Dr. Baba Saheb Ambedkar and clarified the position, then only it was accepted. That was the precedent and the convention which we have started at the time from the Constituent Assembly. So still we want to continue system of governance is the best solution as far as India is concerned. So coming to the back, sir, if you go to the history of Indian Parliament, I would like to say that definitely it is in December 1946, if you examine, Pandit Jawaharlal Nehru presented the objective resolution in the Constituent Assembly, which became the foundational document of the preamble, which declared equality, liberty, fraternity, justice, economic, social, and political freedom of opinion, conscience as the goal of free India. So it was Pandit Jawaharlal Nehru, or it was the Nehruvian vision which animated the constitution along with the intellectual outputs of Baba Saheb Ambedkar. Sir, during the past 7.5 decades, almost all the time, if you critically examine, the federal structure of the country is under threat. And the federalism, if you go through from 2014 to 2023 also, the federal character of the constitution is not being addressed in a proper way. That is the latest example, the Delhi Union Territory Amendment Bill, by which the elected government's powers have been taken by the center. So federalism has to be protected. That is the point which I would like to make. Sir, the glorious history of Indian Parliament in the legislative process, landmark legislation from the first Constitution Amendment in the year 1951 to the 104th Amendment and 73rd and 74th Amendment, by which the Panchayati Raj system and the Nagarapalika system was introduced as the third tier of the system of administration, is a landmark legislation which was done. And so Right to Education Act, Right to Information Act, and so many legislation, I'm not going to the details. Election laws, personal laws, environmental laws, property laws, food laws, GST laws, and Insolvency and Bankruptcy Act, and so many acts, landmark legislation. Sir, I'm coming to the precedents and conventions of the House. Sir, it is Pandit Jawaharlal Nehru and G.V. Maulanga, the first speaker and the first prime minister,
of the country. They are the architects of the building the present parliamentary system. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru created healthy conventions and followed them. And he would be present in the house every day during the question hour. Whenever the minister makes the wrong answer or an unsatisfactory answer, the prime minister will stood up and correct the answer of the minister. That was the tradition in the convention. Sir, please, 2 minutes more to my experience also. And also, sir, opposition, the role of opposition was well respected by Pandit Jawaharlal Nehru. When A.K. Gopalan was speaking from this side, he was present, the honorable prime minister. So that healthy traditional conventions and the precedents, that is the strength of Indian parliamentary democracy, that is to be protected. Sir, now I am coming to my parliamentary experience just for 2, 3, 4 minutes. Sir, sir, 1 minute. No. Sir, Time is running sir, fast. okay, sir. Sir, I have come to this house in the year 1996 in the 11th Lok Sabha. Atal Bihari Vajpayee. So I had the fortune to see 3 prime ministers. जी ठीक है okay. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, just 2-3 minutes. Just I will finish. Sir, my experience. Sir, when I came here first time in 1996, I had the opportunity or had the fortune to see 3 prime ministers within 19 months. First, Atal Bihari Vajpayee ji, then Devagowda ji, and then Inder Kumar Gujral ji. Sir, at that time, I was very much afraid and having the apprehension of how to address the house. Sir, see, in the 11th Lok Sabha, the stalwarts. Sir, if you see the P.V. Narasimha Rao, the former Prime Minister, Chandrasekhar ji, Arjun Singh ji, L.K. Advani ji, and also Vajpayee ji, and Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Chitta Basu, Biju Patnaik, Murai Salimar, and stalwarts were in the house. So when at the time, immediately after the 13 days of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, the confidence motion was there. At that time, my party had 5 MPs. I was the chief whip, so I got the opportunity to make the maiden speech. Sir, after my speech, I got, when P.S. Sakma ji was the speaker, and I got 12 minutes out of 5 minutes. It was extended after 12 minutes. Everybody congratulate. What I would like to mention is, when I went out of the house, out of the chamber, the Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he was coming opposite to my direction. He just nodded my shoulder and said, "Well done, keep it up." That was the democratic temper which he has shown during the time of Vajpayee ji. So that was the inspiration that we got, and because the encouragement. Also, I would like to mention regarding Arun Jaitley ji. So we had series of debates with him, and how the way he is accepting our arguments. One day when we discussed about the money bill, I still remember, and he was disputed my point, my argument, and the next day he said that I referred the books and had the homework, and to my information, after studying what I said is correct, and that type of appreciation has to be maintained. And I would like to, sir, the last point which I would like to make. So since the rules of procedure and practice has to be amended so as to ensure the smooth functioning of the house. Once again, I take this opportunity to express our sincere thanks, and with these words I conclude. Thank you very much, sir. You normally very brief you are. Please, this time also please be brief. जी. माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम म आज मेरो आफ्नो मातृभाषा नेपालीमा बोल्न चाहे, किनकि यो भाषालाई सदनमा बोल्न पाउने अनि देशभरि नै यसलाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चलाउन पाउने भनी धेरै लामो संघर्षको बादमा 1992 मा मात्र नेपाली भाषालाई 8 शेड्युलमा अन्तर्भुक्त गरियो र आज नेपाली भाषामा बोल्न पाउँदा म गर्व मान्छु र यो ऐतिहासिक क्षणमा सिक्किमको जनसमुदाय अनि सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदाय प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरूको आशीर्वादले सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व दिएर आज सदनमा आउने मैले मौका पाएको छु र लास्ट 4 इयर्समा सदनमा बसेर प्रतिनिधिको रूपमा जति पनि सिक्किम अनि सिक्किमे जनसमुदायको इस्युजहरू मैले राख्ने मौका पाएँ। यसको निम्ति म माननीय स्पिकर ओम बिरलाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संसदीय प्रणालीको विषयमा सिक्किम जोडिएको केवल आज 1975 सालदेखि यता मात्र सिक्किम एक पूर्ण राज्यको रूपमा भारतमा गाभियो र त्यस समय यही संसद भवनमा यही बसेका नेतृत्वगणले सिक्किमलाई एउटा स्पेशल स्ट्याटसको रूपमा लिएर
सिक्किमलाई आफ्नै संस्कृति, आफ्नै संस्था, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बचाउनको निम्ति स्पेशल स्ट्याटस, स्पेशल प्रोभिजन कन्स्टिट्युसनमा लगाइदिएको छ। र ती समयमा जो पनि प्रतिनिधित्वहरू यहाँ थिए, जो पनि संसद सदस्यगण यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्दै म उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो जति पनि मभन्दा अघि जति पनि सांसद सदस्यहरू यहाँ थिए सिक्किमबाट, उहाँहरूको आफ्नै योगदान रहेको छ सिक्किमलाई यहाँसम्म पुर्याउन अनि भारत र सिक्किमको बीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाएर लैजान र सिक्किमले आफ्नो देश भारतको निम्ति योगदान दिनको निम्ति जो जति पनि काम गर्नुपर्नेमा मभन्दा अघि आएको सांसद सदस्यहरूको पनि धेरैभन्दा धेरै योगदान रहेको छ। आज उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र जो जति पनि सांसद सदस्यहरू आज पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षबाट पनि म यहाँ स्पिकर साहबलाई अनि संसद भवनका सम्पूर्ण सदस्यगण हामी सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ हाम्रो संसद यो पुरानो संसद भवनबाट हामी नयाँ भवनमा गए तापनि हाम्रो दायित्व, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चेन्ज हुँदैन र हाम्रो जति पनि पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सीका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू छ, जति पनि हामीलाई विश्वास गर्ने जनसमुदाय छ, उहाँहरूको निम्ति नै हामीले काम गर्नु छ। र हिजोसम्म भारत 1947 देखि आजसम्ममा जति डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो डेभलपमेन्ट आज हामी देख्दैछौँ। हिजो देश कहाँ थियो र आज वान अफ द मोस्ट पावरफुल कन्ट्रिजहरूमा इन्डियालाई गनिन्छ। आज हामीले G20 को यहाँ G20 समापन भयो र त्यहाँ पनि विभिन्न देशका नेताहरूले भारतलाई साथ दिएको हामीले देख्यौँ। चन्द्रयानको सक्सेस हामीले देख्यौँ र जब हामी नयाँ भवनमा जान्छौँ मलाई लाग्छ हामीले अझै योभन्दा ठुल्ठुला सपनाहरूलाई पुरा गर्ने हाम्रोमा दायित्व आउँछ र हामी सबै सांसद सदस्य मिलेर हामी यसलाई अघि बढाउन सक्छौँ। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जो बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है आज पार्लियामेंट का, संविधान सभा से अब तक के 75 वर्षों तक की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी सहित तमाम पक्ष विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी और हम भी हमारा सफर बताते हैं कि विधानसभा के अंदर थे, 3 बार विधायक बने, इच्छा थी कि एक बार लोकसभा को भी देखें, कई बार बाहर से देखते थे और पहला चुनाव जब 14 के अंदर लड़ा, चुनाव हार गए और दोबारा एनडीए गठबंधन के साथ हम आए। खाली एनडीए गठबंधन में हमें बीजेपी का ही फायदा नहीं मिला, हमारा फायदा इनको मिला और इनका फायदा हमें मिला। ये गठबंधन हुआ था। एक मिनट आप विषय पर आइए, विषय पे जा रहा हूं। कम है समय। आज तो आखिरी दिन है, 2-3 मिनट जी समय तो हमारे जब पहली बार हम यहाँ आए, घड़ी आज भी चल रही तो है। हमें लगा सभापति महोदय कि पहली बार आए जब लगा कि पार्लियामेंट में जाएंगे, हम तो विधानसभा के अंदर थे, रोज हल्ला होता था, विधानसभा के अंदर सस्पेंड भी होते थे, विधानसभा का बहिष्कार भी होता था, बाहर भी निकाला जाता था। लेकिन यहाँ भी ये स्थिति देखी कि कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछली बार जब पार्लियामेंट का सेशन था तो उसके अंदर लास्ट 2-3 दिन तक चर्चा चली। ये बात पहले भी बैठ के हो सकती थी और पूरा देश देखता है पार्लियामेंट चलेगी। जब सांसद पार्लियामेंट के लिए रवाना होता है और जब पार्लियामेंट चलती है तब बेरोजगार, किसान, तमाम वर्गों के लोग एमपी के पास आते हैं कि हमारा मुद्दा लोकसभा के अंदर रेज करो। उनको लगता है कि लोकसभा के अंदर कोई बात उठ जाएगी तो हो सकता है सरकार ध्यान दे देगी, उसका समाधान हो। ये उनके होती है लोकसभा के अंदर ही मामला उठे। दुर्भाग्य से पिछला सत्र चला गया और आज मैं आपको जो एक छोटी सी सारणी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। सभापति महोदय, जब पहला पार्लियामेंट था, पहली संसद का जब गठन हुआ, वो चली थी 677 दिन 5 साल के अंदर। 5वीं चली थी 613, 8वीं 485, 16वीं चली थी 331 और 17वीं जो लोकसभा है अभी इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी का जो आपका है वो बाकी है। लेकिन अपन प्रयास भी करेंगे 230 से हो सकता है 30-40 दिन और चल जाए। 1 मिनट तो जो दिन घट रहे हैं, जो चर्चा ही यानी 1-2 मिनट का टाइम दें साहब, 1-2 मिनट टाइम दें सभापति महोदय। तो मेरी ये मांग है कि ये सत्र जैसे 617 दिन चले, 500 दिन चले, तो पार्लियामेंट के अंदर और ज्यादा डेज ये इनकी मीटिंग हो ताकि लोगों को बात करने का मौका मिले। और बदरुद्दीन अजमल जी बात तो करने से 1 मिनट हो गया, प्लीज 1 मिनट 2 minutes only, प्लीज
समय एक दो मिनट साहब, दो ऐसे मिनट क्या कर रहा हूं? जी जी 2 मिनट में बात खत्म तो कीजिए। 1 मिनट करने दो। नहीं नहीं, आप अपना आखिरी वाक्य बोल दीजिए। तो बोल रहा हूँ आखिरी, बोल दीजिए। देखो जरूर छोड़ो, क्यों बोलते नहीं बोलेंगे लोग। अजमल साहब बोलिए। ये बोलते बड़ा बात। अजमल साहब जी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जी इस बोलिए। विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। बोलिए बोलिए। आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है। कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, सर मैं खिलवाड़ कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज। तो हम लोगों को आप बोलिए, आप इधर व्हाट इज बोलिए द ना। मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द समय मीनिंग है। ऑफ पाकिस्तान। सीमित समय मुझे ये है। कहना है, जी। कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं जी। खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूलकर नए बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। नए लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है। सर आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मोदी जी ने बोल दिया। सर प्लीज, मोदी जी ने आज बोल दिया। पहले मर्तबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन से बोल देते, 1-2 मिनट के लिए 18 दिन का हमारा सत्र चलता और ये काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और G20 के लिए भी और चंद्रयान पे जाने के लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन नया बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा। इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, பேரறிஞர் அண்ணா போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் மாநிலங்களவையிலும் மக்களவையிலும் அமர்ந்து விவாதித்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கட்டிடம் இன்றோடு கடைசி நாளாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. புதிய கட்டிடத்திற்கு நாம் இந்த அவையை மாற்ற இருக்கிறோம். புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்கிற கனவுகளோடு நம்முடைய முன்னோர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றினார்கள். அந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஜனநாயகத்தின் உயிர் மூச்சு.
ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதாகும். அரசமைப்பு சட்டத்தின் மூலம்தான் இந்த அவை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவை மூலம்தான் இந்த தேசம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவையில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான நலன்களை அடிப்படையாக கொண்டு எத்தனையோ பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இடஒதுக்கீட்டு சட்டம், அதே போல நகர்பாலிகா, பஞ்சாயத் ராஜ் போன்ற ஜனநாயகத்தை ஊராட்சி வரையிலும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய புரட்சிகரமான சட்டங்கள், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டங்கள், இப்படி எண்ணற்ற பல விளிம்பு நிலை மக்களின் பாதுகாப்புக்கான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட நிலையில் கொடா தடா போன்ற பயங்கரவாத சட்டங்களும் இந்த அவையில் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. விளிம்பு நிலை மக்களின் குரலை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு அவை என்கிற முறையில்தான் நானும் இந்த அவையில் இரண்டாவது முறையாக உறுப்பினராக இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். இந்த நிலையில் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்த நாடாளுமன்றத்தின் முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறது. ஆகவே அரசமைப்பு சட்டத்தில் செக்குலரிசம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த மதசார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்கு இந்த பாராளுமன்றம் உறுதியேற்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி थैंक यू माननीय सदस्यगण, आज लोकसभा के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक कक्ष में सदन की बैठक के अंतिम दिन अत्यंत सारगर्भित और सकारात्मक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं ने, सदस्यों ने भारत की अभी तक की लोकतंत्री यात्रा पर अपने अनुभव, अपने विचारों को साझा किया। ऐतिहासिक घटनाओं एवं निर्णयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पुरानी सुखद अनुभवों को भी सभी ने अपने अपने भावनाओं से व्यक्त किए। अब समय आ गया है जब लोकसभा की आगे की कार्रवाई संसद के नए भवन से संचालित होगी। ये हम सब के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल है। हम जब नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब इस भवन की स्मृतियां हमारी स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगी। आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में जिस प्रकार इस सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को स्थापित किया, हमारे सभी माननीय पूर्व सदस्यों ने, नेताओं ने जो यहाँ की गरिमा, प्रतिष्ठा, अच्छी चर्चा, संवाद, जिसके कारण हमारे लोकतंत्र की सामर्थ्य बढ़ी है, देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब हम नए भवन में हमारे संसदीय लोकतंत्र की यात्रा शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि नए संसद भवन में हम नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ भी पुरानी घटना है, विशेष रूप से मेरा आग्रह रहेगा प्ले कार्ड लेना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, ऐसी घटनाओं को यहां हम त्याग करेंगे और नए प्रतिमान से, नए संसदीय परंपराओं को, श्रेष्ठ परंपराओं को हम स्थापित करेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरी ये भी अपेक्षा है नए भवन में नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम बेहतर प्रॉपर्टियां और हमारे सदन की, जब आपने विचारों व्यक्त किया कि सदन में कैसी कैसी चर्चा हुई है, श्रेष्ठ डिबेट हुई है, उससे भी श्रेष्ठ डिबेट और चर्चा, मुद्दों पर चर्चा नए संसद भवन में करेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरा भी इस भवन से बहुत लगाव रहा है। 4 साल 3 महीने
आपने सबने सदन में मुझे सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरा अनुभव रहा है कि सदन में जिस तरीके से कई गंभीर मुद्दों पर पूरे सदन ने एक मत होकर देश और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए हैं, उससे भी बेहतर नए भवन में एक मत से सामूहिकता से निर्णय लेंगे ताकि भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़े। आज भी भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। मुझे आशा है नया भवन आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इन संकल्पों को पूरा करेगा। आप सभी को जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर नई संसद भवन के लोकसभा के सदन में प्रारंभ होगी। सभा की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है।